कायम रखना चाहता हूँ कि एक फर्द रियासत नहीं हो सकता, जाहिर है। ये आप किस रियासत में बैठ के बात कर रहे हैं? रियासत इस्लामी जी, पाकिस्तान में फर्द ही रियासत होता है। हम किन डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंदर जी रहे हैं? ये यूके या अमेरिका में बैठे हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि जाहिर है कि जुडिशरी भी रियासत का इदारा है, अदालत भी रियासत। अब आपने कहा कि फर्द ही रियासत होता है हमारे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आप किस रियासत की बात कर रहे हैं? जी देखिए, मैंने जब आपसे बात की उस वक्त डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ वो रियासत था। जी जी बिल्कुल, फिर डीपीओ रियासत बन गया। जी जी ऐसा ही है ना, जाहिर है मिलजुल के किया ना, फिर जुडिशरी रियासत बन गई। हाँ जी, देखें जुडिशरी के अंदर तो देखें एक तरीके से काम चला ना, यहाँ तो तरीके से नहीं चला ना, यहाँ तो चोरी छुपे सब कुछ हुआ। जुडिशरी में हम जितनी दफा गए हैं तो हमारे सामने एक फॉर्म मौजूद था, उनके सामने हमने अपने मुकदमे को पेश किया, वहां पे हमारा मुकदमा सुना गया। उसके बाद एक दफा हमारी बेल कैंसिल हुई, फिर हम हाई कोर्ट में गए। उन्होंने जब हमारा मुकदमा देखा तो उन्होंने सेशन कोर्ट को वापस भेजा कि आप शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए दोबारा से इसको रिव्यू करें। दोबारा सेशन कोर्ट ने जब देखा तो उन्होंने फिर थोड़ा सॉफ्ट फैसला इस हवाले से लिखा कि दलाइल इतने मजबूत थे, लेकिन सेशन कोर्ट जो है 295C का वजन नहीं उठा सकती। और जब वो दूसरी बार हाई कोर्ट में आया तो शवाहिद की बुनियाद के ऊपर उन्होंने फैसला किया जो हमने उनके सामने दलाइल रखे थे। लेकिन सर देखें, ये 295C की नौयत के मुकदमा दर्जनों नहीं, हमारे यहाँ 20 हैं। जी ऐसे ही, और सुप्रीम कोर्ट तक तो मामला जाता है, हमने बिलुमूम ऐसा ही देखा है। यहाँ ट्रायल से पहले जमानत मिल गई, उसकी वजह यह है क्या आपके पीछे भी कोई नहीं रियासती फर्द या मुझे कहने दीजिए कोई बिग ब्रदर था जिसने आपको छुड़ा लिया? जिनको आप बिग ब्रदर्स कहते हैं ना, हम खुद उनके बिग ब्रदर्स हैं। तो वो हमारे बिग ब्रदर हैं कौन? वैसे अभी तक समझ नहीं आ रही सर, वो कौन है वो बिग ब्रदर? जिनको भी कह रहे हैं। नहीं, मैंने तो एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो सुनी। तो टीचर हैं, हम तो उम्मत को एजुकेट कर रहे हैं, तो हम सबसे बड़े बिग ब्रदर्स हैं। चाहे रियासत का कोई भी इदारा हो, हमारे इस प्लेटफॉर्म से लर्न करते हैं। नहीं सर देखिए, एक प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर जुनैद हफीज, आपके साथ ही थे। वो भी 13 साल से अंदर है, 14 वकील बदल चुके हैं। एक वकील राशिद रहमान है, मैं इनको नहीं जानता, वो कत्ल भी हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ जो प्रोफेसर साहब थे उनका नाम प्रोफेसर अनवार था, वो 8.5 साल। सर प्रोफेसर जुनैद हफीज 13 साल से, ये किस जगह पे है? 295C का मामला सर। अच्छा। राशिद रहमान उनका एक लॉयर जा चुका है, 13 साल से अंदर है, 14 जज चेंज हो चुके हैं। और यहाँ एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 295C में ट्रायल से पहले सामने रखे ना, उस पर क्या लिखा हुआ है फिर पता चले। 295C का नहीं 295C तो FIR का पहले आप देखें। मैं इस पूरी फील्ड में जब से एंटर हुआ ना, कानून को भी समझता हूँ, जुडिशरी किस तरह चलती है उसको भी समझता हूँ। FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 295C उसने उस कैटेगरी में फॉल करता है, ये जुडिशरी ने तय कर। ब्लास्फेमी का मामला सर। वो अब जुनैद हफीज कोई एक तो नहीं है, यहाँ कितने ही लोग हैं सर? आप स्पेसिफिकली जब कोई केस स्टडी करेंगे ना, तो उस केस में FIR के ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर आप घोड़े और गधे को बराबर करेंगे तो ये ज्यादती वाली बात। ब्लास्फेमी का केस है। नहीं, ब्लास्फेमी तो देखें वो आप पढ़ें। मसलन मैं आपको अब नाम लिए बगैर, अब मेरे तो सबके साथ ताल्लुकात हैं, मुझे तो डर लगता है मैंने अगर किसी का जिक्र किया तो उसका केस कमजोर ना पड़ जाए। ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसमें वाकई जो अल्फाज हैं वो गुस्ताखी के ऊपर मबनी होते हैं, लोग गुफ्तगू करते हुए इस तरह की हरकत कर जाते हैं। खुसूसन जो हमारा सेकुलर या लिबरल किस्म का तबका है ना, वो जब रिलीजन के ऊपर गुफ्तगू करता है तो इस किस्म के अल्फाज उनके मुंह से निकल जाते हैं जो पाकिस्तान में तौहीन मजहब की कैटेगरी में फॉल करते हैं। 295C जस्टिफाई, मैं इस पे आता हूं। हां जी, 295C जस्टिफाई FIR मेरे सामने नहीं रखते, उस पे आप वर्डिक्ट लिखी हुई नहीं पढ़ते ना, उस वक्त तो मैं आपको बता नहीं सकता। यानी आप ये समझते हैं कि 295C डिस्पाइट फैक्ट कि आप 103 रोज अंदर गए हैं, फिर भी आप समझते हैं 295C इज जस्टिफाइड किसी एक शख्स के ऊपर? मतलब जाहिर कानून है ना, रियासत का कानून है ना, 295C रियासत का कानून है, कानून जस्टिफाइड है। आप ये कह रहे हैं कि कानून तो सबके बराबर है। कानून जो है ये जो बनाया गया है, ये कानून दुरुस्त है या गलत है, ये पूछना चाह रहे हैं। इतना लंबा सवाल आप क्यों कर रहे हैं? असल में वो क्यों डर रहे हैं आप? अब जिनसे डरना था वो तो अंदर है सारे, सीधा बात करें। आप एक जुमले पूछे 295C जो है, कौन अंदर है सर? जिनसे रियासत पहले करती थी। कौन है वो? वही रियासत तो बड़ी मजबूत होती है सर। नहीं जनाब, रियासत मजबूत होती है। चलिए वो फिर टॉपिक और तरफ चल पड़ेगा, पॉलिटिकल डिस्कशन होगा इसी टॉपिक पर है। अच्छा, बात किसी कर रहे हैं? आप 295C की बात कर रहे हैं कि 295C कानून दुरुस्त है या गलत, आप ये पूछना चाह रहे हैं? जी मैं ये पूछ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको अभी तक नहीं पता। मेरे ज़हन के अंदर खलल आ गया है। आपने कहा मैं किससे? खलल तो अभी आएगा जब ये वीडियो चलेगी। मैं आज तक ये नहीं पता चला कि 295C कानून सही है या गलत है। आप उसे गलत समझते हैं? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। नहीं, आप गलत समझते हैं उस कानून को? देखिए मैं तो आपसे सवाल, मैं पूछना चाह रहा हूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से सवाल कर रहा हूं। हां जी, ठीक है। 295C कानून जो है, कानून है पाकिस्तान में जो कानून है, हां जी, तो सिंपल सी बात है। आपके नजदीक ये दुरुस्त है? मैं मुझसे पूछ रहे हैं। हुजूर आप मेरे सवाल को क्यों ट्विस्ट करना चाह रहे हैं? अच्छा चले, पहले मुझे बहुत लंबा किया सर। आप पहले सिंपल पूछते हैं ना कि 295C दुरुस्त है, ए दुरुस्त है, बी दुरुस्त है। मैं आपको कानून भी बताता और मैं बताता उसमें लिखा क्या हुआ है और ये किस तरीके से लोगों के ऊपर लगा के तो लोगों के साथ बाजू का ज्यादती वाला मामला भी कर देते हैं। दुरुस्त है गलत है कानून? जी हुजूर मैं कानून की बात, कानून या कानून का इस्तेमाल। चले पहले आप कानून बता दीजिए, फिर कानून का इस्तेमाल बता। कानून का इस्तेमाल तो बहुत सी जगह पे बिल्कुल गलत हुआ है। मिसाल के तौर पर कानून इटसेल्फ दुरुस्त है। मैं आपको बताता हूँ। मसलन 295B पाकिस्तान में तौहीन कुरान है, और उसमें बकायदा लिखा है कि तौहीन कुरान ये है कि कोई शख्स कुरान को जमीन पे फेंके या उसको आग लगाए इस एतबार से कि वो तौहीन की नीयत से उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करना, ये बता रहा हूं, तो उसे 25 साल कैद नाकाबिले जमानत है। ये तौहीन कुरान है। ठीक, अच्छा, अब कोई शख्स कूड़े करकट के ढेर के ऊपर ड्यूटी के ऊपर मामूर है और बाई चांस वहां पे चंद कागजों में कोई कुरान का वर्का भी आ गया और उसे ओवरलुक हो गया,
और वहां उसने आग लगाई, जैसे पाकिस्तान में इस तरह आग लगाई जाती है, और उसमें एक वर्ग जो है वो जल गया, आधा जला हुआ है और आधा नहीं जला हुआ। इस तरह के लोग भी अडियाला में गए हैं, ठीक। उन पे 295B लगी हुई। इस 25 केस में साल। कानून दुरुस्त है, इस्तेमाल गलत है आपका। इस्तेमाल गलत है। 295B। अच्छा, हम कानून के एतबार से भी ये रिजर्वेशन रखते हैं कि अगर कोई शख्स कुरान को तौहीन से बचाने के लिए उसके औराक को नजर आतिश करता है, तो ये सैयदना उस्मान की सुन्नत है। सही बुखारी में लिखा हुआ है, सैयदना उस्मान के दौर में जब कुरान के मुख्तलिफ जो नुस्खे थे उनमें किरात का इख्तलाफ हुआ, 7 किरात में कुरान नाजिल हुआ है, सही बुखारी मुस्लिम में आता है। उसमें जो कुरैश की किरात है, जो नबी इस्लाम की अपनी किरात थी, सैयदना उस्मान ने उसको रिटन फॉर्म में रखा, बाकियों को सिर्फ जुबानी रखा, क्योंकि रोमन्स और पर्शियंस नए नए मुसलमान हुए थे, उनको अरबी नहीं आती थी, तो वो मुख्तलिफ किरात में पढ़ते थे। मसलन वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, एक किरात में से पढ़ा जाता है वद्दुहे वल्लैली इज़ा सजे। अब दो मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ी जाने वाली चीजें। तो सैयदना उस्मान ने अपने दौरे खिलाफत में, सही बुखारी में आता है कि उसे कुरैश की किरात में बाकी रखा, और वो सारे नुस्खे रिट्रीव किए जो दूसरी किरात में लिखे हुए थे, और उनको नजर आतिश किया कि कल को कोई इनको बुनियाद बना के कोई ऐसा फितना न खड़ा कर। नजर आतिश करना दुरुस्त है या दरिया बुर्द करना दुरुस्त है, क्या होना चाहिए? सबसे सेफ तरीका ही नजर आतिश है, क्योंकि वंस जब आप उसको आग लगाते हैं ना तो राख बन जाती है, तो तौहीन से बचाने का सबसे बड़ा जरिया ये है। ये जो दरिया में करते हैं, यहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे दरिया जेहलम है, जब पानी कम होता है तो आप देखें आपको उसके किनारे के ऊपर सैकड़ों सफात नजर आएंगे। उसकी वजह यह कि जब पानी कम होता है तो वो सफात बाहर निकला। और नजर आतिश करने में कोई तौहीन का पहलू नहीं, कोई तौहीन का पहलू नहीं है, एज पर सही बुखारी, एज पर इस्लाम। ठीक। हाँ, एज पर पाकिस्तानी नेशन 100% गुस्ताखी है। ठीक। यहां पे तो लोगों ने कत्ल कर दिया लोगों को इस काम के ऊपर। एज पर लॉ, एज पर शरिया गलत नहीं है नजर आतिश करना। नजर आतिश ये तो क्या करना। 295B। अब 295C के बारे में बताइए। 295C जो है उसमें यह है कि स्पेसिफिकली कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जिसमें तौहीन का शायबा हो खुद से, यानी नबी इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात कर दे जो तौहीन के जुमरे में आती हो, किसी की बात ना नकल करे। वो तो कुरान में नकल हुई है कि ये कहते हैं कि ये अगले लोगों की कहानियां पढ़ता है, इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ है जो इससे सुबह शाम पढ़ाता है, ये जादूगर है, इस पे जादू हो गया है, ये मजनून है। हत्ता के नाऊज़ बिल्लाह सूरतुल मुनाफिकून में यहां तक आया कि अब्दुल्लाह इब्न उबई ने कहा कि जब सबसे इज्जत वाला शख्स, यानी वो अपने आप को कह रहा था, मदीने में दाखिल होगा तो मदीने के सबसे जलील इंसान को वहां से निकाल देगा। तो अल्लाह ताला को इतना जलाल आया, अल्लाह ने फरमाया कि इज्जत तो अल्लाह उसके रसूल और अहले ईमान के लिए है, लेकिन मुनाफिकीन नहीं जानते। तुमने हमारे पैगंबर के लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि तुम सबसे ज्यादा इज्जत वाले हो, और नाऊज़ बिल्लाह उनके लिए तुमने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अब ये इतने सख्त अल्फाज रिपोर्ट हुए हैं कुरान पाक में, और कुरान से ज्यादा कौन नबी की इज्जत की तलकीन करता है? कुरान में तो है ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी इस्लाम की आवाज से भी आपने आवाज को बुलंद नहीं करना, आपके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। इसी तरीके से ला तक़ूलू राइना, राइना ना कहो, उन्जुर ना कहो, या रसूलल्लाह आप नजर करम फरमाए, हमारा इंतजार करें, क्योंकि यहूदी इस लफ्ज को बिगाड़ते थे, राइना ए हमारे चरवाहे। तो साहबे कराम को कहा गया कि आप ना अपना लफ्ज बदलें। लेकिन अब मैं ये जब वाकया बयान कर रहा हूं कि यहूदी राइना कहते थे, ए हमारे चरवाहे, तो मैं यहूदियों की ये कोटेशन आपको बता रहा हूं, और कुरान ने कहा कि आपने नबी इस्लाम को राइना नहीं कहना, राइना तो साहबा नहीं कहना। और उसी के लिए एक मुहावरा है ना, नकली कुफ्र कुफ्र ना बाशत। ये अच्छा, अब जब हम नॉन मुस्लिम के क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, क्रिश्चियंस के क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, तो उसमें हमें फिर इस तरह की चीजों को एड्रेस करना पड़ता है। मुस्तशरिकीन जो हैं, जो यूरोप के ऐसे लोग जो मशरिक के मज़ाहिब के ऊपर लिखते हैं और दस्तरस रखते हैं, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं या उसकी तारीफ बयान करते हैं, वो इस किस्म के जब एतराज़ात उठाते हैं नबी इस्लाम की कसरत अज़वाज के ऊपर, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। आप देखें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने बाकायदा एक पूरी किताब लिखी है इस पर, और उसमें तो ऐसे ऐसे अल्फाज उन्होंने नकल किए हैं, यानी रेपिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है कुफार ने इस दर्जे तक, दज्जाल का वर्ड इस्तेमाल किया नहीं, वो उन्होंने किया ना। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये सारी चीजें नकल की, और फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी को शैतान ये वसवा दिलाए ना कि हम उन काफरों का कॉल क्यों नकल कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि हम इसका जवाब देंगे और बताएंगे कि ये इल्जामात नबी इस्लाम के ऊपर उन्हें झूठे लगाए। अच्छा, नाउ डू वी नीड टू ब्रिंग दैट ऑल इन द स्पॉटलाइट? जरूरी है कि वहां से लाके उसको ग्लोरीफाई करें? और ग्लोरीफाई तो हो चुका है भाई, जब पूरी दुनिया में मुनाजरे हो रहे हैं, नबी इस्लाम के बारे में गुफ्तगू हो रही है। ये तो हम कुएं के मेंढक है ना, हमारे लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। दुनिया में जो डिबेट्स हैं ज्यादातर वो तो अंग्रेजी में हो रही है, चाहे अहमद दीदार साहब की हो रहिमहुल्लाह ताला या डॉक्टर जाकिर नाइक की हफिज़हुल्लाह ताला। हमारे इस केस में कई एक बुक्स जो है हमें डॉक्टर जाकिर नाइक से लेनी पड़ी हैं कोर्ट में दिखाने के लिए। हमने ऑलमोस्ट 20 रेफरेंस दिए हैं क्रिश्चियंस की किताबों से और 15 दिए मुसलमानों की किताबों से, कि जो हमने नकले कुफर किया है ये वाकयातन उनके अकीदे हैं। और इससे बढ़कर देखें, मुझे अडियाला में क्रिश्चियन बिशप मिले हैं, एक तो मेरे बिल्कुल साथ थे जिनकी 13.5 साल की कैद थी, उनके साथ कुछ अर्सा मेरा गुजरा, और वो निकलने के 3 दिन के बाद फौत हो गए 72 ईयर्स की एज में, और उनके ऊपर 295C बिल्कुल गलत कटी हुई थी। उनका मैंने पूरा वो कोर्ट का फैसला पढ़ा जो सेशन कोर्ट ने दिया था, उसमें वाजे लिखा हुआ था कि इनसे कोई साबित नहीं, उनसे क्या, उनकी कोई असिस्टेंट थी, उसका भी कोई मोबाइल था, उसका भी कोई टेक्स्ट था, उस टेक्स्ट का भी फोरेंसिक नहीं हुआ, किसी दूसरे ने उसकी तस्वीर उतारी हुई है कि इसने, वो तो किसी के मोबाइल से भी आप बना सकते हैं। और जज ने लिखा कि तौहीन तो साबित नहीं, लेकिन मैं पब्लिक प्रेशर की वजह से इनको सजा बहुत सुनाता हूं, और जाके हाई कोर्ट में फारिग हुई, लेकिन 13.5 साल उस बंदे की जिंदगी के छीन लिए।
एक मकतबा फ़िक्र के बड़े मुफ्ती साहब से मेरी मुलाकात रावलपिंडी में हुई हाँ जी। और उनके साथ एक नशिस्त हमारी थी, ऐसी ही जैसे आपके साथ है। हुँ। वो कहते हैं कि इस केस में आपका हवाला देते हुए, इसमें नक़्ल कुफ़्र कुफ़्र नबाशत वाला स्टेटमेंट सादिक नहीं बैठता है। वहाँ इंजीनियर साहब अपनी बात कर रहे हैं और अपनी बात करते हुए क्रिश्चियंस को ले आए और फिर क्रिश्चियंस से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं, "भई हम कहाँ कहते हैं? हम ये बात कहाँ कहते हैं? आपने ऐसी अपनी अपने से बना ली।" किस क्रिश्चियन ने कहा है? कोई फतवा है आपके पास? देखें, पब्लिकली क्रिश्चियंस ऐसा कहते हैं। 4 महीने हो गए हैं। किसी क्रिश्चियन ने मेरे खिलाफ ऑफिशियली फतवा दिया है कि जो इंजीनियर साहब ने हमारा अकीदा बयान किया है, ये हमारा अकीदा नहीं। आप ज़रा वो फतवा लेके आएँ और फिर देखें वो अगले दिन बिशप जो है, वो अपने चर्च में नहीं होगा। ये उसकी वजह इस्लामी ये नेचुरल मैं बताऊँ। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कहाँ से ले लिया सर? जो इस्लामी नज़र आती कौंसल है वो तो क्रिश्चियंस की नुमाइंदा नहीं है ना, वो तो मुसलमानों की नुमाइंदा है ना। मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने अपने नोट में लिखा कि उनसे भी पूछ उन्होंने लें। कहा मुरासला भेजेंगे और फिर जवाब आएगा। जवाब नहीं आया। बड़ी कोशिश की है उन्होंने, कोई भी जवाब नहीं देगा। मैं समझता हूँ कि वो अपने अकीदे में कितने पक्के हैं कि उन्होंने ये हरकत नहीं की। मैंने आपको बताया अडयाला में मुझे बिशप मिले, एक तो मेरे साथ थे। उनको जब पता चला तो वो उन्होंने पहले तो क्या-क्या लगाया, उन्होंने कहा यार ये कितने जाहिल हैं आपके उलमा, उनको नहीं पता कि हमारा क्या अकीदा है, लेकिन हम कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने अगली बात बड़ी हैरानकुन की। उन्होंने कहा मुझे बताइए कि आप लोगों ने खुदा को इंसान बना दिया है, आप तो खुदा की तौहीन कर रहे हैं। हमने आपको भी बर्दाश्त किया हुआ है। क्या यूरोप अमेरिका में मुसलमान नहीं रह रहे जो हमारे खुदा की तौहीन कर रहे हैं? जीसस क्राइस्ट की। और आपका कुरान कहता है वो रोटी खाने के मोहताज थे। खुदा तो रोटी खाने का मोहताज नहीं है। हम तो जीसस क्राइस्ट को खुदा मानते हैं। तो आप भी तो गुस्ताखे ईसा हो। अगर हम गुस्ताखे मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकौल आपके, तो हमारे अकीदे के तहत तो आप भी गुस्ताखे ईसा हो। कोएग्जिस्ट करना है। ज़ाहिर है यहूदियों के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं ना। क्या वो जीसस क्राइस्ट को नाउज़ुबिल्लाह वो गालियां नहीं देते? कुछ तो कुरान में भी नकल हुई है। अगली बात मुफ्ती साहब ने ये कही कि दिस इज़न्ट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंजीनियर साहब ने को पहली बार तो किया नहीं है ये। क्या? उनकी तो नहीं, ये आदत अलग है। हो जाएगा। हाँ, उनको देखिए, कहें उनकी तो आदत है, वो करते रहते हैं। जवाब ये है कि जिस मुफ्ती का आपने जिक्र किया है उस पे खुद 295 ए लगी हुई है। उसका ट्रायल हो रहा है कई सालों से जी, जिसमें उसने एक सहाबी का नाम लेकर ये नहीं कहा कि क्रिश्चियंस कहते हैं कि सहाबी पे लानत हो। उसने खुद लानत भेजी हुई है। फिर उसके बाद मैंने रुजू कर लिया, फिर मैंने वीडियो बना दी। आप मुझे बताइए 12 बजे ये क्या- बात हुई, 2 बजे मैंने वीडियो बना दी। जी, मैं बताऊं। मुझे बताइए क्या पाकिस्तान में जो तौहीन मजहब के कवानीन है 295 ए बी सी, इन पे रुजू करने से इसकी सजा टल जाती है? अगर सजा टल जाती है, जो आज 400 बच्चा जो है अडयाला में और लाहौर जेल के अंदर कैद है, वो तो अगले दिन ही बाहर आ जाएगा एक तौबा लिख के। तौबा पाकिस्तान के कानून में है ही नहीं है और ये हमारा सबसे बड़ा शिकवा है रियासत से कि आप तौबा की शिक इसमें डालें। इन तीनों कवानीन में तौबा है ही नहीं है। तौबा होनी चाहिए। मेरी डॉक्ट्रिन में कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसकी तौबा कबूल है, लेकिन पाकिस्तान के कानून में इसकी तौबा नहीं है। और अगर इस किस्म का कोई मुकदमा मुझ पे बनेगा तो ये कहेंगे ये तौबा करे तब भी कबूल नहीं है। अच्छा, मैंने उनसे पूछा, वो ये कहते हैं कि देखिए मैंने तो तौबा कर लिया, रुजू कर लिया। इंजीनियर साहब तो वो भी नहीं कर रहा। हाँ जी, मैं पहले इंजीनियर साहब तो अपने स्टेटमेंट की वजाहत दे रहे हैं। मैं आपको उस तरफ लेके आ रहा हूं कि जो उन्होंने तौबा की है वो तौबा कबूल नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान के कानून में तौबा नहीं है। मसलन अगर आप कुरान पाक को पांव के नीचे मसल देना औज़ु बिल्लाह, 295 बी आपके ऊपर लगेगी, उसके बाद आप तौबा करें तो तौबा कबूल नहीं है, क्योंकि इन तीनों कवानीन में तौबा की शिक नहीं है। आपने सजा भुगतनी है तब आपकी तौबा होगी। पाकिस्तान का कानून ये कहता है। एक और मुफ्ती साहब पे 295 बी लगी थी, आपको हाँ, याद मैं होगा। आपको बताता फिर उन्होंने भी तौबा की और जी। उलमाए कराम तो तक उस वो वक्त पहुंची। मेरी वीडियो आई थी कि ये पैकेज आप दूसरों को भी दें और ये शिक डलवाएं कानून में, वो भी गैर कानूनी हुआ है। वो जो तौबा है उनकी पाकिस्तान के कानून के तहत गैर कानूनी तौबा है। इस्लाम की रूह से दुरुस्त है, लेकिन इस्लाम को तो ये मानते कोई नहीं है ना। मतलब रियासत हमारी जो है वो तो अपने कानून को देखेगी ना, कानून के मुताबिक चलेगी ना। इस्लामी कवानीन तो अभी इसमें करने की जरूरत है। और मैं आपको अगली बात बताऊं, ये लोग भी तौबा के कायल नहीं है। इनमें से कोई शख्स ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे खिलाफ इतनी वीडियोस रिकॉर्ड हुई कि ये कहता है कि तौबा की शिक शामिल करो। मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूं, ये कायल ही नहीं है। ये तो जब मेरे ऊपर लग गई ना, तो फिर इन्होंने कहा जी हम तो तौबा कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता। 295 ये उसके ऊपर लगी हुई है। उसने सैयदना अमर इब्ने आस पे नाम लेके लानत भेजी हुई है खुद, और बाद में उसने कहा कि मैंने अमर इब्ने आस नहीं उमर बिन साद कहना था। सबकत लिसानी हुई। यार सबकत लिसानी ये नहीं होती है। अमर बिन साद होता तो मैं मान लेता। उमर बिन साद और अमर बिन आस में ज़मीन और आसमान का फर्क है। अगर मुझे पता नहीं चला, मैंने 2 मुझे घंटे पता बाद नहीं वीडियो चला। बना के मैं बता आपको दिया बताता हूं क्लैरिफिकेशन क्या से। था, मैं आपको बताता हूं कैसे पता चला। ये वीडियो इसने सारी रिट्रीव कर ली थी। जब इसे पता चला, वो एक किसी ने बनाई हुई लीक कर दी, फिर इसको मजबूरन आना पड़ा। इसका कोई भी मुफ्ती बाकी मुफ्तिया को साथ बिठा के चले मैं अगला पैकेज देता हूं, मसला ही खत्म है। ये इतना कॉन्फिडेंट है ना, इसे कहे कि इस्लामी नजर आती कौंसल जो इन फिरकों की है ना, जिसमें 10 बरेलवी बैठे हैं इसके फिरके के और 10 बाकी सारे मिला के हैं, नजर आती कौंसल में ये अपना केस भेजे कि मैंने हजरत अमर बिन आस पे नऊजुबिल्लाह लानत की है, लेकिन मैंने तौबा कर दी है, बताएं मेरी सजा क्या है। वो लिखेंगे 10 साल कैद है आपकी सजा, तौबा कबूल ही नहीं है। इसका केस भेजे नजर आती कि वो कौंसल को। गड़े मुर्दे को क्यों खाड़ेंगे? वो तो मामला हम करते हैं फिर। मैंने तो अपने वकीलों को टास्क दे दिया, ये जितने इस तरह के मुफ्ती हैं ना जो शरारत कर रहे हैं, इन सब के ऊपर जो है ना इनके केसेस को फिर इस तरीके से आगे लेके चलेंगे। हम पहुंचेंगे एनसीसीआई में, कहेंगे इनको फॉरवर्ड करें जरा वहां पे। So you have decided now. जी बिल्कुल डिसाइड किया। उसकी वजह यह है कि इन लोगों को अखलाक की जुबान ही समझ नहीं आ रही। अभी उसी की आप जो बात कर रहे हैं, उसने जुडिशरी के बारे में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उसके ऊपर तो हिने दादत लगती अमीनी है। नजर उसने से हाईकोर्ट के ऊपर बात की है। तो मैंने आपके कैमरे की वसातत से उसको भी बता रहा हूं, उसके मानने वालों को भी मैंने अपने वकीलों की ड्यूटी लगा दी है कि इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है, अगर इन्होंने कानूनी खेलना है ना, तो फिर ये जितने आपको बाहर नजर आ रहे हैं ना, कुछ अरसे बाद अंदर नजर आएंगे, जो कि कराची के
एक मुफ्ती साहब ने कहा था कुछ अरसे बाद सारे एक एक करके अंदर होंगे, अगर यही इन्होंने खेलना है, और अगर ये अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर हम भी कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। और मेरे पास तो रेफरेंस भी इनसे ज्यादा है इनके बारे में, और कॉम्पिटेंसी भी ज्यादा है, और मेरा 1 रुपया भी नहीं लगना। मेरे तो हजारों स्टूडेंट्स हैं मुकल्ला में, आप देखें पूरी लीगल टीम आई थी, हर जगह मौजूद है, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं ये लगना। तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो शुरू जी शुरू हो जाएगा, इसलिए इनको रियासत लगाम दे और इनको समझाए, बल्कि रियासत ना लगाम दे, मेरी वीडियो इसको लगाम दे देगी कि तुम्हारा जो ये 295A का केस चल रहा है ना, इसको अगर मैंने टेक ओवर किया और मैंने हंगामा खड़ा किया कि ये इस्लामी नजर आती कौंसिल को चला जाए, तो नजर आती कौंसिल में किसी एक बंदे ने भी इसके साथ खड़ा नहीं होना, इसके खिलाफ फतवा देना है। ये कितना अजीब सा मामला हो जाएगा कि हमारे उलमाए दीन आपस में एक दूसरे को गद्दार, जी ऐसा नहीं होना एक चाहिए। दूसरे को तो इसलिए मैं आज तक नहीं कर रहा। तौहीन का मर्तकब जब कह रहे इसमें लगा होंगे, ना मुकदमा, तो सबसे पहले मैंने इसकी सपोर्ट की। एक दूसरे को गुस्ताख कह रहे होंगे। रेहान भाई सबसे पहले मैंने सपोर्ट की थी 1-1.5 साल पहले, मैंने कहा इसने तौबा कर ली, खत्म। और उस वक्त भी मैंने कहा था अगरचे कानूनन इसकी सजा बनती है, लेकिन हम इस कानून में ये शिक चाहते हैं, मैंने तो इसको सपोर्ट किया था, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस लेवल के ऊपर ये उतरेगा। इसी तरीके से इसका जो दूसरा सुतेला भाई है उसी फिरके का, जो एक दूसरे को ये मुसलमान भी नहीं समझते, उसने सईदा फातिमा सलाम अलैहा के बारे में गुफ्तगू की है, ठीक है, वो भी 10 साल के लिए अंदर होगा। उसने पकड़ के तो मुफ्ती मुनीर साहब के साथ बैठ के तौबानामा पढ़ दिया, तौबा करने से तो माफ नहीं होगा। इस्लामी नजर आती कौंसिल बताए ना कि इसकी तौबा कबूल है, और पाकिस्तान के कानून में तौबा है ही नहीं है उसकी। ये इसी तरीके से है कि एक बंदे ने किसी को कत्ल किया है और आप कहें जी माफी होगी, उसने स्टाम्प पेपर लिख दिया सॉरी, उसके सॉरी लिखने से तो माफी नहीं होगी। उसके लिए 3 ऑप्शन होंगे, या वो कत्ल के बदले कत्ल होगा, या ब्लड मनी देगा, या वो रस्सा माफ करेंगे, चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बंदा किसी को गोली मार के कत्ल कर दे और कहे जी सॉरी मुझसे गलती होगी, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के मैं सोशल मीडिया पे आके माफी मांगता हूं, तो क्या कहा जाएगा? अब आपको ये मिसाल समझ आई कि इस तरह तौबा हो ही नहीं सकती। इस तरह पाकिस्तान के कानून में तौहीन मजहब की तौबा है ही नहीं है, वो भी होनी चाहिए। आप ये कहते हैं होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं 295C में भी तौबा रुजू का ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कितने अरसे से चीख रहा हूं, मैं बताऊं आपको, 2018 में एक शख्स ने झूठा दावा नबूवत किया पेशावर में, एक दूसरे लड़के ने उसे कत्ल कर दिया। मैंने उस वक्त भी वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि 4 स्टेप्स के अंदर ही चीजें तय होनी चाहिए। ये अडियाला में कई लोग ऐसे हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, उन्होंने दावा नबूवत किया हुआ है। वैसे भी रसूलुल्लाह के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स भी दावा नबूवत करता है, हम उसे ज़हनी तौर पे एबनॉर्मल ही समझते हैं, वो वाकई एबनॉर्मल है, डॉक्टर ने एबनॉर्मल डिक्लेयर किया। आप पे 295C लगी। 295C एक बहुत बड़ा मुकदमा है। 103 रोज आप अंदर रहे और आपने कहा कि आप मौत की चक्की के अंदर भी थे। वो सब कुछ रहते हैं। तो उस दौरान भी किसी जगह आपने सोचा मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके रुजू कर लूं, या ये एक माफीनामा रिकॉर्ड करा दूं? माफीनामा तो ये दीगर ने भी कराया ना? नहीं, मैं अपने अकीदे से इनकार कर दूं। मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानता हूं, और रसूलुल्लाह के दुश्मन जो उनके बारे में अकीदा रखते हैं, मैं उन दुश्मनों को एक्सपोज नहीं, किसी जगह ये ख्याल नहीं आया कि मुझसे हार्ड बात हो गई है? नहीं, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। इट शुड नॉट हैव बीन डन। नो, मैं वो चीज कैसे उसका इनकारी हो जाऊं जो रसूलुल्लाह के दुश्मन रसूलुल्लाह के बारे में वो बातें करते हैं, मैं कैसे कहूं कि वो नहीं करते? ये तो इसी तरीके से है कि ये लोग मुझसे ही मनवाने की कोशिश करें कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मानने वाले लोग जो हैं, वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को उम्मती नबी नहीं मानते। अगर मैं ये बात करता हूं तो मैं अपने नबी के हुजूर क़यामत वाले दिन मुजरिम होता हूं। मैं डगे की चोट पे कहता हूं कि वो उसको उम्मती नबी मानते हैं। देखिए, आई रियली डोंट वांट टू गो मोर इनटू द डिटेल्स क्योंकि मैटर इज स्टिल सब टू डिस इन द कोर्ट। मैं नहीं चाहता हूं कि इससे आपके लिए कोई मसला बने। आपने जितना मसला बनाना था ना अपने लिए वो बना लिया है, मेरे लिए कोई मसला नहीं बनता, क्योंकि मेरे लिए भी है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। ये देखिए आपने आज कई लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। जब ये क्लिप चढ़ना है ना, तो कैसे इन लोगों की बोलतियां बंद होनी है। इनको जब पता चलना है ना कि ये वही काम होने लगा है, मैं इनको पहले भी वार्न करता था कि मुझे ना छेड़ो, मुझे छेड़ोगे और अगर मैं कानून में चला गया, मैं सिर्फ तरस खाता था कि ये एक सिलसिला शुरू ना हो। अब आप मेरे दिल से मेरी बात पूछें, मैं क्या चाहता हूँ? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप आपस में एक दूसरे से लड़ते रहें। मत दे, इनको समझाएं कि इस किस्म की, हम तो आप बड़ों को समझाओ यार जाके। वो कौन सा वो मीम में मुझे लगता है बड़ा प्यारा सा, हम तो आप लोगों से रहनुमाई लेने के लिए आपके पास बैठा है। मुफ्ती को बताओ कि तू बहुत छोटा है यार, मारा जाएगा, और तू रहता भी पिंडी में है और मेरे ज्यादातर वकील है भी पिंडी के हैं। मैं तो इधर बैठा हूँ, सोशल मीडिया पे मजे ले रहा हूँ, तेरा क्या बनेगा? गालियां नहीं बोल रहा मैं। रियासत आपके साथ खड़ी होगी? मैं तो कानून को फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन जहां रियासत खड़ी होती है वहीं पे पर्चे होते हैं ना बकौल आपके। सरकार मैंने तो पब्लिक घुसानी नहीं है ना, मैंने तो सिंपल उस एफआईआर जो कटी हुई है, मैं तो कटवानी है ही नहीं ना सरकार। एफआईआर कटी हुई है, पॉइंट टू बी नोटेड, एफआईआर कटी हुई है। पंजाबी की मिसाल है, डाटे 10 सती 100। सरकार एफआईआर कट चुकी है, हमारे हिस्से का काम हो चुका है, जो हमने करवाना था वो पहले का हुआ है। एफआईआर कटी हुई है, जो डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए था ना वो हो चुका है। एक 22A की एप्लीकेशन लगनी है। अब तो मैं सारी टर्म सीख गया हूं। सेशन कोर्ट में जाना है कि भाई ये जो मुकदमा है, अभी तो खैर ये वो फारिग नहीं हुआ, उसका तो ट्रायल चल रहा है। हम पैरेलल में 22A लगाएंगे कि इसका मसला जो है इस प्रेसिडेंट के तहत, जिस तरह के इंजीनियर साहब का भेजा गया था नजराती कौंसिल को, प्रेसिडेंट तो सेट हो चुका है। हम चाहते हैं कि इनका केस भी रेफर किया जाए नजराती कौंसिल को और सेशन कोर्ट उनको डायरेक्शन दे के इसके ऊपर फैसला सुनाए। सरकार देखें होता क्या है, और फिर ये सारे भी लॉस जो है ना जो बन रहे होंगे ना, फिर वो उसी किस्म के बन रहे होंगे। और फिर मेरा एक मासूमाना सा बयान आएगा कि हम पुरजोर मुसम्मत करते हैं इस्लामिक नजराती कौंसिल की कि एक आलम दीन के ऊपर उन्होंने तौहीन मज़हब लगा दिया। ठीक है, उनसे गलती हुई थी, लेकिन उन्होंने तो माफी मांग ली थी। अगरचे आपने कानून सही फैसला किया, लेकिन इस कानून को चेंज करें और एक आलम दीन को इस तरीके से अंदर नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके कि आप पे 295C लगी, जिसको आप कहते हैं अनजस्टिफाइड है, रियासत ने ज्यादती की, 103 रोज आप अंदर रहे, इसके बावजूद एक और बंदे को आप अंदर करना चाहते हैं? नहीं, अंदर करवाना चाहता, बिल्कुल नहीं करवाना चाहता। मैं नजर आती कौंसिल को एक्सपोज करना चाहता हूं आप लोगों के सामने, इन लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूं
मैंने उस शख्स की बेशर्मी और ढटाई पे मबनी गुफ्तगू देखी है जो आपके साथ है। वल्ला मैं ऐसे शख्स से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि वो इस लेवल के ऊपर गिरेगा, और उसके अपने उस्ताद जो है वो भी मानते हैं कि ये गलत कर रहा है। ना मैं समझता हूँ कि वो तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत माज़अल्लाह कर सकते हैं, ना मैं आपके बारे में ये गुमान रखता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अगर गलत मसले के अंदर ड्रैग करेंगे तो मुझे लगता है आपके स्टूडेंट्स को बहुत रहनुमाई आपसे मिल सकती है वक्त ज़ाया दोनों एक दूसरे को नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया अभी, मैंने आपको सिर्फ वार्न किया। लेकिन तबले जंग तो बजा दिया आपने। नहीं, वार्न किया, वार्न किया। अगर ये बाज नहीं आएगा तो हम इस तरफ जाएंगे, और मैंने असाइनमेंट दे दिया। हम इसके हालात व वाक़यात को देखेंगे, अगर ये बाज नहीं आएगा तो इसके साथ ये कुछ करेंगे, और ये कानूनन कर रहे होंगे सब कुछ, गैर कानूनी कुछ नहीं होगा। फिर ये कोर्ट से बेस लेता फिर जाए कोर्ट्स पे। नहीं देखिए 103 रोज आप आपके स्टूडेंट्स, मैं मुकल्लत नहीं कहता, आपके स्टूडेंट्स हैं, नहीं मुकल्लत तो है ही नहीं। आपकी फैमिली बड़े कर्म में गुजरी होगी। जी जी ऐसा ही है ना? जी जी ऐसे ही। 103 रोज कोई मारपीट तशद्दुद हुआ आप पे? नहीं कोई ऐसी बात, अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू रिस्पेक्ट जो एक बंदे को मिलनी चाहिए वो मिली है। नहीं ये मैं को ये पुलिस कस्टडी में नहीं कह रहे आप, यहाँ कोई पुलिस नहीं है, ना कोई और शख्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है। आप बता सकते हैं बस सच्चाई के साथ, सच बोल सकते हैं क्या है? ऐसी चीज नहीं है ना, जेल क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर डकी भाई की वीडियो रिकॉर्ड हुई ना, और वो मामले जरा एनसीसीआई की कस्टडी में हुई। मैं आपको बता दूं कि जो रिलीजियस लोग हैं उनके साथ इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग ये समझते हैं कि जो रिलीजियस लोग हैं उनके लिए लोग जाने दे देते हैं, उनके साथ मिसबिहेव कभी भी नहीं करते, किसी भी आलम दीन के साथ ये मिसबिहेव नहीं करते। और वैसे भी ये जो पब्लिक के अंदर मशहूर है जेल में ये कर देते हैं, जेल में तो ऐसी कोई हरकत नहीं होती। और वो डकी भाई ने भी माना है कि जेल की ज़िंदगी में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। उनको जो रिजर्वेशन थी वो NCCIA के ऑफिसर से थी, और वो भी लाहौर के। मैं रावलपिंडी में था, यहाँ पे डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर्स थे, नीचे तक जितने लोग थे ह्यूमन डिग्निटी में उन्होंने फुल रिस्पेक्ट दी है। और जहाँ पे बाकी हवालाती रखे हुए थे उन्होंने वहाँ नहीं रखा, अलग से एक कमरा ताकि मेरी सेफ्टी की खातिर वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने वहाँ पे रखा, और अच्छे तरीके से ट्रीट किया। खाना वगैरह वो खुद ही मंगवा, किसी ने आपको हाथ नहीं लगाया? भी कभी वहाँ खर्च नहीं हुआ, किसी ने आपको हाथ तक नहीं लगाया? हाथ चूमने वाले शायद हों, लेकिन हाथ लगाने वाले कोई नहीं थे। क्योंकि हमने भी सुना ना कि वो नहीं वो जो डकी भाई है ना उनके साथ वो हुआ होगा। डकी भाई की कमर बैंगन की तरह नीली थी। नहीं वो मैं क्यों कहूं कि वो झूठ बोल रहे हैं, किसी को शौक तो नहीं आता है बोलने का। मेरे साथ नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि उनके साथ नहीं हुआ होगा। मैं ये चाहता हूं कि आप पर जो जेल में गुजरी है और जेल के हालात वाकयात अडयाला जेल के वो हम डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक चीज बता दीजिएगा कि 295C पे तो मैंने जो मेरा मौक़िफ़ है, मेरी अदना सी राय है, मैंने दे दी। अभी तो सवाल आपने किए नहीं कि 295C जो है ये कानून दुरुस्त है या गलत है। मैंने तो किया, अब आपसे आपके जवाब का मुंतज़िर था मैं। इस लाइन में नहीं ना, बल्कि मैं देखें वो ये सवाल आप इस तरीके से कर रहे हैं जिस तरह मैं कह रहा हूं। मैं वो भी जानना चाह रहा था आपसे, और मैं ये भी जानना चाह रहा था इस दौरान आपने मुझे जो कहा कि एक पर्टिकुलर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी, आप उससे डर गए। ये कौन सी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी जिससे मैं डर रहा हूं? बारे में वो एक जुमले में जरा करें, क्या आप सवाल कर रहे थे 295C के बारे में, आपकी क्या रिजर्वेशन है? आप मेरे ऊपर भी कोई दफा लगवाना चाहते हैं क्या? क्या कह रहे हैं? सरकार सारी दलील मैंने ही दिखानी है, नहीं, आपको नहीं दिखानी। इस मुल्क को हमने एक प्रोग्रेसिव रियासत नहीं बनाना। नहीं, आपको मेरे ऊपर कोई शक है? सरकार सवाल की चोट से दीवार गिराएं, जिस तरह शाहजेब खानजादा साहब गिराते हैं, आप गिराएं। आप डायरेक्ट एक लाइन में पूछे कि क्या 295C का कानून कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरुस्त है या गलत है, ये पूछें आप। दुरुस्त है या गलत है? हाँ, मैं आपको बताता हूं कि पब्लिकली ये लोग आके इस कानून का दिफा करते हैं, और जब ये लहदगी में उलमा बैठे होते हैं तो इनकी ऑडियोज लीक हो जाती हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ऑडियो लीक हुई है और यूट्यूब के ऊपर रखी हुई है, जिसमें उन्होंने ये चीज खुद मानी कि फिका हनफी, जिसमें बरेलवी और देवबंदी दोनों फॉल करते हैं, जो पाकिस्तान का इस वक्त समझ लें ऑलमोस्ट 70 या 80% है, ये दोनों मिला के, इसमें गुस्ताखे रसूल की सजा कत्ल नहीं है। और पाकिस्तान का जो कानून है वो फिका हनफी के मुताबिक बिल्कुल गलत है, और ये पब्लिक डिबेट हो चुकी है कई दफा टीवी के ऊपर भी। आमदी साहब भी बैठे हुए हैं। मेरा सवाल गलत था? मैं आपको बता रहा हूं, नहीं सवाल तो आपने कर लिया, मैं तो जवाब दे रहा हूं कि जो लोग आपका जोर मेरे सवाल भी ज्यादा था ना, जो कस्टोडियन है ना इसके, उनकी फिक में 295C की सजा गलत है, फिका हनफी के तहत ये सजा गलत है। आपके नजदीक कानून? मेरे नजदीक ये है कि कोई भी शख्स किसी भी बड़े से बड़ी हस्ती की गुस्ताखी करता है, जाने में या अनजाने में, उसके ऊपर तौबा पेश की जाएगी। अगर वो तौबा कर लेता है तो उसे कोई सजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कुरान और सुन्नत। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि कानून में तौबा का दर है ही नहीं। जी, मैं आपने पूछा ना कि ये सजा क्या जस्टिफाई है इस तरीके से? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कानून ठीक गलत है, कानून को ठीक होने की जरूरत है। कानून को ठीक होना चाहिए इस एतबार से कि उसमें शिक ऐड करे। ठीक, और मैंने काफी दफा ये बात बुलंद की है, बड़ों तक भी पहुंचाई है। अभी ये कानून गलत है, कानून के अंदर सुकम मौजूद है, इसको दूर करना चाहिए। जी बिल्कुल दूर करना चाहिए। ठीक, अब वो एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे थे जिससे मैं डर गया। क्या बात कर रहे थे? कि मैं उससे डर रहा हूं। मैं समझ रहा हूं किससे डर रहा हूं। ना, मैंने कहा कि आप उस रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी से मत डरिए कि जिनसे आप डरना नहीं चाहिए, उनको स्टेट ने कदम कर दिया। आपको लगता है मैं डरता हूं? देखा ना, इतनी मुश्किल से ये सवाल निकलवाया मैंने 295C का। कलदम कब किया उनको? ये कुछ अर्सा पहले। तो हमने तो उससे पहले भी डंके की चोट पे पूछा था। क्या पूछा था? पूछना और होता है, बताना और होता है। हमारी कैपेसिटी में तो हम पूछ ही सकते हैं, और आपको हम कैसे बता सकते हैं? सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बड़ी दिलेरी की है, और मैंने आपका इंटरव्यू देखा था उनके अमीर के साथ, तो मैंने आपको ऑडियो भेजी थी कि आपने अमीर साहब तक पहुंचानी है, आपने उन तक पहुंचाई, उन्होंने पकड़ के नेट के ऊपर चढ़ा दी, और एक अमानत को उन्होंने इस तरीके से पब्लिकली जो है वो प्रोपेगेट किया। और उसी इंटरव्यू से मैं इतना इंप्रेस हुआ,
कि मैंने अपनी गिरफ्तारी से 1-1.5 हफ्ते पहले आपको कहा था कि मैं इतना खुश हूं कि आपकी जो दूसरी पॉडकास्ट मैंने वादा किया हुआ है तो वो अभी मैं दूंगा, क्योंकि आपने वो मसला हल किया जो आपने यूं करके कहा था ना कि आप ऐसे जानों पे हाथ रख के कहा था। मुझे इतना वो पसंद आया क्लिप, और उसकी मीम्स भी इतनी बनी कि मैंने उसी वक्त फिर राब्ता किया आपकी टीम के साथ कि रेहान भाई को आप ग्रीन सिग्नल दे दें, लेकिन वो अगली इतवार आई नहीं, और वो इतवार आ जाइए 28 दिसंबर। वो ग्रीन सिग्नल कहीं और पहुंच गया। नहीं, अच्छा हो गया, वक्त के साथ हर चीज होती है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है? मतलब वो जो छुपे में, कौन छुपा हुआ है? जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका आपने इंटरव्यू किया था, क्योंकि हमें तो रियासत ने यही बताया कि वो छुपे में। मेरा ख्याल है उन्हें छुपना नहीं चाहिए, उनको आके अदालतों का सामना करना चाहिए, कानून का सामना करना चाहिए। कानून इंशाल्लाह ताला अपना रास्ता लेगा। उनके लोगों के साथ दुरुस्त हुआ? क्या हुआ उनके साथ? मैं तो अंदर था, 13 अक्टूबर को हुआ, मैं तो बाहर आया। नहीं, आपके अंदर जाने से पहले बहुत कुछ हो चुका था। ना 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 ना, मैंने आपको बताया ना, मैं तो अंदर हूं 25 अगस्त से, और ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है 13 अक्टूबर को। मुरीद के में जो कुछ हुआ, हाँ 12-13 अक्टूबर को मैंने सुना कि इस तरह क्या हुआ है, मुझे नहीं, वो दुरुस्त हुआ? मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, ना मेरे पास कोई वीडियो है। बकौल उनके रियासत ने बहुत तशद्दुद किया है, कई जाने मासूम जाने गई हैं। अगर ये बात दुरुस्त है बकौल आपके कि रियासत ने एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से किसी को मारा है, तो हम ना रियासत के लिए दुरुस्त समझते हैं, ना किसी मजहबी जमात के लिए दुरुस्त समझते हैं कि वो किसी को एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से इस तरीके से कत्ल करे। अगर बकौल आपके ऐसा हुआ है, अगर नहीं हुआ तो रियासत भी बरी है और वो भी बरी है। वैसे उस पॉडकास्ट के बाद तो सीज फायर नहीं हो गया था, और आपने कहा था आज के बाद कोई ऐसी बात नहीं होगी। नहीं तो मैंने आज फिर आपके लहजे में बहुत तुर्शी है उनके लिए। नहीं, कोई तुर्शी नहीं। देखिए, मैंने तो आपके बकौल अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो मैं तो उनके साथ खड़ा हूं। आप नहीं समझते, आपको जाने ना जाने, देखिए गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। मैं आपको बताता हूं, चले मैं इसमें एक स्टेप आगे जाता हूं। उनके करीबी राइट हैंड पिछले दिनों कराची से गिरफ्तार हुए 3-4 दिन पहले। उससे पहले ये खबरें थी कि रियासती इदारों ने उठाया हुआ है। अब पता चला कि वो रूपोश थे, पब्लिकली सामने आ गए। अब हमें इस वक्त नहीं पता कि ये लोग किधर हैं। अगर ये रूपोश हैं तो इन्हें चाहिए कोई अपनी वीडियो ऑडियो बना के पब्लिक में फेंकें और बताएं कि क्या हो रहा है। हमें तो इस वक्त नहीं पता, जब तक एक केस जुडिशरी में नहीं आता मैं कैसे उसके बारे में बताऊं। रियासत से बड़ा तो कोई भी नहीं होता। और इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से रियासत ने किसी के साथ कोई ऐसी ज्यादती का मामला किया है, तो जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ उनके लवाहिकीन दुनिया में मौजूद हैं, वो कोर्ट्स में जाएंगे, इंसाफ लेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है, देखें इससे पहले एक पॉलिटिकल जमात ने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की कुछ अर्सा पहले, और उन्होंने क्लेम किया कि इतने 100 लोग मारे गए। अगले साल जब उन्होंने बरसी की तो सिर्फ 14 बंदों की तस्वीर लगाई हुई थी, वो सैकड़ों गायब भी हो गए। इसलिए हमें पता नहीं है, जमातें तो क्लेम कर देती हैं पॉलिटिकल गेन्स की खातिर। जब तक कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में सामने नहीं आती मैं कैसे कर सकता हूं। हाँ, अगर आप ऑन कर लें किसी खबर को तो मैं आपको एक क्रेडिबल सियासी समझता हूं। इस एतबार से आप बात करें शाहजेब खानजादा या अहमद मीर साहब या एजाज सैयद साहब कोई बात करते हैं, सलीम साफी साहब करते हैं, तो मेरे लिए अलार्मिंग है कि आप बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। अगर आप ऑन करते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला अभी मुझसे फतवा ले लें। आप ऑन करें उस बात को, मैं अभी आपको जवाब देता हूं। नहीं, फतवा मेरे पास तो नहीं, फतवा तो आप खैर नहीं देंगे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताऊंगा। नहीं, मेरा काम है। अगर फतवा देंगे तो मैं फिर आपको मुफ्ती इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का हिस्सा है। सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया, एक जान को, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, ठीक है। और सही बुखारी में हदीस है कि अगर कोई काफिर भी किसी मुसलमान मुल्क में टैक्स पेयर है और उसको कोई मुसलमान कत्ल कर दे तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से आ रही होगी। मेरी जिम्मेदारी है, इस पोस्ट का तकाजा है, ईमानदारी का तकाजा है। जिस तरह देखें जो लोग डॉक्टर्स बनते हैं ना, आप उनसे पूछें, उनसे अहद लिया जाता है कि आपने किसी शख्स का फिरका नहीं देखना, रिलीजन नहीं देखना। अगर मरीज आपके सामने आएगा आपने उसका इलाज करना है। कई डॉक्टर्स लाइफ इन प्रिजन रहे हैं बनो अब्बास की, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने उनको जहर कातिल नहीं बना के दिया अपने दुश्मनों के लिए। उनका नहीं, हमने अपने बड़ों से यह अहद किया था कि हम जहर बना के नहीं देंगे, हमने इंसानियत की जान बचानी है, लेनी नहीं है। तो देखें लोग अपने अहद के ऊपर इतनी पासदारी करते हैं। इस तरह इस पोस्ट का एक अहद है कि मैंने सच्चाई बयान करनी है, हाँ वो रियासत के हक में जाती हो, हाँ किसी पॉलिटिकल जमात के हक में जाती हो या मजहबी जमात। अब आपने एक पॉलिटिकल पार्टी की बात की, उन्होंने दर्जनों लोग मारे गए और उसके बाद जब वो कन्वेंशन सैकड़ों गए और उसके बाद वो 14 तस्वीरें। अब यहाँ पे बतौर जर्नलिस्ट अब मेरा गम कह लीजिए वो भी सुन लें, वो ये है कि जब मौर्रिख का कलम ही तोड़ दिया जाएगा तो मौर्रिख क्या लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टिविटी हो रही है और वो एक्टिविटी नशर तो नहीं कर सकते आप, लेकिन होता ये था माजी में कि एटलीस्ट उसको आप कवर करते थे फॉर द सेक ऑफ योर रिकॉर्ड। यार आप रिकॉर्ड में रखें, आपकी आर्काइव्स का हिस्सा रहती थी। आज जब आप उसको कवर ही नहीं कर सकेंगे तो मैं आपको कैसे बताऊं कि वहां क्या हो रहा था। बिल्कुल, आप ये सही बात कर रहे हैं। जिस तरह आप नहीं ना बता सकते कि वहां क्या हो रहा था, हम तो बिल्कुल नहीं बता सकते क्योंकि हमारी तो फील्ड भी नहीं है। और दूसरा, आप एक फर्जी सवाल पे मुझसे जवाब पूछने की कोशिश करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैंने कहा उनके बकौल, मैंने ये नहीं कहा मेरे बकौल। आप इस तरह फिर इसको करें कि जनरल सवाल करें, जनरल में उनके बकौल। अगर किसी मुल्क में जैसे शाहजेब खानजादा ने कितना प्यारा प्रोग्राम किया था, वो एंड पे पता चला कि वो हिटलर की बात कर रहे थे। हालांकि सुनने वालों को लग रहा था कि पाकिस्तान के किसी पॉपुलर लीडर की वो बात कर रहे हैं। एंड पे उन्होंने जाके बताया कि ये हिटलर की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप जनरल सवाल करें कि अगर किसी मुल्क के अंदर रियासत इस तरह करे और वाकई ऐसा हो जाए, तो मैंने आपको बता दिया शरीयत क्या कहती है। नहीं, ये जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। अब बात यह है कि इतना इंसिडेंट तो हमारे यहाँ हुआ है, ये तो हम जानते हैं क्योंकि इतनी सी खबरें तो रिपोर्ट हो रही है। एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी बैन हुई है, ये खबर नशर हुई है जी, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, तो फिर मैं किसी और रियासत का क्या जिक्र करूं। जो नशर हो आप उस पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, अब आप पे एक इल्जाम है, नशर तो जो भी हुआ है आप हशर नशर करते हैं, मतलब आई मीन आप पे इल्जाम यह है, मैं नहीं कह रहा आप पे इल्जाम लगाने वाले ये इल्जाम लगाते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वहां बैठ के हेट स्पीच करते हैं।
और जाहिर है ये 295C तो एक बहुत बड़ा मुकदमा है ना, आप पे हुआ, मुकदमा तो आप पे हुए हैं पहले भी, हेट स्पीच पे भी हुए हैं, हेट स्पीच आप करते हैं। मतलब कौन सी स्पीच मेरी हेट है? ये तो एक जनरल है ना। मतलब आप मुख्तलिफ मसाले के ऊपर जो देखो, बात आपने करते हैं। जुमला लेके आना है कि ये आपने जुमला बोला जो हेट स्पीच के अंदर आता है। अगर अभी मैं आपने एक मुफ्ती साहब का नाम हमने नहीं लिया, लेकिन आपने जो गुफ्तगू उनके बारे में की है, क्या उससे हेट स्पीच नहीं की? नहीं, मैंने कानून बात की, उससे उन पे एक नहीं, FIR उससे नफरत फैलेगी या नहीं फैलेगी, इंतशार फैलेगा या नहीं फैलेगा, नहीं, बिल्कुल नंबर नहीं वन, नंबर वन। फैलेगा। देखिए मैं मैं इंटरव्यू में से एक चीज मैं लिया है, मैं अब सुन ले, पूरा रिकॉर्ड सुन लेना सर। करूंगा। उन्हीं मुफ्ती साहब ने वहां बैठ के और भी बहुत सारी बातें की, मैं उनको कोट हिस्ट्री नहीं कर रहा, मतलब आई मीन इमाम अबू हनीफा से मुतालिक जो बातें की, आपने वो सुना होगा, इमाम अबू कुदूरी से मुतालिक बातें की, इस वक्त मैं अब्दुल कादिर जिलानी से मुतालिक बातें की। इधर रुक जाए। कोर्ट में जब मुकदमा पेश होता है ना, तो जज भी फाइल भी पढ़ के आए हुए होते हैं। उसके बाद अगर उनको कोई बात समझ नहीं आती, वो वकील से पूछते हैं, वहां पे वो पढ़ के सुनाया जाता है कि आप पे ये फर्द जुर्म है, और फिर दूसरा वकील उसका जवाब देता है। True. अब आप वो जुमला पढ़ें, मेरा लेक्चर कोट करें, उसका सियाको सबाक कॉन्टेक्स्ट भी बताना है। अगर आपको नहीं पता, फिर अगला सवाल करने की आपने नहीं करेंगे, वो ये कहते हैं, वो काम खत्म हो जाएगा। चलें, इसको आपने खुद वर्किंग करनी है। ठीक, इसको हम जरा स्क्वीज करते हैं, इसी चलें। पॉडकास्ट तक करते हैं। हाँ, आपने उन मुफ्ती साहब से मुतालिक जो बात की, आपको नहीं लगता वो हीट स्पीच के जुमरे में आती है, उससे कौन सी नफरत बात फैल की? सकती है? बताएं कौन सी बात? मतलब आपने मुफ्ती साहब से मुतालिक ये कहा जी वो फला बंदा ये करता है, उसका तो क्या काम ही बात है, बताए ना। मतलब ये जो आप पे मैंने कहा इल्जाम तो मुफ्ती खाना खाता है और उसका वजन इतना हो गया, इसमें कौन सी हेट स्पीच है? उमर बिन आस से मुतालिक जो गुफ्तगू आपने की और रिपीट की, आपको लगता है कि वो डिफ्यूज भी किया जा सकता था? नहीं, उसको नहीं। यहाँ रख के जो ग्लोरीफाई आप कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं आपकी वकला की टीम तैयार है और आप इसको रीओपन करेंगे, जी जी जी। आपको लगता है इससे नफरत और इंतशार फैलेगा? कोई नफरत इंतशार वाली बात नहीं है। बात यह है कि उन्होंने एक पहल की है ना, कि हम 295C का जो मुकदमा है इसको कानूनी तरीके से लेके जा रहे हैं। उसी मुफ्ती ने यह कहा कि उलमा का काम है कि वो फतवे दें, और जजों का काम है कि वो जुडिशरी में बैठ के फैसला करें। जब जज फैसला करते हैं तो ये कहते हैं जज जो है बायस है। फिर हम भी तुम्हारे बारे में यही कह के तुम लोगों ने फ्रॉड मचाया है मदारिस, तुम लोग अहल ही नहीं उन मदरसों के। अगर आपकी मर्जी का फैसला आ जाए तो आप ये बात करना शुरू कर देते हैं, और अगर मर्जी का ना आए तो आप और बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये FIR मैंने नहीं उन पर कटवाई हुई, ऑलरेडी कटी हुई है, और उनका ट्रायल भी जारी है। इन प्रिंसिपल जो उन्होंने बात की, इस वक्त जो पाकिस्तान का कानून है उसमें तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने मुआफी मांग ली है। मुआफी का मतलब यह है कि वो ये समझते हैं कि एक सहाबी का नाम सबकत लिसानी, स्लिप ऑफ टंग की वजह से उनके मुंह से निकल गया, लेकिन पाकिस्तान का कानून इसे नहीं मानता। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जब आप किसी सहाबी का नाम लेकर उस पर लानत करते हैं तो आप तौहीन मजहब के मुर्तकिब हैं। अहले तशय्यो में से कई लोग जेलों में सड़ रहे हैं इसी वजह से। वो आपके खिलाफ क्यों है इतना? कौन? वो मुफ्ती साहब। पता नहीं, ये तो वही बता सकते। नहीं, वो जो दूसरा जुमला आपने लिखा हुआ है उसमें तो वही है ना, क्या? तेरे बाबे तशाई कोई नहीं, शायद जिससे मरूर उठता है या प्रॉब्लम होती है, वो ये एक जुमला है ना। ये आपका सवाल है कि ये क्यों लिखा हुआ है? नहीं, मेरा हाँ। ये सवाल नहीं है, ये सवाल मैं कर चुका हूँ, हाँ, और इसका जवाब भी आप बारहा दे चुके हैं, और उस पर आपको मलका हासिल है। लेकिन ये दो मिसरा जो है हॉन्ट करता है ना, दूसरा तेरे बाबे तशाई कोई नहीं, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा ना कि इमाम अबू हनीफा से मुतालिक जो बात करते नहीं हैं, बिल्कुल। देखिए, आप सवाल नहीं, आप एक लाइन बोले, आप इस वक्त बैठे हैं, एक लाइन ये है, तेरे बाबे तशाई कोई नहीं। हो सकता है ये प्रॉब्लम करता हूँ, एक मिनट, उनको प्रॉब्लम हो सकता है, या आप उनकी तरफ से सवाल कर रहे हैं या अपनी तरफ से कर रहे हैं? मुझे तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहे हैं कि उन्हें लगता है ये उनका अकीदा है। उन्होंने 2009 में एक मुनाजरा लड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने सामने बैठे हुए सारों के बाबों को काफिर डिक्लेयर किया है। ये तो लिखा है तेरे बाबे तशाई कोई नहीं, उन्होंने नाम ले लेकर सामने मुखालिफ फिरके के, और वीडियो चढ़ी हुई है, कहा कि ये काफिर है। ये तो लिखा है तेरे बाबे शाही ने उनका तेरा बाबा काफिर है, तो ये उनका अकीदा लिखा हुआ है, तेरे बाबे तशाई को नहीं। वो तो कहते हैं तेरे बाबे ते काफिर ने, वो मुफ्ती साहब ये कहते हैं अपने मुखालिफिन के बारे में, तो ये तो उनका अकीदा लिखा हुआ है। अब्दुल कादिर जिलानी साहब से मुतालिक जो रहमतुल्लाह से मुतालिक जो बात गुफ्तगू उन्होंने की, आप क्या गुफ्तगू फरमाते हैं? वो आप बताएं ना, मुझे नहीं पता। नहीं, वो बकौल उनके, मतलब आप उसको दुरुस्त नहीं समझते हैं, मतलब वो आप मुझे बताएं कि अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में मैंने कौन सी ऐसी बात की है? आपने कोई ऐसी बात नहीं की, मतलब मैं तो एनलाइटेड में तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप समझते हैं कि कोई ऐसी बात मैंने सिर्फ ये बताया, मैं बता देता हूं मैंने हाँ। क्या बात की। मैंने ये बताया कि अब्दुल कादिर जिलानी जो थे, उनके नाम की आप लोग 11वीं खाते हैं, जबकि उन्होंने अपनी किताब गुनियत तालिबीन में नमाज का तरीका लिखा है रफुल यदैन के साथ, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। आप उनका नाम तो बेच के खा रहे हैं, लेकिन उनकी किताब से कभी किसी 11वीं के मौका पर नमाज का तरीका नहीं बता सकते। हम भी बुखारी और मुस्लिम में लिखे हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, अहले तशय्यो भी उसी तरीके पर नमाज पढ़ते हैं, सुन्नी भी उसी तरीके पर नमाज पढ़ते हैं जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है, जो सही वाले सुन्नी है, और वो है रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करना। और वो अब्दुल कादिर जिलानी का भी वही तरीका है, जबकि ये मुफ्ती साहब अपने आप को उनकी तरफ मंसूब करते हैं, लेकिन नमाज उस तरीके पर नहीं पढ़ते। ठीक। और लास्ट आपका जो लेक्चर है उसमें हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को भी आप कोट कर रहे थे, आपका लास्ट लेक्चर 103 रोज की, और आपने कहा कि वो भी उन्हीं से मदद मांगते थे, अब्दुल कादिर जिलानी साहब मदद मांगते थे। हाँ, मदद मांगते थे। कुरान में लिखा है कि आपने मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, और जाहिर आप किसी दलील की बुनियाद पे ये कह रहे होंगे, आप रोजाना नमाज में, अभी आपने हमारे साथ नमाज में सिर्फ फातिहा पढ़ी है ना। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से मुतालिक जो कहा कि वो मदद मांगते थे, वो आपने किसी दलील की बुनियाद पे कहा? वो उनका कलाम है, प्रिंटेड है, ये पढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जो आपने बात की, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मेरी फरियाद सुनी कंध हर के हूँ, ये पूरी उन्होंने रुबाई लिखी है, और एंड पे उन्होंने, और रेफर कर रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी गौसे जिलानी पूरा नाम लिया उन्होंने, और उन्होंने उनसे मदद मांगी है, जबकि कुरान हमें कहता है कि आपने मदद अल्लाह से मांगनी है, दुआ अल्लाह से करनी है। हाँ, किसी नेक आदमी से आप दुआ करवा सकते हैं जो आपके सामने मौजूद है, ये वसीला और तवस्सुल तो दुरुस्त है, लेकिन जो बंदा दुनिया से जा चुका, आप उसको नहीं कह सकते कि आप मेरी मदद करें। ये हेट स्पीच के जुमरे में नहीं आता, इस पे कोई पीपीसी की 153 नहीं लगती, इस पे देखिए पीका का कोई सेक्शन 11 नहीं लगता है। देखिए, अगर मैं किसी शख्स को ये कहता हूं कि रसूलुल्लाह के बाद जो शख्स भी दावे नबूवत करेगा वो दज्जाल है,
और एक कादियानी मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर दे कि आपने हमारे नाम नेहाद बनाए हुए झूठे पैगंबर को दज्जाल कह दिया है, तो आपकी हेट स्पीच है, तो उसकी नजर में तो वाकई मैंने हेट स्पीच की है, लेकिन मैंने तो अपना अकीदा बयान किया ना, ऑटोमेटिकली हेट स्पीच हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली। तो ठीक है, अगर वो ये समझता है कि हेट स्पीच है, तो मैं तो कुरान पाक से खत्म नबूवत की आयत पेश करूंगा, बुखारी मुस्लिम से रेफरेंस पेश करूंगा कि रसूलुल्लाह के बाद कोई शख्स भी दावे नबूवत नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह आखिरी पैगंबर है, ना कोई उम्मती नबी हो सकता है और ना कोई जिल्ली और गुरूजी नबी हो सकता है। क़यामत से पहले सिर्फ एक प्रॉफिट ने आना है, वो भी उम्मती की हैसियत से, उम्मती नबी बन के नहीं आना, वो नबी पहले से है, ईसा इब्न मरियम, वो नबी उम्मती है। अच्छा अली भाई, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अब ये मैं उलमा को जो आपस में लड़ता हुआ देख रहा हूँ ना, मतलब इससे कितने मुल्हिद इंस्पायर होकर मुसलमान हो जाएंगे, कितने काफिर ये कहेंगे कि यार क्या अच्छे लोग हैं, हम आज इस्लाम कबूल करते हैं और दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। इनको मना करें, क्यों लड़ते हैं मुझसे, गलत बंदे से लड़ रहे हैं। मैं तो इनको ये कहता हूँ, छेड़ हमने शुरू की। देखिए 2008 में मैंने लेक्चर्स देने शुरू किए, 2009 में मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, 2016 तक 7 साल मेरी किसी वीडियो के ऊपर किसी आलिम की तस्वीर थंबनेल के ऊपर नहीं होती थी। मैं डायरेक्ट गुफ्तगू करता था, उसके ऊपर उसकी हेडिंग लिखी होती थी, थंबनेल्स भी नहीं थे बने हुए। 2015-16 में आके हमने थंबनेल्स और उस वक्त कितने व्यूज आते थे? 2014 के बाद से व्यूज बढ़ने शुरू हो गए थे, जब आपने यूट्यूब बाबों पे बात शुरू की, नहीं जब आपने सेक्स को रगड़ना शुरू किया। सरकार, मैंने बाबों से मुताल्लिक गुफ्तगू तो पहले दिन से किया है। हमारा तो स्टार्ट ही बाबों से हुआ है ना। उसकी वजह यह कि हम बाबों के मानने वाले थे। हमें जब पता चला कि बाबों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारी दावत का आगाज ही इसके साथ, डेट्स के साथ रखा हुआ है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा, जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह ये सारी चीजें मौजूद हैं, उसकी रिकॉर्डिंग जो है 2012 की है और थंबनेल उसका बना जाके 2015 में, बल्कि 15 में भी नहीं, 2017 में। थंबनेल्स मैंने बनाने उस वक्त सीखे थे 2017 के, मुझे थंबनेल्स भी नहीं थे बनाने आते। उससे पहले जनरल वीडियो अपलोड हुई होती थी। जब इन्होंने मेरे ऊपर कादियानी होने का इल्जाम लगाना शुरू किया मेरे नाम में मिर्जा की वजह से, फिर मैंने जब इनको रिबटल करना शुरू किया तो वो मैं जवाब दे रहा था, और कुरान में है कि बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। और आपको नहीं लगता कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी मंजिल से? नहीं, अल्लाह का शुक्र, इन्होंने आपको हो सकता है डिस्ट्रैक्ट किया हो, डिस्ट्रैक्ट किया, and you were just carried away। आपके सामने है कि ये लोग अगर मेरी तस्वीर ना लगाए अपने थंबनेल के ऊपर, तो इनकी वीडियो कितने लोग आप देखें मेरे साथ करके। सर देन इट्स ऑल अबाउट व्यूज, सरकार थंबनेल, एक मिनट, आप clickbaits। एक मिनट रुके, मैं अभी आपको, आपकी टीम भी बैठी है, आपने मेरे साथ जो थंबनेल लगाया था मेरे साथ गुफ्तगू का, कितनी उसकी व्यूशिप, सबसे ज्यादा व्यूशिप उसी की आई है ना। उसमें किसी आलिम की तस्वीर लगी हुई है नहीं, और भी ऑफ व्यू, सरकार देखिए व्यूअरशिप और भी लोगी, लेकिन आई एग्री टू एक्सटेंट कि आपकी फॉलोइंग डिजिटल मीडिया पे है। मैं बताने लगा हूं कि हमारे मीडिया के लोग क्या दोगली पॉलिसी करते हैं। जब मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई है, उसका एक पोर्शन जो है वो तकरीबन 9 लाख पे गया है, दूसरा तकरीबन 8 लाख होने वाला है। एक मेरा ख्याल है 1 मिलियन क्रॉस कर गया भी शायद कर गया। अब कर गया, मैंने शायद पहले देखा था। उसमें सिर्फ मेरी और आपकी तस्वीर लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये सारी व्यूशिप मेरी है। और जिस मुफ्ती की आप बात कर रहे हैं, जब आपने उससे मुतालिक वीडियो अपलोड किया, उसमें मेरी तस्वीर लगाई, वो ना लगाते मैं देखता हूं कितने लोग देखते हैं। तो फिर ये तो ना, ये आप मुझे कह रहे हैं या मुफ्ती साहब को कह रहे हैं? दोनों कह रहा हूं। नहीं मतलब मुझे दोनों कह रहा हूं, ताकि मैं, मेरे केस में आपने किसी मुफ्ती की तस्वीर नहीं लगाई, सिर्फ मेरी लगाई थी। हालांकि उसमें आपने मुफ्तियों को डिस्कस किया हुआ है। अभी आप बताइए किन किन मुफ्तियान कराम की तस्वीरें लगानी नहीं, मैं कह रहा हूं किसी की ना लगाएं, इनको इनका लेवल बताएं क्या है। आप इनका इंटरव्यू करें और सिर्फ इनकी तस्वीर लगाएं, मेरी तस्वीर नहीं लगानी। सुन लो, तुसी लोग भी देख लो, थोड़ी दोगली पॉलिसी। मैं सोशल मीडिया टीम को मैं कह देता हूं, सोशल मीडिया टीम से खास तौर पे जो एडिट कर रहे हैं और उसके बाद थंबनेल बनाएंगे, अली भाई की ये पुरजोर फरमाइश है, बल्कि हुक्म हो गया हमें कि किसी और की फोटो नहीं लगानी। ठीक, नहीं, इसमें नहीं, जो लगाई हुई है जहां वो भी उतरवाएं, जहां आपकी फोटो लगी हुई है। आपका जिक्र हो रहा होगा ना वहां पे। आपने तो मेरे साथ तो आपने सारों का जिक्र किया है, तो उधर भी आपको ख्याल है, तो ये भी तो हो सकता है उधर भी फोटो लगा दे। रुक जाए ना, ऐसा ना करें, पढ़े लिखे आदमी आप, अगर इंजीनियर ना होते ना तो मैं फिर आपसे मजीद और गुफ्तगू करता। इंजीनियर को तो इशारे से बात समझ आती, मैं एनालॉजी बता रहा हूं। चाह गिरो फोटो लगा दिया या फोटो ला दिया सर जी। मैं आपको बता रहा हूं कि आप किसी एक जगह पे अपना वजू कायम रखें ना। मेरे साथ आपने की तो सिर्फ मेरी और अपनी लगाई, उसके बाद जिधर जिधर आप जा रहे हैं तो उनकी और अपनी लगाए ना, मुझे को बीच में घसीट रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ करके गए ना, हम तो जिधर जिधर गए उन्होंने उन्हीं लोगों की, हमारी उस डिस्कशन का सब्जेक्ट ही हुजूर आप थे किबला, तो आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं है। आप अंदर थे, अंदर हम आप तक रसाई नहीं थी हमारी। इंतजार कर लेते भाई, आप मुझसे पूछ के नहीं, हम तो चाहते थे कि इस पे बात हो, और हमने वो मस्बत मुकदमा पेश किया कि आपने दुनिया में मेरे मुताल्लिक जाके लोगों से पूछना है। बात ये कि अगर आप हमारी आपके साथ कोई निस्बत ना होती तो हम ना पूछते, लेकिन इतनी सी तो हमें इजाजत दी कि वहां पे बात कर सकते। हम हमारी नशस्त भी हुई आपसे, और हमने आपकी इमामत में नमाज भी अदा की सर। वो तो आप जहां भी जाएंगे उनके पीछे इमामत, उनकी मुक्तदी बन के हमने नमाज भी पढ़ी हुई आपके पीछे, आज भी पढ़ी। आप आगे भी पढ़ लें, कोई मसला नहीं, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा, मेरे नजदीक तो दाढ़ी शर्त नहीं है। अब इशू क्या है, देखिए हम अब गैर जरूरी चीज में हम इन्वॉल्व होते रहेंगे, आपको भी टाइम बड़ा कीमती है। मैं ये कह रहा हूँ सर, हमसाया मुल्क के अंदर एक डिबेट हुई, एक एथियस्ट की और एक हमारे रिलीजियस स्कॉलर की, मुफ्ती शमाइल नदवी की, जावेद अख्तर साहब के साथ, और जाहिर है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर बात हो रही है। और उसके बाद रिपोर्टेडली बहुत सारे गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। जो काम आप लोग कर रहे हैं उससे तो गैर मुस्लिम मजीद मुतनफर हो रहे हैं कि भाई ये देखो, तो ये उलमा को समझाए ना। अभी तो आप बैठे हुए ना, मैं आप ही से 10 वर्ष गुजारिश कर सकता हूं, मैं और आपकी वसातत से सब उलमा से कह रहा हूं कि हुजूर है देखो, ये उनके सामने बैठ के आपने कहना है, उनके सामने भी कहेंगे वैसा वो जवाब देंगे कि हम कहते हैं सर हमने कहा नहीं कहा। आप देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक तकरीर की है कि जय्यद उलमा, फिर उनको जरा ख्याल आया कि यार कि मैं कुछ ज्यादा ही करने लगा। उन्होंने कहा नहीं, जय्यद तो ऐसी बात नहीं कर सकते। हालांकि सारे जय्यद यही बात करते हैं, और जय्यद को जय्यद बनाने वाले भी यही बात करते हैं कि फलां के पीछे नमाज होती है, फलां के पीछे नमाज नहीं होती, फलां मस्जिद में नमाज पढ़े, फलां में ना पढ़े।
क़याम पाकिस्तान 1500 उलमा से हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने लिखवाया, और उसमें एक जुमला नहीं लिखवा सके कि सारे फिरकों के पीछे नमाजें पढ़ना दुरुस्त है, सारे एक दूसरे को चंदा दे सकते हैं, आपस में रिश्तेदारी कर सकते हैं, ये लिखा ही नहीं हुआ। नहीं, हमारी तो मस्जिद में कोई गैर मतलब किसी और मसलक का बंदा हाँ, नमाज पढ़ जाए अच्छा, तो पूरी आप मुझे मस्जिद को जब बताइए, तक गुस्ल नहीं होता तब तक मस्जिद तैयार आप नहीं मुझे होती। बताइए, प्राइम मिनिस्टर ये तकरीर कर रहे हैं, अगले दिन ही सारे लोग आ गए और उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को। वहां कोई नहीं खड़ा हुआ कि हज़रत साहब ये आप क्या बात कर रहे हैं। तो मैं ही समझता हूँ फिरका वारियत सबसे बड़ी लानत है, और इस फिरका वारियत के कस्टोडियन उलमा है। ये जो टॉपिक है ना एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसके ऊपर तो डिस्कशन करते हुए चीजें सामने नहीं आती ना। आपको तो एक वो पहलू नजर आ रहा है, आपने उन लोगों की वीडियोस देखी हैं जिन्होंने ये कहा कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर एथियस्ट के सामने इस्लाम का दिफा कर रहे हैं, इनका तो अपना इस्लाम साबित नहीं है। आपने उन लोगों की वीडियोस भी देखी है। मैं अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि ये तो एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते। हमारा सबसे बड़ा मसला एथियज्म नहीं है, हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि एक दूसरे को मुसलमान। तो अल्लाह के बंदे, इसी तुमने ये आवाज बुलंद किया है कि निकालो बुजुर्ग बाबों को नबी के साथ जोड़ो। मेरा बड़ा यहां पे देखें, ये भी नहीं लिखा हुआ कि मेरे अबू बकर साहब है ही कोई नहीं, मेरे अली साहब है ही कोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अबू बकर और अली के ऊपर भी उम्मत नहीं जुड़ सकती। अच्छा, मुझे उम्मत जुड़ेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जुड़ेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली भाई, कितने मुल्हिदीन को और कितने कुफ्फार को आपने आज तक मुसलमान किया? अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों कादियानी, सैकड़ों नॉन मुस्लिम, बल्कि थाउजेंड्स में है जो हमारी वीडियोस देख के मुसलमान हो चुके हैं, मुझे ईमेल्स भेजते हैं या मुलाकात करके जाते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे ये सवाब आखिरत के लिए बाकी रखना है, मैं पब्लिक के सामने आके उन्हें प्रोड्यूस नहीं करता। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है? नहीं, रिकॉर्ड है। यहाँ पे एक हिंदू डॉक्टर आए थे, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, उन्होंने बताया कि कितने 750 लोग मुसलमान हुए। हाँ, और वो हिंदू से मुसलमान होकर उन्हें वो बात समझ आई है। आपके पास आके कितने लोग हिंदू से मुसलमान होकर उन्हें वो बात समझ आई है जो हमारे उलमा को नहीं आती। उन्होंने अपने फिरके को डिक्लेयर ही नहीं किया, उनका मुसलमान है, उन्होंने मस्जिद पे किसी फिरके का नाम ही नहीं रखा, और वो कह रहे हैं हम इंजीनियर साहब से मुतासिर हुए हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्ड है। हालांकि मैंने नहीं वो रिकॉर्ड की, इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हजारों में लोग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझ रहे हैं मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं और आपकी वसातत से सभी के लिए, सभी उलमा के सामने करना चाहता हूं कि हम आपस में दस्तों गिरमाएं, बाहम दस्तों गिरमाएं, लड़ रहे हैं। मुल्हिदीन बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका सोल्यूशन भी बताएं ना। एक तो हम रोना पीटना डाले, वो तो सारे रो पीट के मीडिया पे भी उठ जाते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि आपने उम्मत को उस शख्सियत के ऊपर जोड़ना है जिसको अल्लाह ताला ने आसमान से किताब देकर इंसानियत के लिए आखिरी पैगंबर बना के भेजा, जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उम्मत को नहीं जोड़ेंगे, उम्मत कभी भी एक नहीं होगी। अगर आप मस्जिद के बाहर लिखेंगे अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी, अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी, तो मुझे बताएं उम्मत कहां से जुड़ेगी? हनफी तो एक आलम दीन है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट 70 साल के बाद पैदा हुए और 150 हिजरी में फौत हो गए। उनसे पहले साहब और ताबीन मौजूद थे, उन्होंने तो अपने नाम के ऊपर कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई फिरका नहीं बनाया, इन्होंने भी नहीं बनाया होगा, लेकिन लोगों ने इनकी तरफ मंसूब किया। और देवबंद यूपी इंडिया का एक शहर है जहां 1867 में एक मदरसा बना। उससे पहले दुनिया में कोई मुसलमान अपने आप को हनफी देवबंदी नहीं कहता था। और माजरत के साथ जिन आलम दीन का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो भी हनफी देवबंदी है, अपने आप को फखरिया हनफी देवबंदी कहते हैं। तो जब आप अपने आप को हनफी देवबंदी कहेंगे एक दूसरी सदी हिजरी के बंदे के साथ जोड़ के और एक 14वीं सदी हिजरी के बंदे के साथ जोड़ के, तो फिर उम्मत कैसे जुड़ेगी? आपको चाहिए आप अपने आप को मुस्लिम कहें। हम देखें मोहम्मदी भी नहीं कहलाते। अच्छा, now enlighten me. ये पॉइंट टू बी नोटेड। मुसलमान अपने आप को मोहम्मदी नहीं कहते, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। चार मुस्लिम कहते हैं, हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी। ठीक, अब जाहिर है जो इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं वो उनको फॉलो करेंगे और हनफी कहलाएंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको किसी एक को चुनना है और आपको उसको फॉलो करना है, क्या एट द सेम टाइम आप सभी को फॉलो कर सकते हैं? जी, हमने तो एक को चुन लिया ना, इसके होते हुए हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, क्या करें हम? और यहाँ से जो दीन आगे नबी फैला है, देखें वो किसके थ्रू है? यही कहा है, इमाम हनीफा, इमाम शाफई, अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, सुफियान सोरी हो, औज़ाई हो, और जितने हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हो रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिस्सलाम अजमईन, हम तो सारी दुआएं उनको देते हैं। इनमें से किसी ने नहीं कहा कि आपने हमारी बात को हरफ आखिर समझना है। इन सब ने कहा कि कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है, हमारी कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो आपसे छोड़ दें। यानी सब ये कह के गए कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि आपने यूथ में डाउट्स क्रिएट किए हैं, मुस्लिम यूथ में, रादर देन के कोई इस्लाह होती? डाउट्स क्लियर किए हैं, बिल्कुल ठीक है। डाउट्स क्रिएट किए हैं, बिल्कुल क्रिएट शीशा कर दिए, क्रिएट किए हैं। मैं कह रहा हूं नहीं, क्लियर डाउट्स क्रिएट। कौन सा डाउट? फॉर एग्जांपल अभी हमने नमाजे जोहर और असर एक साथ अदा की है, हमारे यहाँ नहीं होता, मतलब हमने 3:05 पे शायद जोहर पढ़ी और उसके फौरी बाद असर के लिए हमने सफबंदी करके शुरू हुआ है। मतलब एनलाइटन मी इफ आई एम रॉन्ग। और फिर उसमें मेरे जो लेफ्ट साइड पे आपके एक स्टूडेंट खड़े हुए थे, उन्होंने जोहर पढ़ी वो हाथ छोड़ के पढ़ी, और फिर उसके बाद जब असर पढ़ी तो हाथ बंधे हुए थे, और मैंने जोर हाथ बांध के पढ़ी और असर छोड़ के। एग्जैक्टली, मतलब वो आपके स्टूडेंट हैं, बट ऐसे ही वो देख रहा था मैं कि जो आपने हाथ बांधे हुए थे उन्होंने हाथ छोड़े हुए थे, फिर अगली में आपने हाथ छोड़ दिए थे और उन्होंने हाथ बांधे हुए थे। तो थोड़ा सा वो मतलब मेरे डाउट खलल चल रहा था कि यार ये कैसे हो रहा है। दोनों सुन्नत तरीके हैं। हाँ, नबी इस्लाम ने हाथ छोड़ के भी नमाज पढ़ी है, हाथ बांध के भी पढ़ी है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानों तक रफ़ुल यदैन भी किया है और कंधों तक भी किया है। सही मुस्लिम में कानों तक का जिक्र है,
बुखारी में कंधों तक कर। तो एट द सेम टाइम दोनों तरीके से करना आप समझते हैं जायज है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अब जाहिर है- रफुल दैन करें, रफुल दैन छोड़े ना, रफुल दैन करना। और यही हुआ ना कि 4 इमामों के मानने वाले, जाहिर है अपने नहीं, 4 इमामों के साथ इसका ताल्लुक ही नहीं, नहीं है, नहीं, मैंने वो अपने नबी इस्लाम का जिक्र वो किया। अपने अपने इमाम के देखिए, मुताबिक वो एक चीज, इमाम एक बात वो को फॉलो है, करते हैं। इमामों के वालिदैन भी अभी पैदा नहीं हुए थे, नबी इस्लाम दुनिया से तशरीफ ले गए थे। तो आप फिर उनको माइनस कर देते हैं उनकी स्ट्रगल को, या वो जो कर रहे थे स्ट्रगल उसको? है, जो उनकी स्ट्रगल है उसको लेके आए ना। एक शख्स उम्मती है, उसे उम्मती के दर्जे पे रखे ना। एक शख्स आलिम दीन है, उसको आलिम दीन के दर्जे के ऊपर रखे ना। मैं आपको अब एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि एक शख्स अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खादिम के तौर पर पेश करता है और वो कहता है कि मैं दीन की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नबी इस्लाम का फरमान आप तक पहुंचा रहा हूं। जहां मेरे पास कोई हदीस मौजूद नहीं है, मैं ताबीन के अक़वाल से मैं चीजें अखज़ करता हूं, और जहां मुझे वो भी नहीं मिलती मैं इज्तिहाद कर लेता हूं। बाद में एक दूसरा शख्स आता है और वो कहता है कि इस शख्स ने जो इज्तिहाद किया था गलत है, क्योंकि हमें हदीस मिल गई है कि नबी इस्लाम ने इस मामले में ये हुक्म फरमाया, लिहाजा हम इस शख्स के इज्तिहाद को छोड़ेंगे, हदीस पे अमल करेंगे। तो उसने उस इमाम की कोई तौहीन नहीं किया, उसी इमाम की बात मानी। और आज देखिए हम ऐसे खुश नसीब हैं कि इन सारे इमामों के पास जो नॉलेज था, हमारे एक क्लिक के दूरी के ऊपर वो नॉलेज अवेलेबल है। यानी इमाम बुखारी ने सही बुखारी लिखी, मेरे टेबल के ऊपर ये 6 इमामों की पूरी जिंदगी की कमाई रखी हुई है, जबकि हर इमाम के पास अपनी जिंदगी की एक एक कमाई थी। इससे भी बढ़ के हमने ऐसी वैल्यू एडिशन किया है कि अगर हम इमाम बुखारी से ये कहें कि आप सही बुखारी से ये हदीस निकालें कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहे होंगे और वो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही होगी, तो ये हदीस निकाले तो इमाम बुखारी को कम से कम 5 से 10 मिनट चाहिए हदीस निकालने के लिए, क्योंकि वो पहले चैप्टर निकालेंगे, उसके बाद वहां पहुंचेंगे। हमारा स्टूडेंट बताएगा कि सर आपको नहीं पता, चंद साल पहले आपकी किताब में इंटरनेशनल नंबरिंग हो चुकी है, इस हदीस का नंबर है 2812, ये आप मेरे मोबाइल में डालें 2812 तो फौरन हदीस खुल जाएगी। इमाम बुखारी ने हदीस की नंबरिंग नहीं की थी, इवन आयात की भी नंबरिंग बाद में हुई है। तो वैल्यू एडिशन इतनी हो चुकी है कि अब हमारे पास एक फिंगर हिलाने के ऊपर सारा नॉलेज एक जगह पे जमा है। इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं जाते? यूनिवर्सिटीज में मुझे जाने की जरूरत नहीं, यूनिवर्सिटीज के टीचर्स, उनके स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ आते हैं, मैं उनका बिग ब्रदर हूँ। नहीं, आई मीन अच्छी बात है यूनिवर्सिटीज में जाना, पूरी कॉलेजेस में, कोई बुरा नहीं है, यूनिवर्सिटीज लेकिन मैं बता रहा हूँ इधर आते हैं कैंपेनिंग। और यूनिवर्सिटी में भी बच्चे जब क्लास में बैठे होते हैं, ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं, अपने मोबाइल लेके बैठे होते हैं। नहीं, मैं जानना ये चाह रहा हूँ इसमें हिकमत क्या है, व्हाट स्टॉप्स यू? जरूरत नहीं है जाने की, सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से सबसे बड़ी वजह है सिक्योरिटी रिस्क वाली। दूसरा, हमने आम खाने, पेड़ तो नहीं गिनने। मैं एक कुर्सी पे बैठ के, एक एकेडमी में बैठ के पूरी दुनिया में बैठे हुई जेन-ज़ी के मोबाइल में पहुंच चुका हूं, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं कहीं ओपन गैदरिंग करूं, आप ये समझते हैं और कि उनकी लाइफ को भी वल्नरेबल करूं, अपनी लाइफ को भी वल्नरेबल करूं। ठीक मैं उनकी है, लाइफ ये ज्यादा इफेक्टिव मीडियम है। इफेक्टिव है। अब देखिए, जिस तरह आप लोगों को अब समझ आ गई है कि आप जिस टीवी चैनल के ऊपर जॉब कर रहे हैं, आपका जो सोशल मीडिया है उसकी व्यूअरशिप उस चैनल से भी बढ़ गई है। तो अब ये जिद है ना कि चैनल ये कहे नहीं, चैनल तो फिर तो पता है चैनल, जिस तरह लोग जब चैनल पे साफी आना शुरू हुए तो लोगों ने जी अखबार तो पता है अखबार होता है, उन अखबार को पढ़ता भी नहीं सिवाय समोसे पकौड़े आते। तो वक्त के धारे के साथ आपने अपने आप को अपडेट करना है। मैं का लफ्ज नहीं बोलता, मैं हमारा ये प्लेटफॉर्म सबको सुपरसीड कर गया। ये सारे परेशान हैं, हाथ पांव भूल गए। आपने देखा सारे इकट्ठे होकर एक बंदे की बात कर रहे हैं, किसी और की तो बात ही नहीं कर रहे, सारे इकट्ठे हुए हैं। क्यों? मैंने उस वक्त इसमें एंट्रेंस अपनी शो की 2008-9 में, जब इनको पता भी नहीं था। और दूसरा, मैंने प्रोडक्ट ऐसे ही लाके मार्केट में रखी कि कुरान की आयत का रेफरेंस डिस्प्ले करके, हदीस का रेफरेंस उसको डिस्प्ले करके, इनके पास तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं है। ये अगर उस वक्त आ भी जाते तो मुकाबला नहीं कर सकते थे, अब तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये अपनी आवाम के सामने को भोंगी मारते हैं ना, तो लोग पूछते हैं कि हजरत ये क्या। मसलन आपने वो मुफ्ती साहब का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मैंने गौसे पाक की शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तौहीन की है। तौहीन तो ये लोग करवा रहे हैं। ये खुद ऐसे वाकयात बयान करते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने एक मुरीद को सिर्फ इस वजह से कि उसने वुजू करवाने के बाद लोटे की टूटी किबला रुख नहीं रखी थी, जो ना कुरान है, ना सुन्नत है, ना दीन है, ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत एक चीज है, तो उसको गुस्से से यूं देखा, जला के राख कर दिया, और फिर लोटे की तरफ देखा तो लोटे की टूटी किबला रुख कर दी। तो मैंने अर्ज किया था कि हजरत साहब से कहते हैं कि पहले लोटे की तरफ देख लेते, वो किबला रुख हो जाता, मुरीद तक पहुंचते उससे उनका ठंडा हो जाता। अब मुझे बताएं, ये दीन आप क्या नॉन मुस्लिम को पेश कर सकते? वो ज्यादा इसे हॉलीवुड की एक फिल्म समझेंगे और कहेंगे कि देखें जी ये लेजर जो आंखों से फेंकी जाती है, ये लगता ही है कि ये इनके बुजुर्ग जो हैं वो हॉलीवुड की फिल्में देख के इस किस्म की करामात अपने बुजुर्गों की तरफ मंसूब करते थे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो ये चीज मंसूब की इन्होंने, तो फिर हम इन्हें बताते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे नहीं हो सकते। इट वाज टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड अनजस्टिफाइड जो वो कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी करामत है। फिर हमने कहा अगर करामत है तो सुन्नत के मुताबिक हो। बुखारी मुस्लिम में है, अनस इब्न मालिक कहते हैं मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी वालिदा ने मुझे नबी इस्लाम के साथ अटैच किया, 10 साल मैं हुजूर को वुजू करवाता रहा, मेरी उम्र 20 साल थी, नबी इस्लाम दुनिया से गए। इन 10 सालों में कभी आपने मुझे डांटा नहीं, आप मुझे काम के लिए भेजते थे, मैं बच्चों में खेलता रहता था, आपने कभी मुझे नहीं पूछा कि मैंने तो इतनी देर पहले तुम्हें काम के लिए भेजा था। ज्यादा होता था कि आप मेरे पीछे खड़े होते थे और प्यार से यूं कभी आंखों पे हाथ रखा, कभी कान पे, 19 प्यार से मैंने तुम्हें फलां काम, अच्छा या रसूलुल्लाह भी करता हूं। आप अपने बुजुर्गों को रसूलुल्लाह से मंसूब करते हैं, वो तो 10 साल अपने किसी स्टूडेंट को डांटे भी ना, और तुम्हारे बुजुर्ग जो हैं उन मुरीदों को जो बेचारे अपनी आदत बनाने आए थे जला के राख कर दें, और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि कुरान में आया कि जिसने एक मुमिन को नाहक कत्ल किया वो हमेशा के लिए जहन्नम में है। उन्होंने मुरीदों की क्या आखिरत बनानी थी,
इनके पीर साहब ने बकौल इनके अपनी भी आखिरत हमेशा के लिए बर्बाद कर ली, एक नाहक कत्ल करके। अब जब मैं ये बातें करता हूँ कहते हैं कि ये जुर्म गुस्ताखी, और गुस्ताखी तो आप कर रहे हैं, आप कहें ये झूठ है, फ्रॉड है। और ये वाकया बापा जानी ने लिखा हुआ है, अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी साहब। जी जी, मेरे एक्स मुर्शिद। ठीक। हाँ। 103 रोज की कैद के बाद जब आप वापस आए तो मैंने आपके मुंह से कुछ लोगों के बारे में अच्छी बातें भी सुनी, पहले भी थी वो, लेकिन अब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार अब अच्छी बात, पहले भी थी, पहले भी अच्छी बातें करता था। अब इस इवेंट आप सपोर्ट किया ना, आपको कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। मैंने उनको सपोर्ट किया तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, ये अदले का बदला है? नहीं, हक के साथ खड़ा होना, सपोर्ट किया ना आपको। अब मैं पहले भी सपोर्ट करता हूं और मैं तारीफी कलिमात कहता हूं, मैंने दोबारा किया। अच्छा लगा, आपने तारीफ की, अच्छा लगा। सरकार पहले भी कहता हूं, अब इसका फायदा उठा लेना। वीडियोस देख चले अब इसको, अब इस अच्छे माहौल को कैपिटलाइज। मैं आपको अब हैरान कुन बात बताऊं, चले जिस पॉडकास्ट से उन्होंने क्लिप काट के मेरे ऊपर मुकदमा बनाया ना, वो पॉडकास्ट अभी भी अपलोड है। उसमें मुझसे उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में पूछा कि आए दिन वो आपके बारे में वीडियोस बनाते हैं और फिर आप उनको जवाब देते हैं, फिर आप बनाते हैं जो वो जवाब देते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये व्यूज के लिए कर रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब? तो मैंने कहा नहीं, वो एक मुखलिस आलिम दीन है, जिस मौक़िफ़ को वो दुरुस्त समझते हैं, पूरे इखलास के साथ वो बयान करते हैं। अगरचे हमें उनसे इख्तिलाफ है, मैं ये गुमान भी नहीं कर सकता कि वो व्यूज की खातिर ऐसा करते हैं, वो इस मौक़िफ़ को सही समझते हैं। तो ये तो मैं उस पॉडकास्ट की बात करूं, उससे पीछे चले जाएं, जब उन पे 295B लगवाने की कोशिश की तो मैं उनके दिफा में आया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूं, जहां कहीं कोई हक पर है मैं उसका साथ दूं, अल्लाह का शुक्र है। और जिस वक्त, और जब उन्होंने ये किया तो मैंने उसका ऑफिशियल शुक्रिया अदा किया। जामे तिर्मिज़ी में हदीस है, जो मखलूक का शुक्र नहीं अदा करता वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता। बहुत अच्छा हुआ तो आप ये जिस कहें वक्त कि आप अरेस्ट मैंने हुए, फिर से शुक्र अदा किया। जिस वक्त आप अरेस्ट हुए थे उसके अगले ही रोज हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास कराची पहुंचे थे और हमने ये सवाल उनके सामने रखा था। और मैंने वो वीडियो नहीं देखी, मैंने सामने देखा, वीडियो नहीं देखी। पहली बार ये स्टेटमेंट उन्होंने हमारे पॉडकास्ट में दिया तो उन्होंने कहा था ये अनजस्टिफाइड है। फिर जिस वक्त आपकी रिलीज हुई आपने भी तारीफ की, तो हमने कहा चलो अच्छा माहौल बना हुआ है। सरकार पहले का बना हुआ है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये क्रेडिट आप ना लें, ये क्रेडिट मुझे जाता है, ये पहले का बना हुआ है, मैं आपको डेट्स के साथ वीडियोस रख दूंगा। अब मैं 10 बस्ता आपसे गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि एक क्रेडिट आप हमें दे दें। क्या ये क्रेडिट आप हमें देंगे? एक क्रेडिट जो मैं बात करने लगा दूंगा उस दिन जिस दिन के आप मेरी तस्वीर सारी पॉडकास्ट से हटा देंगे, सिवाय मेरी पॉडकास्ट के, मेरे से क्रेडिट ले लीजिए। चलें, अब आज सोशल मीडिया टीम देख रही है जहां जहां, अच्छा वैसे इनसे पूछ लीजिएगा, और मुस्तकबिल में भी होने वाली, ठीक, जहां जहां अली भाई की तस्वीर लगी हुई है और जहां ये नहीं चाहते हैं वो दिखा दीजिएगा, हम इनको लिंक भेज देंगे, जहां ये समझेंगे कि नहीं लगनी चाहिए वहां हटा देंगे। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, शुक्र। तो और मैं अब मैं सवाल बात कह रहे हैं, मैं उसकी तारीफ करता हूं। बहुत अच्छा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं ये कह रहा हूं कि माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। जी जी, हमारे हमसाया मुल्क के अंदर एक मुनाजरा हुआ है और जाहिर है बहुत दूर दूर तक पहुंचा है, उसके असरात भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूं हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हों या कोई और मुफ्ती हो, मैं नाम नहीं ले रहा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ बैठ जाएं। हम आपको गारंटी करते हैं जो शराइत आप देंगे उन शराइत की पासदारी है। सिर्फ एक शर्त जी, कि जिस मकबे फिक्र का वो मुफ्ती है ना, उनका बड़ा लीडर उसे नॉमिनेट कर दे कि ये हमारे मकबे फिक्र का, उनसे लिखवा के ले आए। नहीं वीडियो में, वीडियो लिख के दे दें, वो सरकार लिख के क्यों, लिख के मैं ले देता हूं, लिख के मैं बना देता हूं। अभी आपको मुफ्ती मुनीर साहब का अपने हाथ में चाहिए, मैं सुन लेना, लिख के नहीं अंगूठा लगवा लें उनसे। सरकार आप मुझे, अब इसके ऊपर मीम पता क्या, इंजीनियर डर गया, सरकार एक मिनट, मीम बनेंगे, इंजीनियर डर गया। मीम बनाने वाले आपके नहीं है, आपका सारा मीडिया मिलके वो काम नहीं कर सकता जो हमारे नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, वो मेरी बात, डर गया ये मीम बनाने वाले सर, कोई भी नहीं बनाएगा, मीम साहब की बनेगी। वो इतना मैंने मटेरियल दे दिया, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या कुछ मैंने दे दिया है। 295C की भी आपकी बनेगी, आप देखें होता क्या है। अल्लाह। हाँ, तो बात ये है, ये मैं अज़राए तफन्नुन बात करूं, आप उस ये मीम वाली जो बात आप देखिए, देखिए आप डिजिटल मीडिया के दौर में बैठे हुए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि तख्ती पे मुझे लिख के दे दें। ओ भाई, ये दौर है, मोबाइल आपके हाथ में, आप जाएं, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो क्लिप चाहिए कि मुफ्ती मुनीर साहब यूं कहें कि मैं इस मुफ्ती को बरेलवी फिरके की तरफ। अच्छा, फ्रैंकली मुफ्ती साहब तो वैसे मेरा बड़े अलील है, मुफ्ती मुनीर रहमान साहब। भाई लगता है आपको बात समझ आ गई। नहीं, वो बात तो क्या, वो बड़े अलील है। आपको बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो वो मुफ्ती मुनीर साहब कहें कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत है, इसकी हार मेरी हार, मेरी हार मेरे फिरके की हार है। ये 2 जुमले आपने बोले और ये वो जुमले हैं जो खुद एग्री करते हैं ये लोग। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनके फिरके के जो बड़े हैं वो हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। एक छोटा सा क्लिप बना दें, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। और मैं इससे बड़ी बात करता हूं, दुनिया के किसी देवबंदी मुफ्ती के साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूं, तकी उस्मानी साहब उनके हक में वीडियो बनाते हैं। अच्छा, और टाइम क्या तक है रेहान भाई, अब आप कैमरे की तरफ देख के नजर मुफ्ती साहब को रिक्वेस्ट करें ना, तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब को कि यार इधर मक्कू गोल करिए, क्योंकि 298C ते लवाई तो कामयाब नहीं हुई है, ए बड़ा तरीका है मांडू लाने दा लिख बना दो। नहीं, वैसे मुफ्ती तकी उस्मानी का, ये मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का हाथ है 295C लगाने में। ओह, छोड़ देना, फिरके का तो है ना उनके, ये जरा वीडियो में क्या कि मुफ्ती साहब थोड़ा क्लिप बना। लेकिन मैंने आपको सुना, आपने क्रेडिट दिया मुफ्ती तकी उस्मानी को भी, मुफ्ती मुनीब रहमान। नहीं, पहले मेरी बात सुन लेना रेहान भाई की बात सुन ले, इनको बड़ा शौक है मुनाजरा करवाने का। अच्छा, बात आपकी ये है, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को अल्लाह ताला पहले तो सेहत अता फरमाए, माशाल्लाह सेहतयाब हो गया, दोबारा से बैठ के लगा रहे हैं रियासत को, वो आए हैं, मैंने देखा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आप वीडियो बना दें, छोटी सी वीडियो, क्लिप नहीं है, क्लिप भी नहीं चाहिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को क्लिप्स की जबान समझ, फिर वो कहेंगे आप एआई जनरेटेड है, दुनिया में वो इधर ये भी प्रॉब्लम है, वो कहेंगे एआई जनरेटेड है, वो सरकार वो फिर वो कहेंगे फोरेंसिक कराएं, उसी में क्योंकि कुछ भी नहीं मैं कहूंगा, हमें आगे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो चैनल है ना, उसके ऊपर वो अपलोड होगी वीडियो उनके मुफ्ती की, ठीक है, पूरी दुनिया देख लेगी। जब उसकी व्यूअरशिप जाएगी 1 मिलियन में,
ठीक है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वीडियो में ऑन कर लिया है, उसके बाद वो उसे एआई के जो मर्जी के, वो मेरी जिम्मेदारी में बैठने के लिए तैयार हो। ये 1 मिलियन तक जाना भी शर्त है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि फौरन चली जाएगी। जाहिर है ये तो बहुत बड़ी खबर होगी। आपकी फोटो लगाएंगे तो बिल्कुल जाएगी। फोटो आपकी लगा, मैं आपको अभी बताता हूं कि अगर मुफ्ती मुनीब साहब या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मेरी तस्वीर लगा के कहें कि इंजीनियर साहब, हमने अपनी ख्वाहिश के ऊपर आपको सामने बिठाने की खातिर आपकी छोटी सी जो इंटेलेक्चुअल शर्त है वो तस्लीम कर ली है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी जुबान उतनी चर्ब नहीं है जितनी आपकी है, तो हम अपनी तरफ से एक चर्ब जुबान वाला फला मुफ्ती लॉन्च करने लगे हैं जो हमारे फिरके का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसकी जीत हमारी जीत, उसकी हार हमारी हार होगी, और हमें एतमाद है कि हमारा खिलाड़ी परफॉर्म करेगा। तो डबल विकेट खेलनी है, डबल विकेट खेलने, T20 खेलना है, T20 खेलने, T10 खेलना है, T10, टेस्ट खेलना है, टेस्ट खेल लेंगे। और ये ऑफर जो है महदूद मुद्दत के लिए नहीं है, जब कभी तैयार हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक इनमें से कोई भी तैयार नहीं हुआ। उसकी वजह है कि उनको पता है कि इंजीनियर ठीक कहता है। आप अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से पूछ लें कि मैं जो कुछ बरेलवियों और अहले तशय्यो और अहले हदीस के बारे में कहता हूं वो ठीक कहता हूं, वो कहेंगे बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि वो भी यही कहते हैं। सही। और उसके बाद बरेलवी कहेंगे कि इंजीनियर जो देवबंदियों के बारे में कहता है ठीक कहता है, क्योंकि वो भी यही कहते हैं। ये सारे ये तो बात की बात होगी ना, मेरे साथ है। अच्छा चलो, ये तो बात की बात है ना, सारे मेरे रले ने। ए तो मुनाजरे का फैसला होएगा ना सर, जो भी हो। चलिए फैसला मुनाजरे के नतीजे पे छोड़ता है। नहीं फिर 295C का केस था ना, कितना बड़ा केस था। इसी बड़े मुफ्ती ने मेरे बारे में कोई फतवा दिया मेरे खिलाफ। हुन तुसी गल हाथ से च ना पाओ ना, मुनाजरा का जो शराइत है वो आपने रखनी है। और शराइत नहीं रखी, ये तय हो गया कि इन शराइत के तहत मुनाजरा हो सकता है। एक बात रखी है, एक शर्त रख दी आपने कि वीडियो पैगाम पहुंचना चाहिए, और उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भागेगा नहीं। क्यों भागेगा? मतलब उनका ये इल्जाम होता है ना आप पे, टॉपिक भी इसके बाद भाग जाते हैं। टॉपिक भी अच्छा टॉपिक भी तय हो, टॉपिक अकीदा तौहीद, ठीक, अकीदा खत्म नबूवत, बुनियादी अकायद पे बात होनी चाहिए ना। और तीसरे नंबर के ऊपर गुस्ताखाना इबारात, ये हमारा मेन इनसे इख्तिलाफ है। ठीक, हमारा ये इख्तिलाफ नहीं है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है वो जिना कैप क्यों पहनते हैं और पगड़ी क्यों नहीं बांधते, ठीक, उनकी मर्जी, नंगे सर नमाज पढ़े। हमारा इख्तिलाफ जो है उनके बुजुर्गों के बुनियादी अकायद के साथ है, जो उलमा देवबंद के अल-मुहन्नद में अकायद है। इसी तरीके से आला हजरत ने जो कुछ अहकाम शरीयत में कुफर के फतवे लगाए हुए हैं और मुर्तद डिक्लेयर किया है बाकी फिरकों को, जबकि उनकी अपनी किताबों में गुस्ताखाना इबारतें मौजूद हैं। हमें ये इख्तिलाफ है। ठीक, और ये मुनाजरे में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जी हो जाएगा ठीक। अच्छा अब, और ये चलाना फिर आपने लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं होगा, लाइव होगा, मुनाजरा लाइव होगा। जो आपकी अच्छा, कब आएंगे आप? आपकी शायद, मैं तो यकीन मारे इस वक्त खुशी से छत के साथ लग रहा हूं। मैं तो मॉडरेटर होगा, मैं तो हूंगा मॉडरेटर। ये तो वो मैंने तो कबूल कर ली ना। ये तो जब शर्त पूरी हो जाएगी तो फिर मुनाजरा हो जाएगा। हाँ बैठे हुए, बुनियादी चीज है, ये बिल्कुल क्लियर कट है। बिल्कुल सही। ये मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूं। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर किसी दूसरे मुल्क का विजिट करेंगे तो वहां का लांस नाइक उनको वहां पे रिसीव करेगा और उसके साथ मीटिंग करेगा। ये बात हो गई थी, आपने ऑस्ट्रेलियन और फिर गड़ी शाह क्रिकेट टीम और ये वो सब बातें, लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए दोबारा करो। ठीक, वो वहां के आर्मी चीफ से बात करेंगे, खा वो लीबिया का आर्मी चीफ हो, खा वो ईरान का हो। वहां कोई ये नहीं कह सकता कि एक एटॉमिक मुल्क का आर्मी चीफ एक नॉन एटॉमिक मुल्क के आर्मी चीफ को नहीं मिलेगा, उसका लेवल नहीं, वो लेवल बराबर ही समझा जाता है दुनिया में। क्यों? दोनों अपने अपने मुल्क के आर्मी चीफ है। इसी तरीके से अगर ये समझते हैं कि मैंने कोई नया स्कूल ऑफ थॉट लॉन्च किया, हालांकि मैं सबको मुसलमान समझता हूं, इनको चंदे दे दो, इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूं, तो इस फिर दावत की ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूं ना, इसके आर्मी, तो मेरी डिमांड ये होनी इसके आर्मी चीफ आप हैं सरकार, प्राइम मिनिस्टर, मैं डेमोक्रेटिक बंदा हूं, प्राइम मिनिस्टर, आप चीफ की बात कर। हां, होना ये चाहिए। अच्छा, इस पे भी मीम लगेगी, दूसरी इस पे भी मीम, डर गया जुमला पूरा होने दे। दूसरी तरफ भी उसूलन मेरी डिमांड ये होनी चाहिए कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब साहब बैठे, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे हैं। ये मैंने आपका दिल रखने के लिए, आपके चैनल की व्यूअरशिप के लिए एक स्टेप नीचे आ गया हूं कि चले यार खुद नहीं कर सकते तो उनकी ख्वाहिश पे और रेहान भाई की ख्वाहिश पे, मेरी तो ख्वाहिश नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं कहा कि मैं किसी के साथ बैठना चाहता हूं। जितनी बार मैंने कहा, इनके जवाब में कहा, ये ज़हन में रखिएगा, मैंने कभी किसी मुफ्ती को चैलेंज नहीं किया। ये कहते हैं कि सच्चा तुम्हारे सामने बैठ, तो मैं जवाब देता हूं। तो मैं आपकी मासूमाना ख्वाहिश पे और इन फिरकों के बड़ों की मासूमाना ख्वाहिश पे मैं एक स्टेप नीचे आ रहा हूं, वरना मेरी डिमांड ये होनी चाहिए कि इनके मुफ्ती बैठे, ये किस दिन काम आने हैं? बिल्कुल इतने अरसे से, ये 80-80, 90-90 साल के जो मुफ्ती हैं, जो इतनी मेहनत से, आप देखें अब अमेरिका में जज रिटायर नहीं होता, 80-90 साल का भी होता है, मेहनत से बंदा आपने तैयार किया। अलील है ना, उस तरह से एक्टिव नहीं है माशाल्लाह जैसे आप एक्टिव हैं। अल्लाह के तो किसी बंदो, यंग आदमी को ये एक हफ्ता पहले, ये रुक जाए, 22 दिसंबर 2025 को, आज है 28 दिसंबर 2025, ये सारे बैठे हुए स्टेज के ऊपर और किस तरह गरज रहे रियासत के ऊपर। नहीं, रियासत के ऊपर गरज रहे, जाहिर है वो एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था मदारिस वाला, मदरसा रिफॉर्म्स के हवाले से या रजिस्ट्रेशन। तो आप कह रहे नहीं उनकी जुबान नहीं चलती? बिल्कुल चलती है। आप जितनी तो जाहिर है इस उम्र में नहीं चलती ना जितनी आपकी चलती है। आप उलमा की तौहीन कर रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी जुबान चलने में इन उलमा से जो इतने अरसे से ज़ईफुल उमरी भी, ज़ईफुल उमरी भी कोई चीज होती है सर, मैं तो उसका बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा हूं। मैंने कहा ज़ईफुल इत्कादी कहने लगे, ज़ईफुल उमरी अभी आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता, हमारे तो बड़े हैं। नहीं, मेरे तो बड़े हैं, मैंने तो कहा कि अगर एकेडमी कभी आए तो मैं जमीन पे बैठूंगा, यहां उनको बैठाऊंगा, बिल्कुल सही। मैं दिल रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे कॉन्फिडेंस था कि कभी ये दो मुफ्ती मेरे खिलाफ फतवा नहीं देंगे, ना तकी उस्मानी साहब देंगे और ना मुफ्ती मुनीब साहब, क्योंकि उन्हें पता है ये नाहक हो रहा है। लोग मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए, उन्होंने कहा मैं तो नजराती कौंसिल का हिस्सा ही हूं, जाके उनसे पूछे जिन्होंने फतवा दिया। तो इनका एहतराम और अकीदत बढ़ नहीं गई आपके ज़हन में? पहले ही बहुत ज्यादा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे कातलाना हमला हुआ, मैं नॉन देवबंदी वाहिद बंदा था प्लेनेट अर्थ पे जिसने उसको कंडेम किया था कि तालिबान की तरफ मंसूब किया जा रहा था, पीटीपी की तरफ, कि उन्होंने हमला करवाया।
तो मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तारीफ की थी, दर्जनों मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये 295C के केस के बाद मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं हमेशा से करता हूं, ठीक। सालों की करता। अली भाई, जो 103 रोज आप जेल में रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ी आपने? कुरान पाक मैंने ज्यादा पढ़ा है, और उसके बाद तफहीमुल कुरान मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह की जो तफसीर है, इस पे मैंने ज्यादा वक्त गुजारा। तफसीरुल कुरान जी, तफसीर मौलाना मौलाना मदूदी अबुल अला मदूदी हाँ साहब। जी, हाँ जी, ठीक ठीक। और और उस उस जुबान में क्या, दुनिया में इस तरह की कोई तफसीर नहीं है किसी भी जुबान में, जिस लेवल पे उन्होंने लोगों के वसव से सेटल किया मौलाना मदूदी ने। कोई एक टेक अवे, बस जेल में रह के, जाहिर है वो मामूलात नहीं होते ना, वो मसरूफियत नहीं होती, दुनियादारी नहीं होती, आप बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं, वो क्या थॉट थी जो आपके जहन में आ रही थी कि ये अगर मुझे बाहर जाने का मौका मिल गया, यानी अगर कोई एक लाइफ चीज़- इम्प्रिजनमेंट ना हुई हाँ जी, तो मैं मैं ये आपको- करूं? एक चीज जो मेरे जहन में बार बार आई कि मैं बाहर जाके बताऊंगा और आपके कैमरे की वसातत से बाकी लोगों को भी बताऊंगा कि जेल की जिंदगी में जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं ना, उस वक्त जो आपको अपनी कब्र याद आती है ना, कि ये रियलिटी क्या है कि एक शख्स अकेला कब्र में कैसे वक्त गुजारेगा। हालांकि ये तो कब्र भी नहीं है, बाहर है और अकेला है, और कोई उसके ऊपर अजाब भी मुसल्लत नहीं है सिवाय इसके कि वो पाबंद सलासिल है, खाना भी उसको टाइम पे मिल रहा है, कोई सजा भी नहीं दी जा रही, उसके पास अखबार भी अवेलेबल है, उसके पास टीवी की सहूलत भी मौजूद है, ये ऑफिशियल है, टेलीफोन की सहूलत मौजूद है। कब्र से तो आप अपनी फैमिली से फोन पे बात भी नहीं कर सकते। अकेला बंदा कब्र में कैसे वक्त गुजारेगा, और खुदा न खास्ता अगर वो अल्लाह के अजाब में मुब्तला हुआ तो उसके लिए कितना मुश्किल वक्त होगा, वहां उसकी कोई दाद रसी भी नहीं कर सकेगा। तो ये थॉट मुझे वहां उस खड्डे पे लेट के, ये टर्म है जेल की, जो खड्डा किसको कहते हैं? पोर्शन अच्छा, होता है वो एलिवेटेड है, यानी जमीन से 5 इंच ऊंचा होता है, ठीक। जस्ट लाइक मैट्रेस के, लेकिन वो मैट्रेस नहीं होता बल्कि सीमेंट का बना हुआ मैट्रेस है, जिसपे आपने अपनी दरी बिछा के उस पे लेटना और है। कितनी डायमेंशन होती है उसकी? वो ऑलमोस्ट कोई 7 फुट बाई 3.5 फुट होता है, वही जो ऑलमोस्ट एक मैट्रेस का साइज है। एक शख्स के लिए होता है वो? एक शख्स के लिए होता है, अगर वो शख्स कोई बड़ा आदमी हो, वरना उस 10 बाई 12 के कमरे में 9 बंदे होते हैं जो करवट भी नहीं ले सकते। 10 बाय 12 के कमरे में 9 बंदे, और उसमें एक टॉयलेट भी है जिसकी दीवार सिर्फ 2 फुट होती है। जब बैठते हुए लोग उस बंदे को देख भी लेते हैं जब तक कि वो जमीन के करीब ना हो जाए। 4 फुट बाई 4 फुट का एक टॉयलेट भी उसी में होता है। आप 9 बंदों वाले सेल में थे या एक वाले में थे? नहीं, मैं 9 वाले में अकेला था। अच्छा, 9 में अकेले हाँ, थे। उसकी वजह है कि बी क्लास ऑथराइज है ना मेरे लिए, 19 ग्रेड से मैंने रिटायरमेंट ली हुई है, और वैसे भी सिक्योरिटी की वजह से मुझे उन्होंने, आपको बेटर कैटेगरी मिली है? नहीं वही थी, डेथ सेल तो वही होता है, ये सारे पॉलिटिशियन उसी में होते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब भी नहीं, उसी में आपको थे, वो सियासतदान वाली चक्की मिली है ना? हाँ हाँ, वही मौत की चक्की होती है। ये लोग आगे बात बताते हैं नहीं, मौत की चक्की सबको वही मिलती है, बैरकों में तो नहीं रखा जाता है इनको, उसमें तो 100-150 बंदा होता है, वहां पे आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो सब ये मौत की चक्कियों में ही होते हैं। और आप उसमें अकेले थे? जी, मैं अकेला था। कोई एक्सरसाइज मशीन भी मिली हुई थी आपको? नहीं, उसमें यह था कि 3 चक्कियां जो है ना वो इकट्ठी थी, और तीनों में बाई चांस एक ही थे। एक प्रोफेसर थे, उनको 8.5 साल हुए थे, एक में क्रिश्चियन बिशप थे, उनको 13.5 साल हुए थे। तो उनके स्टेटस की वजह से उनको भी एक एक चक्की मिली हुई थी, और उनके सामने जो पोर्शन था ऑलमोस्ट कोई 15-20 फुट चौड़ा और 50 फुट लंबाई का, वो हमारा कंबाइन होता था। उसके ऊपर भी उसी तरीके से जेल की सलाह, कोई शेड लॉबी थी यानी? हाँ, वो हाँ लॉबी शेड है, उसमें सुबह फजर के बाद आपको खोल दिया जाता है, और मगरिब से पहले आपको, जिस तरह आप मुर्गियों को बंद कर देते हैं ना डरबों में, तो वो वापस से उसके लॉक हो जाता है और चाबियां जाके ऑफिस में जमा हो जाती है, और दिन के वक्त आप चहलकदमी कर सकते हैं। तो हम तो घंटों वहां वॉक करते थे। टॉयलेट सबके सेपरेट थे उसमें? जी सर, वो हर चक्की का अपना अलग होता है। और सब में टेलीविजन की एक्सेस थी? टेलीविजन की एक्सेस सब में होती है जब कोई लगवा ले। तो मुझे ये एडवांटेज था कि जो बिशप साहब थे उनके उस चक्की में लगा हुआ था, तो मैं वहां पे टीवी देख लेता था। तो वहाँ हमसायों के हुकूक का ख्याल भी रखा जा रहा था? हाँ हाँ, सायों का हुक्म का भी ख्याल रखा जा रहा था। आपके हमसाये बिशप साहब थे? हाँ जी, तो आप उनके यहाँ जाके हाँ जी, टेलीविजन मैं देखते हम खाना भी इकट्ठा खाते थे। थे? टेलीविजन पे कोई खास प्रोग्राम देख रहे होते थे? हाँ, मैं शाहजेब के प्रोग्राम देखता था, जी हाँ। कैपिटल टॉक देखता था। नहीं, वो आज शाहजेब खानजादा के हाँ, साथ। वो कैपिटल टॉक देखता था हामिद मीर साहब का, और इरशाद भट्टी साहब और ये बाकी जो लोग, रिपोर्ट कार्ड, ये क्योंकि 2 ही न्यूज चैनल आते थे, तीसरा तो पीटीवी था। अच्छा, वो कौन कौन से चैनल? एक जियो आता है, एक 92, आज तक तो यही है, हो ठीक। सकता है कल को कोई चेंज करते हैं। पीटीवी आता है, पीटीवी होम, इस तरीके से। जियो का एंटरटेनमेंट चैनल, वो तो मैंने देखना नहीं होता था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। और इसके अलावा भी स्पोर्ट्स के 2-3 चैनल, ऑलमोस्ट 13 चैनल्स की लिस्ट है। एक तिलावत वाला चैनल भी आता था, ठीक। कुरान पाक की तिलावत और तर्जुमा, वो भी आप अपनी फरमाइश पे भी मैंने सुना है चैनल लगवा सकते हैं कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। वो 13 की लिस्ट जो है वो होम डिपार्टमेंट से निकलती है, उसके अलावा कोई चैनल आप वहां पे नहीं चला सकते। किसी रोज अच्छा, जो आपके साथ शेयर थे साथ में, जो एक जी। बिशप साहब थे और एक प्रोफेसर साहब थे, वो भी इसी चार्ज के अंडर अरेस्ट थे वहां पे? यानी उस पे उन पे भी ब्लास्फेमी का? 295A में थे, 10 साल की कैद थी, 8.5 साल काट चुके थे। और जो बिशप साहब थे वो लाइफ इन प्रिजन ही हुए, क्योंकि सजा मौत हुई थी 295C में, लेकिन उनका फिर इक्विटर हो गया था हाई कोर्ट से। 13.5 साल के बाद हमारी कोर्ट्स ने ये फैसला किया कि इनको सजा ना हक दी गई। 13.5 साल के हाँ, बाद? लेकिन 13.5 साल उनके वापस नहीं हुए, और उससे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि तीसरे दिन उनकी डेथ होगी बाहर जाके। 72 ईयर्स उनकी एज थी, और बड़े डोमिनेंट पर्सनैलिटी थे। उनके जो छोटे भाई थे शहबाज भट्टी साहब, जिनका मर्डर हुआ था, जो नून लीग के एक मिनिस्टर भी रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, ये उनके बड़े भाई। ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स पे पाकिस्तान हाई रिस्क पे है, और इस हवाले से जाहिर है यूएनडीपी की रिपोर्ट्स भी हैं, एचआरसीपी की रिपोर्ट्स भी हैं, अंडर कस्टडी कस्टोडियल टॉर्चर होता है। आपने कोई ऐसे इंसिडेंट्स देखे? नहीं, जेल में तो ये ऑलमोस्ट नामुमकिनात में से है कि इस तरह कोई एक्टिविटी कोई परफॉर्म कर सके किसी के साथ।
इस तरह के काम हवालात में होते हैं। जेल का एक अपना एसओपी है, उसमें अगर आप इस तरह की कोई चीज करेंगे तो रिपोर्ट हो जाती है। इवन जब आपको जुडिशियल किया जाता है, यानी आपको पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में लेके जाया जाता है, तो वहां पहले आपका पूरा मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि पुलिस ने मेरे साथ ये किया, मारा पीटा, जिस्म पे कोई निशान है, पूरा डॉक्टर्स आपका मेडिकल करते हैं, क्योंकि उस हालत में उन्होंने आपको लेना होता है और फिर सही हालत में वापस भी करना होता है। और जेल के अंदर बाकायदा अच्छी क्वालिटी का हॉस्पिटल अवेलेबल होता है। अगर कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल पहुंचने तक की नौबत आ जाए, वहां भी उसको लेके जाते हैं, उसको दवाई अपनी चक्की के अंदर मिलती है। और सफाई ऐसी जबरदस्त है कि मैं समझता हूँ कि पाक फौज के जो कैंट एरियाज है ना, उनके बाद अगर आपको सबसे ऑर्गेनाइज जगह कोई है ना पाकिस्तान में, तो जेल है। सफाई का इतना बेहतरीन इंतजाम होता है, उसकी वजह का रिस्क नहीं ले सकते। इस वक्त अडियाला में ऑलमोस्ट 3,500 की गुंजाइश है और 8,500 लोग हैं 3,500 की जगह पे। अगर वहां पे कोई वबाई मर्ज फैल जाए तो हॉस्पिटल्स थोड़े पड़ जाएंगे, इसलिए सफाई का इंतहाई बारीकी से इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से खूबसूरती का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सफेदी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पानी भी अडियाला की ज़मीन में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, फ्रेश पानी अवेलेबल है। और खाने का भी बेहतरीन एहतमाम किया जाता है। हफ्ते में 6 दिन चिकन होता है शाम के वक्त। ज़ाहिर है ह्यूमन राइट्स वालों ने इनको गाइड किया है। 100 ग्राम की जो एक बोटी है वो हर बंदे को, हर कैदी का हक है उसे मिलनी है, हर चीज़ स्केल के मुताबिक। और देसी गंदम की 2 बड़ी रोटियां प्लांट पे बनी हुई बेहतरीन वो मिलती हैं। ये मैं आपको फजाइल नहीं सुना रहा कि आपका अडियाला में कोई चक्कर लगे, ये मैं अपना शरई हक समझता हूँ। और ये सब के लिए, ये ना समझे मेरे लिए, कि ये मैं बताऊं कि हमारे मुल्क में सारे इदारे कोई बुरे नहीं है। जेल इतना ऑर्गेनाइज इदारा है अपने सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इतना और कोई ऑर्गेनाइज इदारा नहीं है फौज के पास। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ जुडिशियल होना, यानी हवालात से जेल चले जाना एक बहुत बड़ी बात है कि जेल में तो क्रिमिनल्स बन जाते हैं जाके। नहीं, वो लोग बनते हैं जो नशावर मामलात में मुब्तला होते हैं, बैरिक्स में वो रहते हैं और उनका कारोबार ही जिंदगी का यही होता है, वहां मिलके होता है। बाकी तो लोग सुधर के निकलते हैं जो इस तरह के लोग हैं। आप देखें डकी भाई का भी आपने इंटरव्यू सुना, डॉक्टर आदिल का भी सुना, वो दोनों कह रहे थे कि हम हवालात से कंपेयर करें तो जेल जन्नत है, और वो सारे जेल की कितनी तारीफें कर रहे थे। और मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं, जेल की पुलिस जो है, जिस पुलिस से आप वाकिफ है उससे बिल्कुल अपोजिट है। जेल की पुलिस आपके घर के फर्द की तरह है, आपका गम उनका गम है। वो उतने ही खुश होते हैं किसी शख्स के निकलने पे जितने आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, और आपके दुख में वो उतने ही शरीक होते हैं जितना आपका फैमिली मेंबर। वहाँ रिश्वत का कल्चर है, वो एक टॉपिक अलग से है, उस तरफ भी आ रहे नहीं हैं। अमीर वो घर का फर्द हो, आप सुना ना कि उनसे पैसे किसी ने पैसे नहीं रिश्वत नहीं। नहीं, वो इसलिए कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हैं और जाहिर है एक रिलीजियस क्योंकि स्कॉलर मैंने जो चीज नहीं देखी मैं क्यों बयान करूं, मैं तो सुनी हो आपने लोगों से, साथियों से सुनी। चीजें पहले बयान कर दूं ना जो वहां पे हैं कि नहीं, आपने इतना खूबसूरत मंजर खींचा है कि बहुत सारे लोग हमारे जो बाहर अभी वो स्लाइडें भर रहे हैं या वो गुर्बत की या जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल है, वो अंदर जाके बहुत खुश हैं। वो कहते हैं बाहर तो हमने कभी पेट भर के खाना ही नहीं। इसके बाद मेरा ख्याल बहुत से लोग अंदर जाना चाहेंगे। तो सरकार तो जा रहे हैं, लोग गरीब लोग जाते हैं अंदर, बार-बार चले जाते हैं, 8-8 10-10 दफा जाते हैं। वो एक साहब पुलिस मोबाइल में बैठे हुए थे, एक वीडियो आया और मैं आपको उससे पूछा कि अपनी सिक्योरिटी के लिए भी अंदर चले जाते हैं। आपको याद होगा बेनजीर कत्ल केस में एक शख्स की टैक्सी इस्तेमाल हुई थी, वो 3 लोग थे, उन बेचारों को पता भी नहीं था, तीनों का इक्विटल हो गया था हाई कोर्ट से, जमानत हुई थी, इक्विटल नहीं हुआ था। एक ने मुचलके जमा करवाए, बाहर निकला तो उसको किसी ने पकड़ लिया, पता नहीं एजेंसीज ने पकड़ा या तालिबान ने पकड़ लिया या क्या किया। बाकी 2 है 1.5 साल तक अडियाला में ले, उन्होंने अपने मुचलके जमा नहीं करवाए कि हम अंदर सिक्योर हैं, और जब मुल्क के हालात बेहतर हुए तो फिर वो बाहर निकले। और 1.5 साल किसी ने उनको कहा आप अंदर क्या कर रहे हैं, आपकी तो जमानत हुई है, आपको अंदर है, खाएं पिए। आपको याद होगा जलजला आया था और जलजले की वजह से बहुत सारे कैदी भी जेल से भागे थे, तो जो लोग खुद छोड़े थे उन्होंने, वो जो नहीं वो हो भी गए ना कुछ, वो कराची में इंसिडेंट, हाफिज मैंने जेल से हुआ पता फिल्मों में निकल सकते हैं, हुआ पता क्या यहाँ से सर, नहीं निकल सकते। उनके घर वालों ने पकड़ पकड़ के वापस दिया कि भाई ये ले लो, यानी उन्होंने वापस भेजा जेल में। जेल से निकलना इतना आसान काम नहीं है, जेल ब्रेक। बल्कि वो आप हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखते हैं, अडियाला जेल कोई तोड़ के बताए, इस तरह होता ही नहीं है भाई, इतना सिक्योर सिस्टम है। ये आप किसको कह रहे हैं, पीटीआई को कह रहे हैं? नहीं, मैं जहां रहकर आया उसी जेल की बात करूंगा ना, जहां मैंने ज्यादा वक्त वही है पूरे सिस्टम को मैंने ऑब्जर्व किया, कोई नहीं तोड़ सकता, इस तरीके से किसी को आजाद नहीं करवाया जा सकता। हमने तो ये सुना है कि जब जेल में आप एंटर होते हैं तो पहली तलाशी इतनी जामे होती है, इतनी जामे तलाशी होती है कि वो तो कोई चीज पहना रहने ही नहीं देते हैं। आपके यहाँ भी ऐसी ही तलाशी हुई थी? हमारी अकेडमी में भी ऐसी तलाशी होती है। नहीं, खुदा ना खास्ता हमारी तो ऐसी नहीं हुई। आपके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ऐसी तलाशी, आपके यहाँ से मुराद ये है कि ऐसी ही होनी चाहिए। आपको पता है जेल में आप कैंची नहीं रख सकते, ब्लेड नहीं रख सकते, शीशा नहीं रख सकते, क्योंकि कई लोग कत्ल हुए हैं। जेल के जो एसओपीज बने हुए हैं ना गोरों के जमाने के, वो बिल्कुल सही बने हुए हैं, ऑप्टिमल बने हुए हैं। आपकी भी इतनी ही गहरी तलाशी हुई थी जेल में? तलाशी जिस तरीके से ली जानी चाहिए वैसे ही हुई। बाकी अगर आप ये कुछ लोग तो उस तलाशी को भी पहली सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं जेल में। वो पता किसके साथ करते हैं, वो जो उस किस्म की आप तलाशी की बात कर रहे हैं ना, उसमें ये हुआ है कि बाद लोग बख्शी खाना में जब पेशियों पे जाते हैं ना और वो नशे के आदी हैं, तो बाज़ औक़ात वो नशावर चीजें छुपा के ऐसी जगहों पे लेके चले जाते हैं कि उन्हें फिर नंगा करके उनकी तलाशी ली जाती है। वो इस किस्म के लोगों के साथ किया जाता है। आम लोगों के साथ वो चेकअप, ज़ाहिर है अब तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मौजूद हैं, जामा तलाशी होती है जिस तरह यहाँ पे हम लोगों की लेते हैं, इसी तरीके से। कोई खास इस्तिलाहात टर्मिनोलॉजीज जेल की जो आपने वहां रह के सीखी हो? हाँ जी, वहाँ पे जो सबसे ज्यादा टर्म इस्तेमाल होती है वो है सब अच्छा है, ऑल इज ओके। यानी जब चक्की को लॉक कर दिया जाता है ना, तो कहा जाता है कि इस सर्कल की तमाम चक्कियां
जो है वो सब अच्छी कर दी है, सब अच्छा हो गया यहाँ पे, वहां पे भी सब अच्छा हो गया। ये अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है, ये टर्म है वहां की। इसी तरीके से नाश्ते के लिए आपको आधी रोटी मिलती है, क्योंकि दिन का खाना 10 बजे आ जाता है, तो फिर नाश्ता इतना दिया जाता है कि आप दिन का खाना खा सके। शाम का खाना आता है 3:30-4 बजे, और उसके बाद फिर फजर के बाद आपको नाश्ता मिलता है। तो वो जो आधी रोटी है उसे टोकन कहा जाता है, उसके लिए टोकन की टर्म इस्तेमाल होती है। इस तरीके से जब आपको चक्की के अंदर बंद किया जाता है तो कहा जाता है कि गिनती पूरी कर दी है, गिनती यहां से वहां शिफ्ट कर दी। ये तो डक्की भाई ने भी टर्म इस्तेमाल किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि अब हम रिलेट कर पा रहे हैं इस रहे एतबार से, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि यार ये वो टर्म्स इस्तेमाल कर रहा है, गिनती प्योरली। वो फिर वो जब बता रहे थे कि जी आप हफ्ते में एक दिन आपका टेलीफोन का होता है, उसमें आप इतने मिनट तक आप टेलीफोन कर सकते हैं, बाकी ऐसे ही है। टेलीफोन की फैसिलिटी ये भी गौरव की वजह से हमें मिली है, कुछ अर्सा पहले तक। और आप घर पे बात करते थे उसका? जी, आप ब्लड रिलेशंस के साथ बात कर सकते हैं, कोई 5 नंबर वो आप फीड करवा देंगे, ठीक, उसमें आपका वकील और आपके ब्लड रिलेशन। तो मैंने अपनी वाइफ का नंबर दिया था, वालिद साहब का नंबर दिया हुआ था, और अपने बेटे का नंबर दिया था, और वकील का मैंने 4 ही करवाया। 1 पे मैंने वालिद साहब को रखा था, 2 जो है वो बीवी का रखा हुआ था, 3 मैंने अपने बेटे का, और 4 वो आपने खुद नहीं मिलाना होता, वो कोर्ट्स मिलाने होते हैं। 4 पे मैंने अपने वकील हाफिज ताहिर जुबी साहब का रखा था। दिन में ये सहूलत कितनी बार मैसर आती है? हफ्ते में आपको 2 दिन दिए जाते हैं, हफ्ते में 40 मिनट होते हैं आपके। 40 मिनट तवील गुफ्तगू कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक दिन में 20 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते, तो वो 2 दिन में ही मुकम्मल होती है। ठीक। और मुलाकात कितने दिन होती मुलाकात थी? हफ्ते में 1 दिन, वो जुमेरात का दिन होता था, क्योंकि वो वानी पीटीआई के हवाले से इमरान खान साहब हमारा की दिन एक ही होता था। मंगल का रोज होता था, जुमेरात का होता नहीं, था? जुमेरात। उनके यहाँ 2 दिन थे ना, मंगल और जुमेरात। उनके वकला के लिए था, फैमिली के लिए उनका भी जुमेरात का ही होता था। ठीक, तो एक ही दिन आपकी अच्छा, वैसे उनको तो नहीं मिलने दिया जा रहा था? नहीं, उनको मिलाने के लिए वहां से गाड़ी में बिठाकर ऑफिस में लेके जाते हैं, जाहिर है एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्हें तो प्रोटोकॉल दिया जाएगा। नहीं, लेकिन उनकी तो मुलाकात हो ही नहीं रही थी। वो तो गवर्नमेंट तो आपको बता रही है, नहीं हो रही थी मुलाकातें हुई, वो हो चुकी ना, वो किस टाइम पारी नहीं पारी ना। ये बताएं कि अब नहीं होने दे रहे थे, पहले तो हुई है, सैकड़ों हुई है, अब नहीं हो रही ना? हाँ, अब नहीं हो रही। 4 नवंबर के बाद से एक हुई है, सिर्फ वो जो डॉक्टर हैं उस्मा थी उनकी हमशीरा थी, उस्मा खान साहब। उससे पहले सैकड़ों मुलाकातें हुई हैं उनके मुकलात, बल्कि उनका तो ट्रायल भी अंदर चल रहा है। नहीं, अब नहीं हो रही, जस्टिफाइड है, नहीं हो रही। मुलाकात होनी चाहिए जेल मैनुअल के मुताबिक। ये बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी नहीं है? बिल्कुल बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी है। अगर हमारी हुकूमत तो बेचारी क्या करेगी इस मामले में? ये तो जेल मैनुअल जो है वो सुप्रिटेंडेंट ने देखना होता है, ये उसने फैसला करना होता है कि किस बंदे की मुलाकात करवानी, किसकी नहीं। ये सुप्रिटेंडेंट नहीं कराने दे रहा, ये उसका इख्तियार है। वो नहीं चाहता कि इमरान खान साहब। नहीं, वो चाहता है नहीं चाहता, ये तो अलग टॉपिक है, ये उन्होंने करवानी होती है। ये आप जबरदस्ती किसी को इन्फ्लुएंस करके मुलाकात। आप क्योंकि अडयाला में रहे हैं तो आपको लगता है ये सुप्रिटेंडेंट है जो इमरान खान की मुलाकात नहीं कराने दे रहा? जेल मैनुअल के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट मुलाकात करवा देता है, और अगर जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात ना बनती हो तो नहीं करवाएगा। मसलन मैं आपको बताऊं, आइडियली जी मैं बताऊं, प्रैक्टिकली भी ऐसे जेल मैनुअल में ये है कि आपने कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करनी, कोई ऐसी स्टेटमेंट पॉलिटिकल नहीं देनी कि आप अपनी जेल को कोई पॉलिटिकल ऑफिस बना लें। यानी मैं भी अगर कोई इस किस्म की हरकत करता तो मेरी मुलाकातें भी बंद हो जानी थी। तो उन्होंने उसको पॉलिटिकल ऑफिस बना लिया था। जाहिर है वो आपके सामने ही है कि जो जिस किस्म की ट्वीट्स आती थी यही बुनियाद बनाई है ना उन्होंने। वहां पे आपको ट्वीट करने की इजाजत थी? नहीं, हमें तो नहीं है। तो खान साहब को थी? नहीं, वो अपनी सिस्टर के जरिए पैगाम भिजवाते थे। लेकिन खुद तो मेरा ख्याल वहां पे मोबाइल की एक्सेस नहीं। कोई बिल्कुल ये झूठ है जो पब्लिक में मशहूर है कि अंदर कोई खान साहब बैठ के जो है वो किसी ने फोन दे दिया और किसी नॉट एट ऑल। मोबाइल फोन किसी को दे भी, अब तो मोबाइल आप अंदर नहीं लेके जा सकते जी, ना असला लेके जा सकते, कोई सहूलतकारी भी नहीं कर सकते। जेल के जो मुलाजमीन है उनकी भी पूरी तलाशी होती है चक्कियों में आने से पहले, वरना तो किसी को नुकसान हो जा सकता है। तो मोबाइल तो कोई लेके, हाँ ये हो सकता है कि आप किसी को मैसेज दें मुलाकात के दौरान, मैं अपने वकील को मैसेज दूं कि मेरी तरफ से आप सोशल मीडिया पे ये पैगाम फैला दें, जिसमें मैंने इनको कहा था कि मेरी वजह से कोई स्टूडेंट भी ना रोड ब्लॉक करेगा, ना कोई हंगामा खड़ा करेगा, ना कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, सिर्फ कानूनन अपने मामलात को लेकर चलना है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को भी, टीम मेंबर्स को भी लोग उकसा रहे थे कि तुसी भी कुछ करो ना, मॉब चढ़ाओ थाने होते, तो मैंने मना किया था कि हरकत नहीं करनी। तो इस किस्म का पैगाम तो आप भेज सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये पैगाम भेजूं कि जाके आप सिटी थाने को घेर लें और उस वक्त तक ना निकले जब तक मुखालफिन के ऊपर आप दफा ना कटवा लें, वो आपको लगता है ऐसा भेज रहे हैं वो? नहीं, अगर इस तरह मैं कोई पैगाम दूं तो उसके बाद मेरी अगली जो मुलाकात है वो भी सर, जितने भी हालात आपने जेल के बताए हैं, रोटी मिल रही है और सब चीजें बहुत अच्छी हैं। मैंने अपनी बताई है, खान साहब को तो इससे भी ज्यादा मिलती है, जाहिर है, और वो डिजर्व करते हैं। खान साहब को क्या क्या मिल रहा है? खान साहब को खान साहब को नट्स मिलते हैं, इस तरीके से जूस मिलता है उनको, देसी घी के तड़के जब वो उनका मुशक्कती लगाता था तो मुझे खुशबू आती थी, क्योंकि उनकी चक्की और मेरी चक्की बिल्कुल साथ थे, बीच में सिर्फ एक दीवार थी, ऑलमोस्ट कोई 10। और आप तो चाहते होंगे काश ये दीवार गिर जाती। नहीं, मैं क्यों चाहूंगा, मैंने एक्सेप्ट किया था कि ये भी मैंने जिंदगी गुजारनी है। मैं जेल की जिंदगी में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो तकलीफ काटी है उसका करोड़वां हिस्सा भी नहीं काट रहा था। मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करता था, मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम भेजता था, सलामुन अला यूसुफ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने वहां पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी बायोग्राफी के ऊपर एक किताब रखी थी, वो दोबारा से पढ़ी। सूरह यूसुफ तो मैंने पढ़ रखी थी, पूरी सूरह यूसुफ को तफसील के साथ एक आलिम दीन ने लिखा था, 300-400 सफ़ों की किताब थी, और वो जेल में बैठ के जब आप पढ़ते हैं तो आप किसी वखरे जहान में होते हैं। और वो किताब आप मंगवा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, लाइब्रेरी हर जगह लाइब्रेरी से आप किताब एक वक्त में इशू करवाएंगे, 10 दिन के अंदर आपने वापस करनी है। ठीक, तो वो मैंने इशू करवाई थी, तो मैंने पढ़ी। देखिए अली भाई, 103 रोज आप रहे हैं, खान साहब को 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। बहुत मुश्किल वक्त है, 2 साल एक एक्सट्रोवर्ट बंदे के वहां गुजारना 200 साल के बराबर। एक्सट्रोवर्ट, हाँ, जाहिर खान साहब तो बड़े आर्टिकुलेट एक्सट्रोवर्ट बंदे, क्योंकि जेल में टाइम ही नहीं गुजरता, आप क्या कुछ करेंगे?
मैं आपको बताऊं, मैं घड़ी पे 9 बजे देखता था ना, 2 घंटे के बाद मैं टाइम देखता था तो 9:15 हुए होते थे, 11 नहीं बजे होते थे। ये सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज है जेल की। और 2 साल जो बंदा अंदर रहता है उसको तो जेल फिर अपना आप दिखाना शुरू कर देती है, इंसान पैनिक कर जाता है। फिर ऐसा बंदा जिसे पब्लिक में रहने की आदत है, बातें करने की आदत है, उसकी तो मुश्किल हो जाता है ना। मुशक्कती से भी आप कितनी गुफ्तगू कर लेंगे। मुशक्कती तो मुझे भी अलाउ था, लेकिन मैंने नहीं लिया हुआ था। ठीक। मैंने कहा जो जेल का खाना आ रहा है ठीक है। तो हाँ साहब, क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें जो फैसिलिटीज वहां पे मिली हुई है वो डिजर्व कर, कोई एहसान उन पे करने वाली बात नहीं है। तो इसका 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया जेल में, बहुत मुश्किल होता है। इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? क्या क्रेडिट? आई मीन इतना मुश्किल वक्त बेयर कर लेना एक ऐसे वक्त में कि जब अच्छा, लोग ये समझते हैं मुझे कि कुछ और समझ आता है। क्रेडिट तो उनको मिलना चाहिए जिन्होंने अंदर रखा हुआ है। और अगर आप ये कहते हैं कि क्रेडिट इस एतबार से तो ज़ाहिर है वो खान साहब को जाता है, उन्होंने मुशक्कत काटी है, उन यूट्यूबर से तो नहीं काटी जिन्होंने उनके नाम के ऊपर डॉलर्स बनाए हैं। वैसे बड़ी वो तो अकेला बंदा जो है वो तकलीफ काट रहा है। बड़ी खूबसूरती से दोनों तरफ क्रेडिट दे दिया आपने। ना 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 ना, वो मैंने अजराए तफन्नुन बात की। ठीक। आपने कहा अंदर रहने का क्रेडिट आप किसको देते हैं, तो ये सवाल भी आपका मुबहम था नहीं, ना। मैंने अंदर रखने का क्रेडिट नहीं कहा था, हाँ। अंदर रहने का क्रेडिट कहा था। रखने वाले तो अंदर नहीं रह रहे ना। नहीं, अंदर तो ज़ाहिर है दाखिल किया जाता है ना, तो फिर बंदा रहता है ना। ये लोग कहते हैं कि जी फलां बड़ी दिलेरी से काट रहा है, फलां बड़ी दिलेरी से, और क्या करे कोई बेचारा। जेल तो कोई नहीं तोड़ सकता। वो फिल्मों में ही, आप हॉलीवुड की फिल्मों में ही तोड़ सकते हैं जेल, यहाँ तो कोई जेल नहीं तोड़ सकता, ना बाहर से कोई तोड़वा के आजाद करवा सकता है। भारत जेल में जो बंदा है वो अकेले ही तकलीफ काट रहा है, जिस तरह एक बीमार आदमी बेड के ऊपर तकलीफ अकेले ही काटता है, साथ वाले तो ज्यादा से ज्यादा उसके साथ हमदर्दी करते खान साहब तकलीफ में है, हैं। तकलीफ में कोई शक नहीं इसमें। कैसे महसूस हुआ आपको? इसलिए कि जेल को मैंने प्रैक्टिकली 103 दिन में देखा है कि अकेला बंदा जेल के अंदर हो। मेरे पास तो फिर भी 2 साथ वाली चक्कियां थी जिनसे मैं बात कर सकता था। खान साहब को तो 6 चक्कियां मिली हुई हैं, उनके पास तो सिर्फ मुशक्कत ही है एक। और उस बेचारे का भी क्या लेवल होगा, वो ज़ाहिर है खाना पकाने वाला है। मेरे साथ तो एक प्रोफेसर था लिटरेचर का, दूसरी तरफ एक बिशप था। हमारे पास इंटरेस्ट की चीज़ें थी, हम कभी इंजील को डिस्कस कर लेते थे, कभी नीत्शे को डिस्कस कर लेते थे, कभी कार्ल मार्क्स को डिस्कस कर लेते थे, क्योंकि वो लिटरेचर के बंदे थे। कभी कुरान डिस्कस हो जाता था, एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होती थी, घंटों होती थी। तो हम एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को शेयर करते थे, तो एक बोलने का मौका मिल जाता था। लेकिन खान साहब के पास तो ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनके लिए मुश्किल है जी। खान साहब को आपने गुस्से में सुना? क्योंकि अब जाहिर सुन तो सकते थे, हाँ, देखा नहीं होगा। कभी कभार वो गुस्से में आते थे, क्योंकि वो दिन में 2 वक्त आते थे खाना खाने के लिए, और बीच में सिर्फ एक दीवार है, बस ये इतनी ऊंची दीवार है, ऑलमोस्ट 9 से 10 फीट की, और ये ऊपर से ओपन है और उनका भी ओपन है। और इस दीवार के जस्ट पीछे वो अपने मुशक्कती से कभी गुफ्तगू कर रहे होते थे। 9 बजे नाश्ते के लिए एक्जैक्ट क्लॉक टाइम पे आ जाते थे वो। मुझे इसलिए पता चला कि मैं उस वक्त वॉक कर रहा होता था। मैं नाश्ता कर लेता था फजर के बाद, वो नाश्ता करते थे 9 बजे, और मैं उसके बाद फिर वॉक करता रहता था। जाहिर है इसलिए तो मैंने अपना वजन जो है 88 किलो से 68 किलो कर लिया। डाइट भी कंट्रोल की, 20 किलो कम हुआ है। 20 किलो कम किया, लेकिन घर आके 20 दिनों में दोबारा से तकरीबन मैंने 6-7 किलो गेन कर लिया। नहीं, वो जेल की मुर्गियां आपको मैसर नहीं थी? घर में नहीं, घर में तो देसी घी के पराठे और नहीं, जेल में वो जो जेल का खाना था वो आपको तो मैसर? प्रोटीन जो है उससे आपने कितना वजन गेन कर लेना है। मैंने कार्ब्स कम कर दी थी ना, 2 रोटियां मिलती थी, मैं 1 खाता था। ठीक। सुबह वैसे ही आधा मिलती थी रोटी, और दिन के वक्त मैंने रिक्वेस्ट करके ना उबले हुए चावल लगवा लिए हुए थे, और वो भी मैं आधी प्लेट खाता था। वो बड़ी वाली प्लेट नहीं, छोटी वाली आधी प्लेट, क्योंकि मैं इंटेंशनली ये कर रहा था। मुझे पता था कि मेरे पास बड़ा अच्छा मौका है। एक्सरसाइज भी कर रहे थे? और एक्सरसाइज मेरी सिर्फ ये थी कि मैं वॉक करता था, ठीक। और मुझे ये पता था कि मैंने अब जेल में बीमार नहीं होना। और देखें अल्लाह की कुदरत, 103 दिनों में एक दफा भी सर दर्द नहीं हुआ, एक दफा भी पेट लूज नहीं हुआ, एक दफा भी मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं हुई, एक दफा मुझे बुखार नहीं हुआ। बीमार नहीं हुआ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और सबसे बड़ी बात, मैं तकरीबन 8 साढ़े 8 सो जाता था। कैपिटल टॉक लगा होता था, 9 का खबरनामा नहीं था जियो का आता, और मैं सो चुका होता था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फजल से तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटा पहले खुद ब खुद आंख खुल जाती थी। आप 8 साढ़े 8 सोए तो कितना सोएंगे, 4 बजे 3:30 बजे उठ ही जाएंगे। और फिर मैं रिपीट टेलीकास्ट में शाहजेब का प्रोग्राम देखता था सुबह 7 से 8। बट इवन देन अली भाई, जेल इज अ जेल। जाहिर है उसमें बहुत, मैं आपको फजाइल नहीं सुना रहा, नहीं, लोगों के इश्यूज भी है ना। आपने अगर जेल गुजारनी है ना, उसके लिए आपने अपने आप को सिस्टम में फिट करना है। जो लोग वहां 3-4 साल से रह रहे हैं ना, यकीन करें वो इस तरीके से रहते हैं कि उनका घर है। लोगों ने अंदर गमले भी रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से अपनी टॉयलेट की सफाई भी खुद करते हैं, इसी तरीके से वो सफेदी भी खुद मारते हैं। मेरे साथ तो खैर एक ऑनर वाला रिश्ता था, जो लोग थे साथ वाले मुशक्कती, तो वो खुद ही आ जाते थे कि नहीं सर। नहीं, वो जो बड़ा आदमी को अमीर आदमी जाता है इन पर्टिकुलर, वो वहां पे तबीर मरम्मत के काम भी करा देता है। उसको टोरी कहते हैं। ये क्या कहते हैं उसको? टोरी। टोरी, ये पंजाबी बोला था, इसकी टोर से। टोर है। हाँ। तो जेल में ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है। ये जितने आपके पॉलिटिकल लोग हैं टोरी होते हैं। टोरी वो होते हैं कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट करके ना कुछ फैसिलिटीज ले लेते हैं। मतलब खान साहब भी टोरी हैं, उन्हें गर्म पानी की एक लाइन मिली हुई है, लेकिन वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है। आम लोगों ने ये गर्म लाइन लेनी है तो हो सकता है उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़े। तो वो टोरी जो है ना, वो इस तरह की फैसिलिटीज ले लेते हैं। आपने नहीं सोचा अभी टोरी बने? मतलब आई मीन दूसरी फैसिलिटी में आपको बताऊं क्या लेते हैं वो ये लेते हैं कि हमें पका हुआ खाना ना दें, आपने जो हमें गोश्त देना है कच्चा दे दें, हम अपने मुशक्कती से अपनी मर्जी का खाना पकवा लेंगे। वहां पे ये फैसिलिटी कैंटीन होती से है? आप अंडे मंगवा के उनको बनवा सकते हैं, फैसिलिटी कैंटीन अवेलेबल है। ऑनलाइन पेमेंट करके हफ्ते में 2 दिन बंदा नहीं, वो आता है। मुशक्कती जाएगा तो वो कैफेटेरिया में बनाएगा या वहां कोई नहीं। सहूलत होती है? हफ्ते में 2 दिन आपके सेल तक बंदा आएगा, जो ऑनलाइन उस वक्त आपकी बुकिंग करेगा, और शाम को आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप बुक करवाएंगे। ठीक। आप दूध मंगवा सकते हैं पैकेटों वाला, इस तरीके से सवैयां मंगवा सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। वो सब्सिडाइज्ड रेट पे होती है या? नहीं, रेट थोड़े ज्यादा होते हैं। रेट ज्यादा होते हैं थोड़े ज्यादा मामूल से? हाँ, मामूल से ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से आप शैम्पू मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं, साबुन मंगवा सकते हैं, कपड़े धोने के लिए अलग से साबुन मंगवा सकते हैं। ये सारी चीजें वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल है कैंटीन।
बिल्कुल सही। अंडे लोग मंगवाते हैं, खाते हैं, अपनी प्रोटीन्स पूरी करते हैं, लेकिन वो ऑन पेमेंट है। जो जेल की तरफ से आपको खाना मिलना है ना मुफ्त, वो उसी रूटीन के मुताबिक मिलना है। अच्छा, आपने नहीं सोचा आप टॉरी बने? मैं जो पूछ रहा था कि वहाँ पे आप कोई नहीं, लाइब्रेरी मुझे बनवा already दें इतना अच्छा खाना या मिलता वहाँ था कि कुछ मैं तो बड़ा खुश था नहीं कि मैं गंदम की रोटी खाता था जो घर में मुझे उतना अवेलेबल नहीं है। आई मीन कुछ कुतुब रखवा दें वहाँ लाइब्रेरी के, अपने रिसर्च पेपर्स वहाँ पे रखवाएं। हाँ, नहीं, वो उसके लिए फिर एक अप्रूवल लेके करना पड़ता है। ऑलरेडी बुक्स अच्छी वहां रखी हुई थी, मैं पढ़ता था। और जो इस वक्त सुप्रिटेंडेंट है ना अडियाला के, इंतहाई पढ़े लिखे इंसान है, किताबों का शगफ रखते हैं। इस पोस्ट के ऊपर इतना पढ़ा लिखा इंसान होना, जिसको लिटरेचर के साथ भी दिलचस्पी हो, रिलीजन के साथ भी, हर फॉर्म मौला वो बंदा है जी। अच्छा, वहाँ पे खासतौर पे रिलीजियस एक केस के अंदर आप थे ना, बड़ा सेंसिटिव केस था। या, या, तो जब आप वहाँ पे गए तो लोगों का आपके साथ कंडक्ट कैसे था? मैं स्टाफ की बात भी कर रहा हूँ, मैं साथियों की बात भी कर रहा हूँ जो इम्प्रिजनमेंट में थे। 295C वाले तो ज़ाहिर है नेचुरली वो इसी को भुगत रहे थे, लेकिन बिलोमूम मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि बहुत जब आप अच्छा वॉक कर देश रहे हैं, राइट लेफ्ट जा रहे हैं, चक्की खुली हुई है, तो लोग पहली कैसे बात है, देखते मुझे थे सब आपको? जानते थे सोशल मीडिया की वजह से। चाहे वो डॉक्टर्स हों वहाँ पे, चाहे वो असिस्टेंट हों, चाहे ड्यूटी पे लोग, सब लोग जानते थे, मेरी थॉट से वाकिफ थे, मेरी वीडियोस सब लोग देखते थे, उन्हें पता था। और ठीक। सबको ये भी पता था कि एक गलत मुकदमे में फंसाया गया है, और फिर उलमा ने मेरे हक में आवाज बुलंद की, फतवे दिए, सबको ये पता था। ये ना भी हो तब भी जेल की पुलिस की ट्रेनिंग ये है कि जो बंदा यहाँ आया है, आपने उसको ह्यूमन डिग्निटी में ट्रीटमेंट उसकी उसी तरीके से करनी है, और इतनी पॉजिटिव अंदाज में वो करते हैं, कोई नेगेटिव बिहेवियर नहीं होता। और बाकी ये जो तौहीन मजहब के लोग हैं ये अलग होते हैं, वहां सारे तौहीन मजहब के होते हैं, सारे बेचारे दुखे हुए होते हैं, इसलिए एक दूसरे से किसी को खतरा नहीं होता, क्योंकि सब पे इल्जाम लगे हुए हैं। सबका साझा एक हाँ, प्रॉब्लम है। सबका काम रहे। बाहर के लोग वो भी इस किस्म की कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, ये जरासीम उनमें से निकले होते हैं, इनकी अच्छी तरबियत हुई हुई है, और फिर अंदर कुछ लेके तो जाते नहीं, कुछ कोई कर भी नहीं सकता, किसी को नुकसान नहीं अच्छा, पहुंचा। ऑफ द कैमरा बता रहे थे खवातीन का इशू है, बच्चों का खासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं जा। उनका वहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब एक छोटा बच्चा है, उसकी वालदा हेरोइन के चर्च के केस में अंदर गई है, तो बच्चे फिर साल ले जाते हैं, एक साल की कैद है, तो बच्चे वहीं पे जवान वो तो नाहक सजा काट रहे हैं ना फिर। हाँ, नहीं, वो अगर बाहर छोड़ेगी तो किसके पास छोड़े? वो तो नहीं कहते कि आप इसको अंदर रखें, लेकिन ठीक। उनको रखना नहीं, उनके लिए कोई कई फैसिलिटी है बच्चों औरतें के लिए? ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट थी, और फिर उनको वहीं से हॉस्पिटल लेके गए हैं, उनके बच्चे वहां पैदा हुए हैं, और वो बच्चे बड़ी उम्र के हो चुके हैं, उनका घर वही है, और ये ज्यादातर गरीब तबका है। ठीक। मैं बता रहा हूँ, जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, बाकी अमीर तबके में बहुत कम लोग हैं कि जो इस लेवल के ऊपर होते हैं। बिल्कुल सही। अब खान साहब की खासतौर पे मिजरीज आपने देखी, मैं जेल का टॉपिक क्लोज कर रहा हूँ। जी। जो बाहर लोग बैठे हुए उनकी फैमिली के भी वकला, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे खान साहब की इस वक्त जो मिजरीज है, प्रॉब्लम्स है, उनके गम का मदावा कैसे हो सकता है? ये क्या कर सकते हैं ये लोग? मेरा मशवरा इन्होंने मानना कोई नहीं है, अगर आप जोर लगा रहे हैं तो मैं मशवरा दे देता हूँ जी। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि खान साहब कोई दरमियान का रास्ता निकालें, और किसी तरीके से फिल वक्त जेल से निकलने की कोशिश करें। डील कर लें। डील वगैरह ये तो अल्फाज आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, रिट्रीट करना, अच्छे वक्त के इंतजार के लिए कोई डील वाली बात नहीं होती, अच्छे वक्त का इंतजार करें। बैत कर लें, नहीं, बैत तो इस्लाम में सिर्फ खलीफतुल मुस्लिमीन की है, या हाथ में वक्त की। जैसे उलमा कराम कर रहे हैं ना अभी बैत। प्राइम मिनिस्टर साहब की नहीं, अभी चेयरमैन उलमा काउंसिल किस अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने शहबाज कहा, शरीफ साहब की बैत की है उन्होंने? सिपा सालार। नहीं, उनकी बैत तो नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर की होगी। तो जो उन्होंने कहा वो गलत कहा है? बिल्कुल गलत कहा है, और कहा बैत हुई तो नहीं है, उन्होंने तो अपनी ऑफर पेश किया है, तो सिपा सलार साहब तो मुस्कुरा ही रहे थे उनकी गुफ्तगू सुन के। आपने कैमरा जब उनकी तरफ देखा है तो वो ऐसे मुस्कुरा के ऐसे हुए, उन्हें भी पता चल गया था ये क्या कर रहे हैं यार, गलत कर इस रहे हैं। तरीके से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। यानी एक पढ़े लिखे बंदे को जेब नहीं देता इस किस्म की गुफ्तगू करे, और सरातन झूठ बोल रहे थे कि 30 लाख स्टूडेंट जो है, वो 30 लाख स्टूडेंट, उसके पास तो सिर्फ एक मदरसा है, 30 लाख स्टूडेंट्स तो उनके पास नहीं है जो मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुफ्ती बैंगल साहब ने कहा यार 30 लाख बंदे तो हम नहीं इकट्ठे कर सकते, तो यस एक शोशा छोड़ दिया। इस तरह एक दूसरे साहब भी खड़े हुए, उन्होंने जमीन और आसमान की किताबें बनाना शुरू कर दी। ये लोग क्या समझते हैं, जो सामने बैठे हुए लोग हैं, हाँ वो हमारे फील्ड मार्शल साहब हों या अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हों, वो इनकी बातों को सीरियस ले रहे हैं, उन्हें भी पता है ये क्या कर रहे हैं। मुझे आपको पता चल रहा है, तो जो लोग इस बड़े लेवल पे बैठे हैं उन्हें नहीं पता चल रहा। अच्छा, वैसे जो बड़े लेवल पे बैठा होता है उसको पता चल रहा होता है? बिल्कुल पता चल रहा होता है, खुश हो रहा होता है वो? तारीफ हर बंदे को अच्छी लगती है, वो जैसे कहते हैं मोगैबो खुश हुआ। तारीफ हर बंदे को अच्छी लगती है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो इन चीजों को सिर्फ सुन लेते हैं, उस रो में बहते नहीं है। तो मैंने दोनों की तकरीर सुनी है, मुझे तो नहीं लगा कि कहीं वो रो में बह गया। उन्होंने जो गुफ्तगू बनती थी बड़ी कैलकुलेटेड गुफ्तगू की है, प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत अच्छी गुफ्तगू की है फिरका वारियत के खिलाफ। मैंने तो एंडोर्स किया कि इसे पैगाम पाकिस्तान में दाखिल करें, पैगाम पाकिस्तान में तकरीर का वो हिस्सा दाखिल करें कि एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए, एक दूसरे को चंदा देना जायज़ है, एक दूसरे के साथ रिश्ता करना जायज़ है, मुसलमान जितने भी फिरके हैं। ठीक। बैत जो होती है, आपने कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कर रहे थे, तो आप कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म की जायज़ है बैत? हो सकती है बिल्कुल, अगर कोई हुकूमत में इस तरह की चीज दाखिल की जाए तो ये तरीका इस्लाम में यही है कि आपने जो हाथ में वक्त है उसकी बैत करनी है। नहीं, लेकिन उसको किताब व सुन्नत के वो तो दायरे फिर के थ्रू अंदर। पार्लियामेंट होगी उसी ना? की मॉडर्न फॉर्म यही है ना जो हम कर रहे हैं, कि हम एक बंदे को इलेक्ट करते हैं, फिर वो अपनी जो है वो काबीना बनाता है, उसके अंदर फैसले किए जाते हैं, कि उसी की मॉडर्न फॉर्म है। वो तो थ्रू पार्लियामेंट नहीं होगी, पार्लियामेंट ये ज़ाहिर फैसला है, करे। उसको कौन सिलेक्ट करता है? वो हमने बैत जो ये हम ये वोट डालते हैं, हम बैत कर सकते हैं। अच्छा, उलमा का क्या काम है? अब देखिए ना, एक तो आलिम है, उन्होंने ये कहा कि 30 लाख लोग बैत करने को तैयार हैं। एक दूसरी चीज़ ये तो कि- मुझे बताएं, इसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ले आओ मैं ऐसे बैठे हुआ, कोई नहीं कहा ना। तो यही उनकी तरफ से जवाब आ गया ना कि यार इस तरह नहीं होता भाई, ऐसी बातें छोड़ो, क्या कहानियां करवा रहे हो। तरमीम भी हुई कुछ, खासतौर पे भी 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, क्या हुई उसमें, क्या आई उसमें इस्तिस्ना क्या? इस्तिस्ना दे दिया गया, किसे? यानी कि अगर आप सदर को भी इस्तिस्ना मिला है,
इसी तरीके से जो हमारे अस्करी सरबराह हैं उनको भी क्या इस्तिस्ना क्या मिला है? कि वो रिटायर हो भी जाते हैं तो उनको कोई मतलब किसी चार्ज नहीं किया जा सकता किसी भी इल्जाम के अंदर। कुरान और सुन्नत में तो सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया अगर मेरी बेटी ताहयात चोरी इस्तिस्ना है। करेगी तो उसके भी हाथ में कटवा दूंगा। इस्लाम में यह है कि चाहे खलीफतुल मुस्लिमीन हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे पैगंबर के अहलुल बैत में से कोई हो, ये फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट है, वरना तो ज़ाहिर है पैगंबर के अहले बैत ने तो इस तरह का कोई काम नहीं किया। लेकिन नबी इस्लाम ने ये समझाने के लिए बात की कि जब फातिमा नामी एक औरत की चोरी का मुकदमा नबी इस्लाम के सामने पेश हुआ तो लोगों ने सिफारिश की कि ऊंचे खानदान से, तो आप इस्लाम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ कटवा दूँ। तो इस्लाम की रूह से ये। अब इस तरह की जब कोई चीज़ें सामने आती हैं तो उसका एक कानूनी तरीका है जो इस वक्त हुआ है। आपको पता है रावलपिंडी बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का तश्कील दे दिया गया है, 3 जजेस उसमें शामिल इस पर्टिकुलर इशू पे जी इस्ताकत अली खान साहब हैं, साथ उनके और जज हैं, क्योंकि पिटीशन तो आई भी है, वो इस चीज़ को सुन रहे हैं इस्तिस्ना वाले मसले को कि क्या ये पाकिस्तान के आइन और कुरान और सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त है या गलत है। तो ये भी सब जुडिसी है, जिस तरह आपने मेरा केस कहा ना सब जुडिसी है, तो कोर्ट्स फैसला करेंगी। अगर हाई कोर्ट ने इस पे कोई डिसीजन, लेकिन ये तो कानून बन गया ना, और ये तो तरमीम का हिस्सा बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई अमेंडमेंट, तो उस पे आईनी अदालत भी तो बनी हुई है ना, आईनी अदालत भी। आपको लगता है आईनी अदालत इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी? सरकार हम तो जब तक कोई चीज वाकई नहीं हो जाती ना उस वक्त तक तो हमको बात नहीं। मसलन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल जमात ने प्रोपेगेंडा किया कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं ये आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनेंगे। सलूट है उस बंदे को। उन्होंने कभी आपको मीडिया में नजर आया वो दूसरा बंदा जो जाके हॉस्पिटल चेक करता था बाबा डैम, साकिब निसार साहब की वो हर जगह नजर आ रहा है आपको। फायज ईसा साहब को आपने कहीं देखा है? तो सारा झूठा प्रोपेगेंडा था। जब तक कोई चीज हो ना जाए आप फायज ईसा साहब के कुछ फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो उन पे झूठे इल्जाम लगाए गए थे तो कोई एक भी चीज साबित नहीं हुई है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया, सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं वो। ठीक। उलमाए किराम को निफाज़ शरीयत के हवाले से इन पर्टिकुलर जो किरदार अदा करना चाहिए था, आपको लगता है वो किरदार अदा किया जा रहा है? इसके साथ ही मैं इसको मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है, मैं वही तो शरीयत के साथ जो कुछ किया है अल्लाह माफी दे। मुफ्ती शमाइल नदवी की हमने बात की, अच्छा उधर चले गए अब नहीं, वो हम तो मैं इधर इधर पाकिस्तान के आइन में थे ना। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान को अच्छा, इस्लामी मैं मुल्क नहीं। उस मुनाज़रे पे एक वर्डिक्ट दूंगा, सलूट है जी इंडिया की हुकूमत को कि जिन्होंने ऐसी हेल्दी डिबेट करवाई है। पाकिस्तान में अगर ये डिबेट होती तो मुफ्ती पे भी 295 सी लगनी थी और सामने वाले पे भी लगनी थी, क्योंकि वो जो गुफ्तगू कर रहे थे ना, और एंड पे उस मुफ्ती साहब ने उस बंदे का हाथ चूमा है। जो बंदा डिनाइल ऑफ गॉड कर रहा है, खुदा की तौहीन कर रहा है, उसका हाथ चूमने वाला उस पे 295 ए लगती है पाकिस्तान के कानून में। सरकार हाँ, मुझे लोग कह रहे हैं इस मुनाजरे के और कमेंट्स करें, तो आप वीडियो में मुझसे कमेंट्स ले रहे हैं। ये इंडिया का सेकुलर निजाम है जहां पे ये मुनाजरा हो गया। पाकिस्तान में होता तो दोनों 295 ए में नाकाबिले जमानत अडियाला में होते हैं। वो तो बाद में होता है। मैं आपको ना मैं हंस क्यों रहा हूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। पाकिस्तान में एक मुनाजरे की बात क्या हुआ, दिखाऊं मैं आपको आपकी इजाजत से? जी जी मुझे ना सुने 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 और जनाब ये बेटा गुफ्तगू है, सिस्टम से भी देखनी है, बंद कर दो। जी मुझे पता है ये पुराना मुनाजरा है, काफी पुराना है। इन लोगों की दाढ़ियां भी अब सफेद हो चुकी नहीं, अब आप 295 सी की बात तो बाद में देखे ना। बोलो माइक के ऊपर क्या गुफ्तगू हो रही है? नहीं, माइक के ऊपर वही गुफ्तगू हो रही है जो जयद उलमा का अकीदा है, यही कुछ ही करते हैं। ये मुफ्ती शमाइल नदवी वो कहते हैं पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क नहीं मानते। मैं जो बात कर रहा था कि वो कहते हैं हम पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क नहीं मानते। देखिए ना, ये वो गुफ्तगू भी सुना दूं। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, हम कहते हैं हम इस्लामी मुल्क है। इसी तरीके से इन मुफ्ती साहब के लिए ये है कि सुने मैं सुनिए, मुझे ये बंद कर रहा मैं चाहता हूं व्यूअर्स भी सुने। वो आप लगा लीजिएगा। इन मुफ्ती साहब के लिए सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिसको इस्लामी हुकूमत मानते हैं ना, खुलफाए राशिदीन के बाद बनु उमैया की हुकूमत को, हम तो उसको भी इस्लामिक नहीं मानते कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आप पाकिस्तान की हुकूमत की बात कर रहे हैं, हम तो उस हुकूमत को भी नहीं मानते कि वो इस्लामिक थी। सही मुस्लिम में हदीस है उसी हुकूमत के बारे में 4776 के हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस काबे के साए में बैठे होते हैं, साबी रसूल है, सबसे ज्यादा हदीसें इन्होंने रिटन फॉर्म में जमा की हैं। उनको एक शख्स आके कहता है कि आप हमें कह रहे हैं कि हम हुक्मरान वक्त की बैत करें, और आपके चचा का लड़का मुआविया इब्न अबी सुफियान हमारा हाकिम है, वो तो हमें कहता है हम लोगों को नाहक कत्ल करें और हराम तरीके से लोगों का माल हड़प करें। तो कैसे करें? और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह अन-निसा में 29 नंबर आयत में कि एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ, एक दूसरे को कत्ल मत करो। अब हम कुरान की बात माने या आपके चचा के लड़के मुआविया इब्न अबी सुफियान जो कि आज हाकिम वक्त हैं उनकी बात माने, तो हजरत अमर बिन आस के बेटे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जो खुद भी साहबी हैं, उन्होंने सर झुका लिया, फिर सर उठा के कहा कि मुआविया की इताअत करो उन कामों में जिसमें अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक तुम्हें चलाए, और उन कामों में उसकी नाफरमानी करो जिसमें वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे। तो मैंने एक सिर्फ आपको सैंपल रखा है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी जो दौर मलूकियत था, हम तो उस दौर को भी इस्लामिक हुकूमत नहीं मानते, मुसलमानों की हुकूमत मानते हैं। इस्लामिक हुकूमत जो है सुलह हसन के ऊपर खत्म होगी खुलफाए राशिदीन, या उसके बाद 2-2.5 साल आप उमर बिन अब्दुल अजीज के कह सकते हैं। तो मुफ्ती साहब के लिए जवाब है कि मुझसे परेशान ना हो, पाकिस्तान की फिक्र ना करें। आप जिन हुकूमतों को इस्लामिक मानते हैं ना, माजी में भी, हम तो उनको भी इस्लामी नहीं मानते, हम तो हक चार यार के साथ है, खुलफाए राशिदीन के साथ। एक और स्टेटमेंट में बैत के हवाले से सुना। तो रियासत की मैं बात करता हूँ और जाहिलियत की बात करता हूँ कि अगर कोई शख्स रियासत के लिए वफादार नहीं है, अपनी वफादारी का वो मुआहदा नहीं करता, अहद नहीं करता, बैत नहीं करता या उसका कायल नहीं होता, तो कुरान हदीस की रूह से वो ज़माना जाहिलियत
में रहता है बिल्कुल ठीक है, और ये सही उसकी मुस्लिम में मौत हदीस है, बिल्कुल सही ठीक है है। जी, बिल्कुल सही रियासत की मुस्लिम बैत सही मुस्लिम में हदीस है, जो इमाम वक्त की बैत के बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा। इन प्रिंसिपल ये बात ठीक है जो वो कर रहे हैं, जी। लेकिन बात ये है कि जो हाकिम वक्त है, जो हाकिम वक्त है, उसकी हाकिमियत को कोई तस्लीम भी कर रहा है कि नहीं, ये भी देखने की जरूरत है। जो लोग तावील की गलती का शिकार है वो तो इस किस्म की बातों से चिढ़ जाएंगे ना। तो इसमें दरमियान का रास्ता यह है कि अगर आपका स्टेट से इख्तलाफ है, आप आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ना करें, पॉलिटिकल स्ट्रगल करें। ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान के आइन में इसी यह है कि स्टेटमेंट अपोजिशन लीडर भी होगा और लीडर ऑफ द हाउस भी होगा। ठीक। ये बात बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब ने, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर ये इसको एक्स्ट्रापोलेट इस हवाले से करें कि खुलफाए राशिदीन जो इतने आला किरदार के लोग थे, उनका कंपैरिजन आजकल के जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ करवाया जाए तो ये गलत है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी बात करूंगा कि रियाया भी फिर उसी किस्म की है जिस किस्म के हमारे प्राइम मिनिस्टर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या कह रहे हैं? इसमें कौन सी ऐसी बात उन्होंने की है जो आप पूछना चाह रहे हैं? वो शायद इन उनको प्रिंसिपल वो बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली की नहीं है। और आप तो कह रहे थे कि मुफ्ती साहब जो हमसे बोला नहीं जाता, इतना ऊंचा बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो। नहीं, मैं मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की बात कर रहा था और जाहिर है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी आप चले जितने एक्टिव तो नहीं है। बनवाए ना, ये देखें ना, आप इनकी वीडियो दिखा रहे हैं मुझे, इनकी वीडियो बनवा देना यार। ये मैसेज दे रहे हैं शायद ताहिर अशरफी साहब को। नहीं क्या मतलब वो कहते हैं कि मफादात के तहत जो है ना वो हुकूमत को वो तो मैं पहले इस ठीक नहीं वीडियो से पहले मैं आपको कह चुका हूं कि दो मौलवियों ने जो तकरीर की है, जिनके सामने किया उनको भी पता है कि ये क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को भी पता है। अच्छा सर, मैं क्योंकि ये मौलवी है, मुझे बताया पिछली जो हुकूमत थी उसमें भी ये साथ थे, उस हुकूमत के ये दोनों। तो ऐसी कौन सी गिदड़ सिंह है उनके पास? गिदड़ सिंह की क्या है, जाहिर है हुकूमत में रहना चाहते हैं और क्या है वो, उसके लिए ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। जाहिर है और क्या यार, इन लोगों का दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आपकी इजाजत से, क्योंकि हमने दीनदार लोगों की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग जो है वो दीन के मसहब के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक, अब हमारा आपने इन्हीं मौलाना साहब का वो इंटरव्यू देखा है जो जियो के एक एंकर ने लिया था, जिसमें धुत थे ये, यूट्यूब के ऊपर काफी वायरल। चलो छोड़ें, नाम लिए बगैर मैं कह रहा हूं, नाम लिए बगैर। नहीं, आप जब इन्हीं कह रहे हैं तो फिर आप नहीं मैंने नाम नहीं लिया, इन्हीं में आपने कुछ 4 बंदे मुझे दिखा चुके नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि वो नहीं है नहीं, जिनको दिखाया, किसी का लिए नहीं, जिनको मैंने दिखाया उनमें से नहीं है कोई। 4 बंदे जो हैं जिनको दिखाया उनमें से नहीं है कोई, ये कहते हैं। हाँ, जितने आपने दिखाया उनमें उनमें से नहीं, नहीं। जिसको नहीं दिखाया उसका जिक्र क्या वही वाला है। ठीक, वो तो मुझे नहीं दिखाया ना। बहुत शरारती हैं आप। अच्छा देखिए, नहीं वो जाहिर है वो आपकी आप तबीयत भी में तो है। इंजीनियर और मैं भी इंजीनियर हूं, और इससे बढ़ के मेरा बिल्डअप मौलवियों में हुआ है। बिल्कुल सही। मैं जनाब मौलवी प्लस हूं, प्रो मैक्स, मौलवी प्रो मैक्स। अच्छा सर, मैं क्योंकि हमारा पॉडकास्ट ऑडियंस बेस्ड है, ऑडियंस नहीं ला सके, बावजूद जाहिर है सिक्योरिटी रीजंस भी थे। आज तो आपने इतना कुछ समेटा है कि आप बहुत सारी ऑडियंस लेके आएंगे। नहीं, वो चंद अपने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। चंद एक वीडियो मैसेजेस हैं, वो ना चले तो फिर अनजस्टिफाइड होगा, हम वादा करके आए हैं उनसे। मैं देखिए, अगर आपको खुद पता है तो बजाय आप वीडियो मैसेज नहीं, वो मुझे खुद पूछें। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं है, मैं अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड चलाना चाहता हूं। अच्छा, इस आप चलाएं जरूर, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो आपने खुद पहले सुन लिए हैं? मैंने नहीं सुना। जब आपने सुने नहीं, उसमें तो आप इस फॉर्म पे नहीं, उसमें कोई तो आपको पता नहीं उसमें क्या बात है। टीम ने भेजा है, कोई गैर अखलाकी चीज। ना, जब तक आप खुद नहीं सुन चुके, मैं आपसे जब काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि क्या उर्दू बोल रहा है, तो आपको खुद नहीं उर्दू ठीक होगी, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, फिर आप इस तरह करें, इस पे चलाएं और समझ के आप मुझसे सवाल करें, मैं उसको जवाब नहीं दूंगा। मैं आपसे सवाल चलाएं। अच्छा, उससे पहले सिर्फ आप ये बता दीजिए, 103 दिन की जो आपकी कैद थी, राना सनाउल्लाह साहब 6 महीने अंदर रहे थे, तो उनकी एहलिया ने आके कहा था कि मैं 6 महीने का हिसाब मांगूंगी। उन 6 महीनों का जवाब कौन देगा? जो राना साहब के जाहिर है आपकी एकेडमी बंद रही ना सर, आपका ये जो दावत तबलीग का काम है वो बंद रहा, आपकी फैमिली ने सफर किया, वाले साहब बैठे हुए उन्होंने सफर किया, सबने बच्चों ने सफर किया, तो 103 दिन का हिसाब मांगेंगे आप किसी से? नहीं, मैंने तो माफ कर दिया सब लोगों को, अपनी जात की हद तक। रहा दीन के हवाले से जो नुकसान किया है वो इंशाल्लाह आखिरत में हौज़े कौसर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनको पेश होगा। ठीक। और एक बात और है कि खास तौर पे एक अमीर मोहतरम से मुतालिक आपने कहा था, एक अमीर साहब जो है उनसे मुतालिक आपने कहा था कि अब मेरे पॉडकास्ट में जब उन्होंने कहा और आपने ऑडियो मैसेज भेजा, आपने कहा जी अब मेरा सीज फायर हो गया। जी बिल्कुल सीज फायर, अब कोई ऐसी बात नहीं होगी जी, नहीं हुई। फिर और भी कुछ लोगों से मुतालिक जाहिर है कि वो हो गया तो अब नहीं होगा। सवाल मेरा ये है कि जब आप किसी प्रिंसिपल पोजीशन पे होते हैं, उसूली मौकिफ तो नहीं बदला करता सर। नहीं, मौकिफ वही पे है। और ऐसा तो नहीं होता है कि वो उसने ये बात पे कर दिया कि उन्होंने मुझे खुद चैलेंज किया और पीछे हट गए। अब मैं उन्हें बार-बार ये नहीं कहूंगा कि भाग गया था। सिर्फ उस एक बात हाँ, हाँ, जाहिर है। प्रिंसिपली आप समझते हैं कि अभी भी इख्तलाफ मौजूद है? जी, वो मौजूद है, वो रहेगा, और इख्तलाफ जो है वो हुस्न है दुनिया में, अल्लाह ताला ने, और उसपे उसी शद्दोत से आप बात भी करते रहेंगे। हाँ, वो इज़हार करते हैं उस एक टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल सही। वरना तो मैं बार-बार कह सकता था ना कि देखो तुम्हारा अमीर भागा हुआ, वो मैं नहीं करूंगा। ठीक, क्यों कहूं? ऑलराइट, पहला सवाल सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सवाल इंजीनियर साहब से ये है कि वो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों फिरकों की गलतियां निकाल रहे होते हैं, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मैंने कोई फिरका लॉन्च नहीं किया। अगर आपने कोई फिरका लॉन्च नहीं किया और ये सारे फिरके आपके नज़दीक गलत हैं, गुमराह हैं, तो फिर आप किस फिरके को फॉलो करते हैं? आपने कौन सा फिरका लॉन्च किया? और दूसरी बात कि आप कहते हैं कि आज के दौर में जो नमाज है वो सबसे बेहतर नमाज अहले हदीस पढ़ते हैं, उनकी नमाज बेहतर है, और एक तरफ आप कह रहे होते हैं पॉडकास्ट में कि हाथ छोड़ के भी नमाज पढ़नी चाहिए, हाथ बांध के भी पढ़नी चाहिए, मैं हर तरीके से नमाज पढ़ता हूँ। तो क्या दीन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम सुबह प्योर तरीके से नमाज पढ़ें और शाम को प्योर तरीके से नमाज पढ़ें? हाँ जी,
हम जो कुछ बयान कर रहे हैं वो सुन्नत के मुताबिक बयान कर रहे हैं कि नबी इस्लाम ने हाथ बांध के भी नमाज पढ़ी, आपने हाथ छोड़ के भी पढ़ी, आपने कानों तक भी रफ़ी दैन किया, आपने कंधों तक भी रफ़ी दैन किया, आपने 3 वितर भी पढ़े, 5 भी पढ़े, 7 भी, 9 भी, 13 भी पढ़े। तो जो जो चीज़ कुरान और सुन्नत साबित है वो आप करेंगे। बाकी जो इन्होंने कहा ना कि आपने कौन सा फिरका लॉन्च किया, फिरका कौन सा हमने तो फिरका लॉन्च ही नहीं किया। फिरके की एक मस्जिद होती है पाकिस्तान में, जितने फिरके उनकी मसाजिद है, बाकायदा तालीमी बोर्ड्स बने हुए हैं। हमारा कोई तालीमी बोर्ड नहीं बना हुआ, कोई मदरसा नहीं है, चंदा बुक नहीं है, मस्जिद नहीं है। और सबसे बड़ी बात, फिरकों का स्लोगन ये होता है कि हम जन्नती हैं, बाकी सब जहन्नमी हैं। मैं कहता हूँ सारे जन्नती हैं। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया अपनी अपनी गलतियों का अजाब भुगत के जन्नत में जाएंगे, और अगर गलती नहीं की हुई तो डायरेक्ट जाएंगे। सबके सब मुसलमान हैं। फिरके कहते हैं नहीं हम मुसलमान हैं, बाकी सब जो है वो वाजिबुल कत्ल है, गुमराह हैं, बिदती हैं। मैं सिर्फ फिरकों की गलतियां हाईलाइट करता हूँ, कैटेगोरिकल डिनाई किसी फिरके का नहीं करता। तो आपका कोई फिरका है, कोई गिरोह है, जमात है, या क्या 1.5 इंच की मस्जिद अलग से बनाई है क्या? मस्जिद है ही नहीं। देखिए आप मुझे कह नहीं सकते ना 1.5 इंच की मस्जिद, ये किराए पे स्टूडियो रिकॉर्डिंग की जगह है, ये भी मस्जिद आप नहीं कह सकते। और 1.5 इंच की भी नहीं है। 1.5 इंच की भी नहीं है, अंदाजा करें, कुछ भी नहीं है ना। ठीक। यही तो वजह है कि मेरे मुखालिफिन को सो कॉल्ड कोई मेरा वीक पॉइंट मिलता ही नहीं है। ठीक है, दोनों सवालों का जवाब आ गया सर। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से एक बहुत ही मुदवाना सवाल है कि जनाब आपको जो ज़ाहिर है 100 से ज़ायद दिन असीरी में रखा गया और आपके ऊपर एक बिला वजह का ये एक मुकदमा किया गया और आपको तंग किया गया, ज़हनी तौर पर परेशान किया गया, तो क्या आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? क्योंकि आपके ज़ाहिर आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं माशाल्लाह, तो आपके इतने कीमती दिन ज़ाया हुए, तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। देखें, कानूनी कार्रवाई करने का रिजल्ट कोई नहीं निकलता। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक झूठे इल्जाम के ऊपर एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक मुकदमा किया है हद के इज्जत का, आज तक फैसला नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर होकर फैसला नहीं करवा सकते। वो इस तरह के केसेस का फैसला बरतानवी अदालतों में हो जाता है वैसे। हाँ, वहां पे होता है। अच्छा, हमने अपनी जंग इल्मी तरीके से कोर्ट में लड़ी, सोशल मीडिया पे लड़ी, और हम पाकिस्तानी अवाम को बताने में कामयाब हो गए कि आप जिन लोगों की पारसाई से धोखा खाते थे, हकीकत में ये कितने गिरे हुए लोग हैं। तो हम तो जंग जीत चुके हैं, अवाम की अदालत में हम मुकदमा जीत चुके हैं। मुझे जरूरत ही नहीं पाकिस्तान की किसी अदालत से इनके खिलाफ कोई फैसला लेने की। नजर आती कौंसल के साथ जो इस वक्त हो रही है, उनके फ्रंटमैन उलमा के साथ जो कुछ हो रही है, ये सजा तो दुनिया की कोई अदालत नहीं उनको दे सकती जो पाकिस्तान की अवाम ने दे दिया। आप उसमें मजीद में क्या इजाफा करूं? कोई इनके लिए जवाब कोई एक्शन नहीं। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंजीनियर आशिक हनीफ है, नॉलेज से। मेरा इंजीनियर सबसे सवाल है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और उनको रज़ी अल्लाह तआला नबी कहते हैं, यानी कि सहाबी मानते हैं, और रज़ी अल्लाह तआला का मतलब अल्लाह पाक उनसे राज़ी है। जब अल्लाह पाक राज़ी है तो इंजीनियर साहब क्यों तनकीद करते हैं? दूसरा ये कि तिरमिज़ी के अंदर मफ़हूम है कि मेरे सहाबा किराम पे निशान तनकीद ना बनाओ, और ये फिर भी इंजीनियर साहब उनको निशान तनकीद बनाते हैं। आज के दौर में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर तनकीद करके इंजीनियर साहब कौन से इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इससे इस्लाम को क्या फ़ायदा होगा? ये टॉपिक मैं काफी दफा एड्रेस कर चुका हूं। सही। हमें हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से कोई इख्तिलाफ नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज किया सैयदना अली के। और जामिया तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्न माजा में हदीस है, तुम मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ देखोगे। उस वक्त अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। इसीलिए आप देखें, जब सैयदना अबू बकर के खिलाफ लोग खड़े हुए, मुनकरीन ज़कात, अगरचे वो नमाज पढ़ते थे, हम हज़रत अबू बकर के साथ हैं। हज़रत उमर के खिलाफ तो खड़े ही जो लोग हुए वो रोमन्स और पर्शियंस थे, वो काफिर थे, वो तो मामला डिफरेंट हो गया। हज़रत उस्मान के खिलाफ जो लोग खड़े हुए वो भी मुसलमान थे। सही बुखारी में आता है, हज़रत उस्मान ने कहा नमाज इनके पीछे पढ़ो, बुराई में इनका साथ ना दो। 695 नंबर हदीस है बुखारी में। लेकिन हम हज़रत उस्मान के साथ हैं। हज़रत अली के खिलाफ जो लोग खड़े हुए पॉलिटिकल इख्तिलाफ के साथ, तो हम हज़रत अली के साथ हैं, क्योंकि नबी इस्लाम ने हमें खुलफाए राशिदीन की पैरवी का हुक्म दिया है। तो क्या कोई आलिम दीन या उनके मानने वाला कभी क्रिटिसाइज करता है इस चीज़ को कि आप हज़रत उस्मान के जो मुखालफीन हैं उन्हें गलत क्यों समझते हैं? हज़रत उस्मान के मुकाबले में एप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि गलत समझना चाहिए, खलीफा वक्त है। तो भाई हज़रत अली के मुखालफीन भी जब वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कहते जब अल्लाह उनसे राजी हुआ तो फिर आप उनसे ये टॉपिक नाखुश नहीं होंगे। ठीक। अल्लाह अगर उनसे राजी है, इसका मतलब ये पहली तो बात आप इसमें जाएंगे, अल्लाह उनसे राजी हुआ। ये आयत मुबारका उस वक्त नाजिल हुई है जब हज़रत मुआविया ने इस्लाम भी कबूल नहीं किया था, सुलह हुदैबिया के मुसलमानों के बारे में रज़ी अल्लाह अन्हु वो कहते हैं, हम एक्स्ट्रापोलेट करके तमाम सहाबा को कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु के दो माने हैं, अल्लाह उनसे राजी हुआ, अल्लाह उनसे राजी हो। ये दुआया कलिमात है। ठीक। इमाम मुस्लिम के शागिर्द ने सही मुस्लिम में 93 नंबर हदीस के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दुआया कलिमात है, ये देने चाहिए। अल्लाह उनसे राजी हो, ये बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। मुझे बताएं, हजरत आदम से क्या अल्लाह राजी नहीं हुआ? तो हम अपने बच्चों को क्यों बताते हैं कि हजरत आदम से गलती हुई, फिर अल्लाह ने उनको माफ किया? लेकिन कुरान में आया कि देखना हमने औलाद आदम तुम्हारे माँ बाप का किस्सा तुमसे इसलिए बयान किया कि देखना शैतान ने जिस तरह उन्हें वर्गलाया था तुम्हें बहकाना दे। मैं अब कंट्रोल अल्फाज बोल रहा हूँ, कुरान में तो बड़े सख्त अल्फाज हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम लोगों को बताना चाहते हैं, देखें हजरत अली के मुकाबले पर जिन लोगों को शैतान ने वर्गला दिया और वो हाकिम वक्त के खिलाफ खड़े हुए, तुम्हें कहीं शैतान वर्गला ना दे और तुम सही हाकिम के खिलाफ खड़े ना हो। हम ये बताना चाहते हैं। बिल्कुल सही सर। अगला सवाल। मेरा नाम मोहम्मद फरहान, मैं लाहौर से हूँ। शरियान भाई, आपकी तवसत से मैं आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें भी सवाल उठाने का मौका दिया। टाइम बहुत थोड़ा दिया पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, मैं इंजीनियर साहब से पूछना चाहूँगा कि आलिम तो ऐसा होना चाहिए ना कि उसका हमारे पास तो सबसे अच्छा प्रिंसिपल और उसूल तो हुजूर पाक की ज़िंदगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी है, उनसे हमने सीखना। तो उनका मेयार ज़िंदगी और उनके तो उसवा हुस्ना
वो सब तो कुछ भी हमारे आलिमों में और नहीं नज़र आता। और आप कहते हैं कि मैं बुकिश बात करता हूँ, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आप भी जैसे जैसे नाज़ेबा अल्फाज यूज़ करते हैं, रेहान भाई आपकी इस्तिलाह है, क्या ये जस्टिफाइड है? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या इन्हें भी कोई बिग ब्रदर में असर आ गया जो इतनी जल्दी ये रिहा हो गए? छोटा मुँह बड़ी बात में पेशगी माज़रत चाहता हूँ आपसे। तो हम तो कोई भी आम बंदा अगर किसी छोटे से इशू में आ जाए तो 4-4 साल 5-5 साल फैसले नहीं होते किसी केस के। तो क्या इन्हें भी कोई बिग ब्रदर में असर आ गया जो इतनी जल्दी ये बाहर आ गया? और आलिम का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? ये मेरा पहला सवाल था। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं, पाकिस्तान जी, की सलाम तारीख अलैकुम। में कभी किसी पे इस तरह की 295 सी कटी है कि सारा सोशल मीडिया, तमाम फिरकों के उलमा, देवबंद और शिया उलमा दोनों एक दूसरे के बारे में क्या जज्बात रखते हैं आपको पता है, और दोनों कंसेंसस के साथ इस पे एग्रीड है कि ये ज्यादती हुई है। अल्लामा अमीन शहीदी का हाँ। स्टेटमेंट था इसके ऊपर, जी, और जी, शाह जामिया नकवी बनुल साहब का इल्म। था, जवाद नकवी साहब का था, मुफ्ती तारिक मसूद साहब थे, बरी इमाम के गिलानी साहब थे। तो इस तरह का कोई केस पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी आया ही नहीं है कि सब के सब लोग कहेंगे ये गलती हो गई है, ये आपने गलत किया है। चूंकि पहले कोई मिसाल नहीं है। अगर पहले कोई मिसाल होती, मेरे एतबार से तो 103 दिन भी ज्यादा है, इतने भी नहीं गुजरने चाहिए थे। हाई कोर्ट पे अगर हमें कॉन्फिडेंस होता इस हवाले से कि पब्लिक प्रेशर की वजह से वो मामले को डिले ना करे, तो पहले दिन हमें क्वैशमेंट अप्लाई करके इसको क्वैश करवाना चाहिए था। लेकिन हमें पता था कि वो बाज़ औक़ात बंदे की सेफ्टी के लिए चाहते हैं कि मामले को ठंडा करें, और उन्होंने क्वैशमेंट नहीं करनी थी और मामले को किसी और तरफ डाल देना था, इसलिए हमने बेल वाली जो ऑप्शन है उसको अडॉप्ट किया। तो इस तरह का कोई ना पहले केस हुआ है, ये पहला केस है। इस तरह की बूदी FIR अगर मुस्तकबिल में भी किसी पे कटी तो इंशाअल्लाह ताला इससे पहले फारिग होगी। ये प्रेसिडेंट सेट हुआ है, और आप देखें मेरी FIR के बाद 45 लोगों की बेल्स हुई हैं तौहीन मज़हब में, 45 लोगों की साइटेशंस आ गई ना, उसने जी, जी। नज़ीर के देखिए, तौर पे, फर्क पड़ा प्रेसिडेंस ना? के तौर पे हाँ, इस्तेमाल किया। हाँ, अब रहा इन्होंने कहा जी उलमा के किरदार से मुतल्लिक़। नहीं, उलमा के किरदार नहीं, उन्होंने कहा जी जुबान इस्तेमाल करते हैं। हम्म। इस प्लेनेट अर्थ पे इख्तलाफी मौज़ूआत पे अगर मुझसे कोई सॉफ्ट बंदा है तो प्रोड्यूस करें। ये तो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। मैं तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहता हूँ, मैं अहमद साहब बरेलवी साहब को आला हजरत बरेलवी, इमाम अहमद साहब बरेलवी कहता हूँ, लिहाजा मैं इसके साथ एग्री नहीं करता हूँ। ठीक। मैं सॉफ्ट बंदा हूँ इख्तलाफी मौज़ूआत के ठीक। ऊपर। रहा अगर कोई मिसाल देते हैं ना कि मैंने फलां लफ्ज सख्त इस्तेमाल किया है, तो डिक्शनरी में बात हो जाती है। मसलन अब मैं फकी का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, भाई पंजाबी में कोई वल्गर लफ्ज नहीं है, क्या हम अपनी फैमिली में लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते? पेट दर्द हो तो हम कहते हैं फकी। ठीक। ये मैंने एक तफन्नुन के तौर पर एक लफ्ज डिवाइस किया कि जब किसी को इल्मी हाजमे में दिक्कत पेश आ रही हो तो मैं उसे इल्मी जवाब में एक एंटी वेनम इल्जामी जवाब फकी देता हूँ। ठीक। तो एक वल्गर लफ्ज नहीं। बिल्कुल सही। अगला सवाल सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एहसन बात कर रहा हूँ फ्राम सियालकोट से। और सबसे पहले रेहान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इन्फॉर्म किया और क्वेश्चन करने का भी मौका दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बेसिकली मेरे दो क्वेश्चन हैं इंजीनियर साहब से। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप अक्सर बुज़ुर्गों पे तनकीद करते रहते हैं, उनसे डिमांड वगैरह करते हैं कि आप ये कर दें, वो कर दें, आप अपने बुज़ुर्गों को कहें ये कर दें, वो कर दें, मुल्क का कर्जा तुरवा दें, इस तरह की आप उनसे डिमांड वगैरह करवाते रहते हैं। तो कुरान पाक में एक वाक़या है मलका बिल्कीस का, जिसमें काफ़ी मशहूर वाक़या है, और जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती है आसिफ बिन बरकिया, जिसके बारे में ये आता है कि उसको किताब का थोड़ा सा इल्म दिया था। तो मेरा इंजीनियर साहब से क्वेश्चन ये है कि आप उसने थोड़े से इल्म उसको थोड़ा सा इल्म था, उसने थोड़े से इल्म के साथ हज़ारों मीलों की दूरी पर मलका बिल्कीस का ताता एक पलक झपकने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया था। तो आप, क्योंकि आप अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं, तो आप भी इस तरह का कोई काम सर अंजाम करके दिखा दें। तो एक मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दें। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, पहली बात यह कि बात बुजुर्गों की कर रहे हैं, डिमांड मुझसे कर रहे हैं वो। मैं तो कहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। रहा कुरान में जो वाकया रिपोर्ट हुआ है वो एक एक्सेप्शन है, वो वाकया रिपोर्ट हुआ, और उसने तो दावा किया था कि मैं ऐसे करके दिखा सकता हूं, और उसने करके दिखा दिया। इनका यह दावा है कि 1965 की जंग में दाता दरबार वाले बुजुर्ग ने हजरत अली हजवेरी रावी के पुल के ऊपर आके बम कैच किए थे, और इंडिया वालों का दावा है कि उनकी देवियों ने भी बम पकड़े थे, उन्होंने तो म्यूजियम में रखे हुए। हमारे पास किसी म्यूजियम में बम नहीं है, तो दावा तो उनका ही मजबूत लगता है अगर देखा जाए दुनियावी एतबार से। वैसे मेरे नजदीक तो दोनों ही दावे झूठे हैं। अभी हालिया जो जंग हुई है 10 मई 2025 की, उसमें पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 80 शहरों के ऊपर ड्रोन फेंके गए। कोई वाकया रिपोर्ट हुआ है कि किसी बुजुर्ग ने कब्र से निकल के ड्रोन पकड़ा हो, लाहौर में भी गिरा है? तो मुझे तो कोई पकड़ता हुआ नजर नहीं आया। तो ये मैंने डिमांड की थी कि आप लोग ये कहते थे 65 में पकड़े हैं, तो अब भी पकड़ के बताइए। तो दावा इनका था, मेरा तो नहीं है। ये कहते हैं कि ऐसा हमारे बुजुर्ग करते थे, तो मैंने कहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब करें और ला के मार्गला हिल्स पे रखें, मैं आपके बुजुर्ग को मान लूंगा। मैंने तो दावा नहीं किया कि ऐसे हो सकता है कि मैं ये तक जो है वो गायब करके ला तो सकता हूं। प्रिंसिपली करामात पे यकीन रखते हैं आप? करामत को तो हम मानते हैं। ठीक। ये तो करामत भी नहीं है, इसको हम समझाने के लिए करामत कहते हैं। ये तो ठीक। दावा था उसका कि मैं करके दिखाऊंगा। ठीक। करामत ये होती है कि दुआ करें और कबूल हो जाए। कबूल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसने कहा था मैं ऐसे कर सकता हूं। करामत को हम मानते हैं जबकि वो करके दिखाए। ठीक। ये करके दिखाएं। ठीक। अगर डेविड कॉपरफील्ड दीवार चीन से गुजर सकता है, 2 टुकड़े अपने करके दोबारा से जोड़ सकता है, हवा में उड़ सकता है, वो सब का सब इल्यूजन होता है, उसको आप करामत मानते हैं? नहीं, इल्यूजन है। तो ये कोई बुजुर्ग लेके आए ना जो ये सब कुछ करे, तो हम मान लेंगे। दावा तो इनका है। मैं तो कहता हूं ऐसा नहीं हो सकता। ये कुरान में एक्सेप्शनल वाकया रिपोर्ट हुआ है। बिल्कुल सही, ये जवाब आ गया। दूसरा इसमें मैं एक और बात इसको रोक लें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं, मुअज्जा है ना।
तो इनसे मैं सवाल पूछूंगा कि आपका कौन सा बुजुर्ग है जो बगैर बाप के पैदा हुआ है? उसको पेश करेंगे, इसका बाप ना मालूम है, और आपको पता है जब ये बात पेश की जाएगी तो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है ना? हजरत ईसा का मजाक नहीं उड़ाएंगे क्योंकि वो एक्सेप्शन है। तो किन किन बुजुर्गों के बाप ना मालूम है, जरा हमें बताया जाए करामत के तौर पे। मलका बिल्किस का वाकया या साहब काफ का वाकया जो दोनों काफी मशहूर हैं, कुरान पाक में मौजूद हैं। अगर ये दोनों वाकया किसी सूफी किताब में होते तो क्या इंजीनियर साहब ने मानना था इन वाकयात को? बिल्कुल नहीं मानना था, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है। इतने झूठ बोलते हैं ये, इतने झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब तक ये करके नहीं दिखाएंगे हम मानेंगे नहीं। अच्छा, सिर्फ हम इनसे ही सवाल पूछते हैं कि अगर मैं इनसे कहूं कि ये एकेडमी जो है मैंने पलक झपकने से पहले नॉर्वे से इंपोर्ट की है, यहाँ पे ये ऊपर वाली मंजिल मैंने बनाई है और ये सब कुछ मैंने तय कर, ये मान लेंगे? ये कहेंगे हमारे सामने करो, तो भाई हम भी ये कह रहे हैं हमारे सामने करके बताओ। ये एक वीडियो भेजी यहाँ से पकड़ता कौन से इस तरह नमाज पढ़ने का, कोई यहाँ से पकड़ा होता भाई साहब, तो हदीस पाक में आता है, हज़रत वाइल कहते हैं मैंने एक दिन तहैया किया कि मैं रसूलुल्लाह को देखूंगा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। वो सारी बयान की उन्होंने, लंबी डिटेल। कहते हैं आपने हाथ पैर बांधे, देखा ये हथेली जो थी ना दाई, ऐसे बाई हथेली पर थी, यहाँ थे, यहाँ यूं कोई नहीं थे, यहाँ हाथ ना, बस ये दोनों तरीके हैं कि या यहाँ से पकड़ लो, ये कब्ज कहलाता है, हथेली यहाँ रखो, ये गुट को पकड़ लो, या ये सारी 4 उंगलें 5 उंगलें यहाँ रहा, बस ये कोई नहीं कराई पर रह जाओ और कौन ही पकड़ो। और कई लोग यहाँ बांधे होते हैं इस तरह, सुन्नत भी नहीं, कोई इल्म भी नहीं आता। कुछ बातें इनकी ठीक है, ये ऐसे बांधना तो बिल्कुल गलत है, चाहे औरत बांधे चाहे मर्द बांधे। बाकी हमारे उस्ताद है मौलाना इस्हाक साहब जी, जिस हदीस की तरफ इन्होंने रेफर किया है, उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया, मैं रेफरेंस दे देता हूँ। ये सुन्नत अबी दाऊद के अंदर ये हदीस मौजूद है, वाइल बिन हुजर की। उसमें वो कहते हैं कि नबी इस्लाम ने अपना दायां हाथ बाएं रुस्क, कफ और साइद पर रखा। 3 जुमले, दायां हाथ अरबी में इसको भी कहते हैं आप यद, यहां तक भी हाथ यद कहलाता है और यहां तक भी यद कहलाता है। अच्छा, अब वो यूं रखा, इनकी बात दुरुस्त है, वो ऐसे भी रखा जा सकता है, वो ऐसे भी रखा जा सकता है। हम ऐसे रखने को इसलिए प्रेफर करते हैं, मैंने देखा आपको आप ऐसे इसलिए कि बुखारी में है कि नबी इस्लाम के ज़माने में हमें हुक्म दिया जाता था कि हम अपना दायां हाथ बाईं ज़िरा पर रखें। अब जब ज़िरा का वर्ड बोला जाता है ना, तो इस उंगली के एड से लेके कोनी तक ज़िरा कहलाता है। इतने हिस्से को रुस्क कहते हैं, इसको कफ कहते हैं, इसको साइद, और इस पूरे को ज़िरा कहते हैं। अब ज़िरा पर रखना, हमारे जो दूसरे उस्ताद हैं शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह, जिनको ये भी सबसे बड़ा मुहद्दिस मानते थे, मौलाना इस्हाक साहब, उन्होंने मेरे वीडियो इंटरव्यू में 17 जून 2009 के 100 क्वेश्चन विद ज़ुबैर अली ज़ई बाकायदा हाथ बांध के वीडियो में बताया कि जब बुखारी में मौजूद है कि ज़िरा पे रखा, तो ज़िरा पे आप यही रखेंगे, आप यूं रख के ये ज़िरा का हिस्सा क्यों छोड़ते हैं, ये आपके पास क्या दलील है इसको छोड़ने की?